हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैम 2017 का सॉल्यूशन पूरा कर लिया था। काफ़ी लेंदी बन गया था बट ठीक है, मतलब कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं रखते हैं। जितना टाइम लग जाता है डिस्कस करने में उतना टाइम लगा ही दिया जाए, ठीक है। चलो 2016 चालू करते हैं। 2016 और 15 करना है और कई बच्चे बोल रहे हैं कि 15 के पहले वाला भी करवा दीजिए, तो वो भी देख लेंगे, है ना, कोई इशू नहीं है। तो 16 पहले चालू करते हैं। पैटर्न तो आपको पता ही है, इतना सारा पेपर कर ही लिए आप लोग, ठीक है। तो 15 वाला तो 16 चालू करते हैं पहले, ठीक है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें MCQ, MSQ और नेट 3 सेक्शन में पेपर आएगा आपका। MCQ 1 to 30, MSQ 31 to 40 और नेट 41 to 60। तो MCQ में भी 2 लेवल का क्वेश्चन आएगा आपको। 1 to 10 जो है वो क्वेश्चन 1 मार्कर होगा और 11 to 30 जो होगा वो 2 मार्कर होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, विथ अ गुड नोट, है ना। देखो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फॉर ए यूनिफॉर्मली लॉन्ग वायर विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा along z axis, the electric field at a point a, b, 0 away from the origin is। अच्छा, ठीक है, लिया जाए इसको। देखो लाइन चार्ज की वजह से फील्ड क्या होता है, बताओ पहले। लाइन चार्ज की वजह से फील्ड आपको हम बताते हैं कैसे क्या होता है और कैसे निकलता है, वो भी बताते हैं। मान लो ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, लाइन चार्ज है, एंड सपोज लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसमें क्या करोगे आप कि एक गॉसियन सरफेस लेंगे आप इस टाइप से। विल टेक ए गॉसियन सरफेस लाइक दिस ऑफ हाइट h, a cylindrical Gaussian surface with axis lying on the line charge, ठीक है, and radius r। अब closed Gaussian surface है, इसका देखो Gaussian surface consists of 3 faces, 2 bases and 1 curved surface। Gaussian surface के अंदर S1 S2 2 बेस हो गया और S3 कर्व सरफेस हो गया, ठीक है। फिर आप गॉस लॉ लगा लेंगे। देखो ये मतलब आपको याद रहना चाहिए, बट हम आपको बता रहे हैं कैसे निकलता है ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाए एग्जाम टाइम में, ठीक है। इट इज E डॉट NDS, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब S जो है इट इज गॉसियन सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 बेसेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। सिलिंड्रिकल सरफेस क्लोज लेंगे क्या होगा, 2 बेस है और एक कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो है सो कि S कंसिस्ट ऑफ S1 S2 and S3। सो दिस इज S1 E डॉट NDS प्लस S2 E डॉट NDS प्लस S3 the Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface, which consists of 2 bases and 1 curved surface, right, equals to what is the charge enclosed? H is the length of line charge enclosed, so lambda into H is the charge enclosed। अब देखो चूंकि लाइन चार्ज के अंदर रोटेशनल सिमेट्री है, तो जो फील्ड होगा वो रेडियल डायरेक्शन में होगा। इसका भी एक अलग डिस्कशन किया जा सकता है, थ्योरी में किए भी हैं हम, ठीक है। तो आप देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है N इज आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल, तो S1 पे देखो E डॉट N इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज E इज परपेंडिकुलर टू N। S2 पे भी जो नॉर्मल होगा दैट विल बी दिस परपेंडिकुलर, आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल होता है, मतलब वॉल्यूम इनक्लोज से बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे भी S2 पे भी E डॉट N 0 हो जाएगा और S3 पे जो E है और N है दे विल लाई इन सेम डायरेक्शन। सो ऑन S3 E डॉट N इज E डॉट N इज E, ठीक है। यहां पे E डॉट N 0 हो गया, S2 पे E डॉट N 0 हो गया और S3 पे E डॉट N जो हो जाएगा E हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका E डॉट NDS इक्वल्स टू लैम्डा H बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा E डॉट N क्या हो गया, E हो गया,
अब E is radial and E depends on R only. अब ये सब देखो सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से निकल के आता है इंफॉर्मेशन, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, बट वो भी प्रूव किया जाता है वाई ई डिपेंड्स ऑन आर ओनली, वाई नॉट ई डिपेंड्स ऑन थीटा। तो ये सब भी एक डिस्कशन का पॉइंट होता है जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे E इज डिपेंडिंग ओनली ऑन R, so E is going to be same at each and every point on S3, right? So that can be taken outside. And S integral ds S3 is what? It is 2 pi RH, ठीक है। तो H will cancel out, so your E will be lambda upon 2 pi epsilon naught r, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वो E will be equal to लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको ये अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये अलग से लिखना E आर, ठीक। मिटाते हैं सर, ये आप याद कर लो, ये आप याद कर लो, डेरिवेशन इसलिए करके बता दिए ताकि थोड़ा रिवाइज हो जाएगा कैसे गौसला लगाते हैं, पता होना चाहिए ना, ठीक है। बाकी जो जानते हो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा वीडियो को, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B, 0 फ्रॉम द ऑरिजिन। ये देखो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको दिया हुआ है, ये आपका Z डायरेक्शन में है, ये मान लो X है और ये Y है और ये Z है। तो Z के अलॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी है, Z के अलॉन्ग लाइन चार्ज डेंसिटी है, तो आपका ये Z के अलॉन्ग है, निकालना कहां पे तुमको, A, B, 0। हियर इज द पॉइंट A, B, 0। तो R क्या हो जाएगा, R वेक्टर ये हो गया, ठीक है। R वेक्टर नहीं, चलो R ही लिख दो पहले, सॉरी ये मिट गया यार, ठीक। ठीक, यहां निकालना, ये आपका R हो गया, और R के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ER वेक्टर होता है, R के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ER वेक्टर होगा। तो R वेक्टर क्या हो गया, R वेक्टर वुड बी व्हाट, AI कैप प्लस BJ कैप, और ER वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, सो इट इज R वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। दिस इज AI कैप BJ कैप अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां पुट कर दो वैल्यू, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, R क्या है तुम्हारा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ER का वैल्यू पुट कर लो, AI कैप BJ कैप, ठीक है। तो ये आंसर बन जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। आगे चले हम लोग, लेट्स गो अहेड, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 watt point source at origin emits light uniformly in all direction, ठीक है। If the unit for both axes are measured in centimeter, अच्छा, then pointing vector at 110 in what centimeter square is। देखिए पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, what is pointing vector, the amount of energy emitted per unit area per unit time, and pointing vector in case of light
लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग थ्रू द सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और पासिंग एट एनी पॉइंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो देखो आपको पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, तो पॉइंट सोर्स का लाइट जो है वो चारों दिशा में निकलेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट इमिट करेगा ना पॉइंट सोर्स इज गोइंग टू इमिट स्फेरिकल वेव फ्रंट। लाइन सोर्स जो होता है वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट इमिट करता है, और जो प्लेन सोर्स होता है वो प्लेन वेव फ्रंट इमिट करता है। तो लाइट जो निकलेगा वो चारों डायरेक्शन में निकलेगा, तो द वेव फ्रंट वुड बी स्फेरिकल। समझ रहे हैं? तो एट टाइम टी मान लो लाइट आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, तो मतलब आपको निकालना कहाँ है? 110 पे निकालना है ना। तो अगर हम लोग आर रेडियस का एक स्फेयर लें, तो यहाँ ये पॉइंट सोर्स हमारा, ये जो पॉइंट सोर्स है वो 1 जूल पर सेकेंड के हिसाब से लाइट इमिट कर रहा है। द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स इज 1 जूल पर सेकेंड। वही लाइट पूरा स्फेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होकर पास करेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर का, पॉइंटिंग वेक्टर इज व्हाट? अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो चूंकि यहां पे पॉइंट सोर्स जो लाइट इमिट कर रहा है उसका एनर्जी कितना इमिट हो रहा है? 1 जूल पर, 1 वाट का मतलब क्या होगा? 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू दिस स्फेयर वुड बी 1 जूल पर सेकेंड। इफ आई अज्यूम दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनी एनर्जी इन बिटवीन, कहीं पे कोई एब्जॉर्प्शन या कहीं कुछ ऐसा नहीं है, so whatever light is emitted per second over here, same light is going to pass through this surface, क्योंकि बीच में और कोई सोर्स है नहीं, ठीक है। so amount of light passing through this spherical surface of radius r, अगर हम लोग r डिस्टेंस में निकालना हम लोग को पॉइंटिंग वेक्टर, तो हम लोग r रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लिया। so I can say the amount of energy passing through this sphere per unit time is going to be equal to the power, और अगर पर यूनिट एरिया कर देंगे तो एरिया ऑफ द स्फीयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, तो p अपॉन 4πr², और जो रेडियस वेक्टर होगा, चूंकि 1,1,0, तो 0, 0, 0 से 1,1,0 पे r वेक्टर क्या बनेगा? It is I cap plus j cap, I cap plus j cap. So ER vector would be equal to, ये क्या हो जाएगा? ER हो जाएगा ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन रेडियल डायरेक्शन, सो आई विल मल्टीप्लाई विथ यूनिट वेक्टर रेडियल डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन ऑफ S विल बी अलॉन्ग ER cap, so ER cap is going to be what? Right. So let's put all the values. P is 1 watt. What is R? The value of R is √2. So into 2, and ER is I cap J cap upon √2. So this will be 1 upon 8 pi √2 I cap plus j cap. So A is the answer. EX or EY is I cap j cap. EX EY is I cap j cap. Simply, ठीक है। EX EY is nothing but I cap j cap. ये सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। आगे चले थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है। A charged particle in a uniform magnetic field B equal to B naught K cap start moving with origin with velocity 3 I cap plus 2 K cap, ठीक है।
the trajectory of the particle and the time t at which it reaches 2 meter above the xy plane is। पाथ कैसा होगा और कितना देर के बाद 2 मीटर अबव xy प्लेन रीच कर जाता है। देखिए ये आपका हो गया x y z। अब लाइट का वेलोसिटी क्या है, उसका एक तो ex कंपोनेंट हो गया, एक k कंपोनेंट हो गया। मतलब आपका वेलोसिटी जो इनिशियली या t = 0 जो वेलोसिटी है वो कुछ इस टाइप से है, that is 3i cap plus 2k cap। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है, B is B नॉट के cap। ठीक, अब एक चीज समझो, this velocity is having a component। अच्छा चलो अगर q v क्रॉस b करें हम लोग, इफ आई लॉरेंस फोर्स क्या हो जाएगा, लॉरेंस फोर्स इज q v क्रॉस b। तो जो v है आपका दैट इज 3i कैप 2k कैप क्रॉस b नॉट k कैप। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट 2k कैप से लेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो i क्रॉस k क्या हो जाएगा, i क्रॉस k इज 3b नॉट q, k क्रॉस i इज j, सो i क्रॉस k इज माइनस j। फोर्स कितना लग रहा है, देखो फोर्स कितना लग रहा है आपका, ये दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया एक तरह से, ये आ गया 3i कैप एंड दिस इज यार 2k कैप। So this magnetic field is not going to affect this velocity because v cross b is 0. It's not going to affect this velocity. जो component b के along है उसको affect नहीं करेगा। It's going to affect that component which is perpendicular to b। ठीक है, अब फोर्स किधर लग रहा है तुम्हारा, माइनस j कैप, मतलब इधर फोर्स लग रहा है, लॉरेंस फोर्स। तो क्या होगा, ये वेलोसिटी ऐसे x की तरफ मूव कर रहा है और इधर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा वेलोसिटी, जैसे डिफ्लेक्ट होगा फोर्स इज कीपिंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ऐसे फोर्स को गायरोस्कोपिक फोर्स बोलते हैं। ये क्या करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं बदलता है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, क्योंकि दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस 3i कैप। 3i कैप तो अभी है, इनिशियली द वेलोसिटी 3i कैप प्लस 2k कैप, तो 2k कैप will remain unaffected because this is the velocity component which is parallel to magnetic field. Magnetic field is going to affect the velocity which is perpendicular to it। पैरेलल कंपोनेंट पे तो अफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज पैरेलल कंपोनेंट को क्रॉस प्रोडक्ट लोगे b के साथ 0 हो जाएगा। तो z कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, z कंपोनेंट इज नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड, बट दिस x कंपोनेंट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। x कंपोनेंट इधर है, अब फोर्स किधर लगा, माइनस j कैप के डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी डिफ्लेक्ट होगा xy प्लेन में, जैसे डिफ्लेक्ट होगा फिर लॉरेंस फोर्स परपेंडिकुलर ही एक्ट करेगा, फिर डिफ्लेक्ट। तो इस तरह से वेलोसिटी डिफ्लेक्ट होता जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, वेलोसिटी विल कीप ऑन डिफ्लेक्टिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल इज गोइंग टू हैव टू काइंड ऑफ मोशन, one because of the k component of the velocity and other because of this component of velocity which is lying in xy plane whose direction keep on changing। ठीक है, तो अगर मान लो ये नहीं होता, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में ये आपका सर्कुलर मोशन ही होता रहता। ये थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया है, मतलब गलत ड्रॉ हो गया, थोड़ा दूसरा कलर लेते हैं। चलो यही लेते हैं, मतलब ऐसे होता, अगर आपका k कॉम्पोनेंट नहीं होता तो xy प्लेन में ऐसी सर्कुलर मोशन होता रहेगा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी का एक k कॉम्पोनेंट भी है विच इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो क्या होगा, इस अंडरगो सर्कुलर मोशन बट साइमल्टेनियसली इट विल कीप ऑन मूविंग इन z डायरेक्शन। सो ए सर्कुलर मोशन विथ z इंक्रीजिंग विल बी व्हाट, ए काइंड ऑफ हेलिक्स।
द मोशन विल बी लाइक हेलिक्स। क्योंकि आपका एक वेलोसिटी का z कंपोनेंट भी है तो इसका z कोऑर्डिनेट बढ़ता रहेगा यूनिफॉर्मली, और xy प्लेन में सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा। सो सर्कुलर मोशन xy प्लेन प्लस a motion in z direction superimposed on each other will become what? A helical kind of motion. So it will be a kind of helical path, helical path. ठीक है, और z direction में velocity constant है, so the amount of time which it will take to reach 2 meters above this velocity is going to be 2 upon the z component, and z component is what? It's going to be 2 only, so 1 second. It will take 1 second of time and the path will be helical. If you have any doubt please ask. ठीक है, कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा हमसे, ठीक है, हम आपको बताएंगे। ओके, एंड दिस इज वेरी फेमस, ये बहुत फेमस है, इस टाइप क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन जो है ना वो पूछता है ये लोग। ये पढ़िए क्वेश्चन को, आई थिंक वी कैन मेक इट बिगर। नहीं बड़ा रहेगा। 14 क्वेश्चन देखिए, देखो क्या बोल रहा है। कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m फॉलोइंग अ ट्रैजेक्टरी गिवन बाय x इक्वल टू x नॉट cos ओमेगा 1t एंड y इक्वल टू y नॉट sin ओमेगा 2t। ठीक है, द फोर्स ऑन पार्टिकल इज सेंट्रल इफ एंड only if omega 1 is equal to omega 2। सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल कब होगा ये बोल रहा है ना। सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, फोर्स इज डिपेंडिंग ओनली ऑन r, सो एक्सेलरेशन आल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन r। सो व्हाट इज द पोजीशन, पहले पोजीशन निकालिए। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x नॉट cos omega 1t I cap and y नॉट sin omega 2t j cap. So if I talk about velocity, velocity is going to be dr upon dt, which is x naught omega 1 sin omega 1t I cap and y naught omega 2 cos omega 2t j cap. And if I talk about acceleration, acceleration is d square r by dt square, which is minus x naught omega 1 square cos omega 1 t I cap plus, not plus, minus so if omega 1 is equal to omega 2, if omega 1 is equal to omega 2 equals to omega naught, then in that case it would be simply omega naught square x naught cos omega 1 t I cap and y naught j cap. Or you can say this is nothing but this. So the particle will be having a central force motion if omega 1 is equal to omega 2. अगर omega 1 omega 2, क्योंकि इसके से फोर्स भी क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट विल बी सिंपली m omega naught square r vector, the central force. It is a central force if omega 1 is equal to omega 2. If omega 1 is equal to omega 2, it would be a central force simply. ठीक है, it would be a central force if omega 1 is equal to omega 2. ये देखिए क्या बोल रहा, which are following points represent complex number, पांचवा नंबर 1 by 1 minus I, 1 by 1 minus I,
1 by 1 minus I is what? Which complex number? अगर नीचे रियल कर दें हम, so it will be this, and 1 minus I, 1 plus I will be what? Z bar, that is modulus of Z squared, it is 2, right? A plus IB, A minus IB is A square plus B square, simply. Else is zero 0.5, sorry, I carefully, I. It will be this one. 0.5 on x direction, 0.5 on y direction. 0.5 on x direction, 0.5 on y direction. Is it clear? ठीक है? 1 by 1 minus I is going to be this. Okay. Simple question, nahi? There is nothing in this question. Here, the eigenvalues of matrix representing the following pair of equation are. The equations are x plus iy equal to 0, ix plus y equal to 0. So, a matrix operating on this column vector is mapping this vector to 0. So, it is 1 I1. So, a matrix is, it is 1 iota 1. So, if I talk about the eigenvalues, sum of eigenvalues is trace, which is 2. And the product of eigenvalues is determinant, which is, determinant is what? 1 square minus I square, or 1 plus 1. Is it not? 2. Okay. देखिए आप, इसमें 2 है, जोड़ने से 2 हो जाए, गुना करने से भी 2 हो जाए, ये आ जाएगा। जोड़िएगा तब भी 2 हो जाएगा, गुना करेंगे तब भी 2 हो जाएगा। 1 plus I into 1 minus I is going to be modulus of Z square, which is 2. ठीक है, ये याद रखना है। Sum of eigenvalues is trace. Trace मतलब the sum of the element which is sitting at the diagonal position, and product of eigenvalue is determinant. Product of eigenvalue is determinant. बाकी आप जो तरीका है उसे निकाल भी सकते हैं, बट वो क्यों करेंगे? फार्मूला आपको पता ही है, रिजल्ट आपको काफी यूजफुल रिजल्ट है। ये देखिए, the solution of Boolean equation A bar plus B bar plus A B bar, easy question है। Oh यार, A bar plus B bar, AB bar. Okay. So use De Morgan's. De Morgan's tells you what? AB bar is A bar plus B bar. Is it not? So A bar plus A bar is A bar, B bar plus B bar is B bar.
चेक कर ले ए बी बार है कि ए बार बी बार है, ए बी बार है कि ए बार बी बार है। एक और था, हमको लगता है कि पेपर चेक करना चाहिए हम लोगों ने, कुछ हमको फिसी दिख रहा है इसमें ना, ऐसे आना नहीं चाहिए। रुको देखने दो एक बार पेपर में, गूगल में सर्च करते हैं। IIT क्वेश्चन खुल नहीं रहा। इधर आइए, 16 का। आई एम नॉट अ रोबोट। अब हाँ आ गया, पर देख ले थोड़ा। ठीक नहीं, गलत है ना, वही हमको डाउट लगा था। ए प्लस बी का बार है और उधर क्या था, ए बार प्लस बी बार। टाइपिस्ट लोग ना बहुत गड़बड़ कर देता है। ए बार हमको वही लगा कि कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। ये देखो ठीक है, यहीं पे कर देते हैं। देखो y इज a प्लस बी बार एंड ए बार ए बी बार। ए प्लस डिमार्गन से अप्लाई करो, इट इज दिस, you know डिमार्गन्स। a plus b bar is a bar b bar and ab bar is a bar plus b bar। डिमार्गन से अप्लाई कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा, a बार अब b बार प्लस 1 b बार and b bar plus 1 is 1, so a bar plus b bar, so the answer will be this, D will be the correct answer, D will be the correct answer, D आपका correct answer हो जाएगा। ठीक है जी, D is going to be the correct answer। वापस आ जाइए अपने पेपर पे। So this was incorrect as a diagram, ठीक है। हल्का सा हमको लगा कि कुछ एरर है ना क्वेश्चन में हो सकता है, एनीवे ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए क्या लिख रहा है, a spherical closed container with a smooth inner wall contains monatomic ideal gas. If the collision between wall and atom is elastic, then Maxwell speed distribution function d and v by that is best represented by। तो देखो Maxwell distribution of velocity है, Maxwell distribution of velocity is this, the amount of number of gaseous atoms, number of gaseous atoms having velocity between nv and nv plus dnv is given by this, or the probability that a molecule will have the speed between nv and nv plus dnv is given by this, और पाई। अगर प्रोबेबिलिटी का बात करोगे तो n नहीं लिखोगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखोगे तो कैपिटल N कर लोगे, ठीक है, अपॉन m अपॉन 2 पाई kt 3/2 v स्क्वायर so the number of molecules, sorry nv plus dnv नहीं, v plus dv, this is what, this is basically the fraction of
gaseous molecules having speed between v2 और कैपिटल एन से गुना कर दोगे तो फ्रैक्शन के बजाय हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ स्पीड बिटवीन v2v प्लस dv इज गिवन बाय दिस। तो अगर हम लोग बात करें इसका, सो दिस विल बी 4 पाई m upon 2 pi kt 3/2 v square। सो दिस इज द फंक्शन, इसको प्लॉट करना है। अब ये तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो फंक्शन बेसिकली ये है। इसको अगर प्लॉट करेंगे ना, तो प्लॉट तो खैर ये फेमस प्लॉट है। अगर वी स्क्वायर का प्लॉट करोगे आप, अगर तुम वी स्क्वायर का प्लॉट करोगे तो ये तो पैराबोलिक हो जाएगा, और इसको प्लॉट करोगे तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब प्लॉट को गुना करोगे तो ये फाइनल प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा तुम्हारा। ऐसा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होता है, फाइनल प्लॉट कुछ ऐसा है, इधर एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, दिस इज इस लाइन को सिमेट्रिक नहीं रहेगा, इधर का एरिया ज्यादा रहेगा, इधर का एरिया कम रहेगा। ये आपका मोस्ट प्रायर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर जाएगा जी? ये आएगा। ये थोड़ा सा गलत बना रखा है, ये कुछ इस टाइप से जाएगा, एसिमेट्रिक रहेगा, कुछ इस टाइप का जाएगा ऐसे। बट ये आंसर, ये सब तो होगा नहीं, तो गलत है। यहाँ आंसर नहीं होता। वी स्क्वायर है तो एट वी इक्वल 0 दिस विल बी 0 ओनली। ठीक है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है। Two sinusoidal signal omega and omega having same amplitude are right to x and y channel CRO। ये लेमनिस्केट है, ये थोड़ा सा फिगर और बढ़िया बनेगा। ये फिगर ऑफ 8 होता है, आठ का फिगर होता है, इसको बोलते हैं लेमनिस्केट, सॉरी बोलता है लेमनिस्केट। ये बेसिकली लिसाजस फिगर का क्वेश्चन है। ये तब होता है जब आपका कुछ इस टाइप का ऐसे होता है, सॉरी कॉस नहीं, साइन करो उसको। ये थ्योरी में बहुत अच्छा से हम पढ़ा रखे हैं। मतलब ओमेगा एक्स इक्वल टू 2 ओमेगा वाई होता है, तब का ग्राफ होता है। एंड डेल्टा इज डायरेक्शन नहीं दे रखा है, दोनों केस में हो जाएगा, पाई और जीरो दोनों केस में। जीरो हो जाए, पाई हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो गया, इस केस में होगा। अगर डायरेक्शन देता तो जीरो होता पाई डेल्टा इक्वल टू, और अगर इधर का डायरेक्शन देता, ये नहीं रहता, तो डेल्टा इक्वल टू पाई होता, फिर डेल्टा इक्वल टू पाई होता है। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन होता ना डेल्टा इक्वल टू जीरो नहीं था, फिर डेल्टा इक्वल टू पाई 3 पाई ऐसे होता। समझ लो। तो इनफैक्ट क्वेश्चन कौन सा है जी? ओमेगा वाई इज ट्वाइस ओमेगा एक्स। देखो फार्मूला भी देखो, फार्मूला भी देखो। नंबर ऑफ टाइम्स Lissajous figure cuts x-axis upon number of times Lissajous figure cuts y-axis equals to the frequency of y vibration upon frequency of
एक्स वाइब्रेशन। ठीक है, तो आपका एक्स ऐसे कितनी बार कट कर रहा है, ऐसे गया एक बार कट किया, वापस आया दूसरा बार कट किया, तो एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया। वाई से कितनी बार कट किया, यहां एक बार कट किया, फिर ऊपर कट किया, फिर तीसरी बार ऐसे कट किया, फिर चौथी बार ऐसे कट किया। इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स वाइब्रेशन, मतलब ओमेगा एक्स इज ट्वाइस ऑफ ओमेगा वाई। वही हम यहां बताने की कोशिश कर रहे थे, याद था ये। एंड डेल्टा इज 0 पाई, और 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अगर डायरेक्शन नहीं दिया तो, अगर डायरेक्शन दे देगा, अगर ये डायरेक्शन देगा फिर तो हो जाएगा 0 2 पाई ऐसे, अगर ये डायरेक्शन देगा तो पाई 3 पाई हो जाएगा, पर डायरेक्शन नहीं दिया है तो फेज डिफरेंस कैन बी 0 ऑल्सो। तो बी आंसर सही हुआ, ये गलत है जी, ये गलत है। इस केस में ना ऐसे होगा लगने से, ठीक है, ये वाला केस। ठीक है, तो 9 का बी आंसर हो जाएगा। बाकी थोड़ा पढ़ लीजिएगा भैया, ये सब ना पूछ देता है, और सिंपल टॉपिक होता है तो छोड़ने लायक चीज नहीं है ये सब, समझे। कोई दिक्कत हो बताइएगा ये सब टॉपिक में। तो फेज डिफरेंस डेल्टा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज फॉर सर्किट 1 इज, अच्छा 1 to 2 होगा ना, ये तो यार सिंपल है। देखो चलो कर लेते हैं, वी आई एसी सर्किट है, एसी मतलब एसी का साइन दे रखा है, सपोज पूरा ही कर लेते हैं, चलो। वी आई सपोज वी नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, ठीक। जेड यहाँ क्या है, 2 सी सीरीज में है ना, तो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 1 upon j omega c. So I will be what? Vi upon z. So it is v naught e to the power j omega t upon twice of 2 by j omega c. इसके क्रॉस निकालना है तुमको आउटपुट वोल्टेज, तो क्या हो जाएगा, इसका इम्पिडेंस 1 by j omega c है, और करंट हो जाएगा v naught e to the power j omega c upon 2 by j omega c, so it would be what, v naught upon 2 e to the power j omega t, nahi, j omega t, so it's half, so this is v out, so v out is what, v out is this and vi is this, so they are in phase, so e to the power j omega t, this is phase is same, voltage half डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फेज सेम ही रहेगा ऑफ कोर्स, ठीक है, फेज इज सेम। तो पहला के केस में तो 0 हो जाएगा, है ना, फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे z क्या है, z इज r प्लस 1 by j omega c, or this could be simply written as r minus, or this can be written as r square 1 upon this e to the power minus I theta, where tan theta is 1 by omega c r, right? So this is going to be z. So I is what? I is vi upon z, I is v naught e to the power j omega t upon under root r square plus I upon, एंड ऊपर जाएगा तो प्लस आई थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस आई थीटा हो जाएगा, ओके। सो वी आउट इज आई एंड 1 upon j omega c, I into z, so I is this upon है ना इंटू ई आई थीटा, और ये क्या हो जाएगा 1 by j omega c, तो 1 by omega c और j ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, j is what, j is e to the power j pi by 2,
So it will come out, ऊपर जाएगा, it will become minus j pi by 2. So we have to talk about phase only. तो phase क्या हो जाएगा आउटपुट का? j omega t plus theta minus pi by 2. आउटपुट और इनपुट वोल्टेज का तो यही आ जाएगा भैया. प्लस थीटा माइनस पाई बाई 2. ठीक, 0 0 तो नहीं होगा. लैग करेगा ना एक तरह से. तो ये ऐसे हो गया कुछ. बिकॉज देखो ये तो पॉजिटिव है. tan थीटा पॉजिटिव का मतलब है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और नेगेटिव का मतलब होता है कि पाई बाई 2 से पाई के बीच में. तो ये हो गया ओमेगा टी माइनस because theta will be less than pi by 2, so it will be lagging, lag करेगा, and this is your delta phase difference area. It will be lagging by delta. It will be lagging by delta pi by 2 minus theta. So this is your delta, and this is going to be between 0 to pi by 2. ये ठीक है. So यहाँ पे lag लिखना चाहिए. Lag, log नहीं lag. Yeah. So D is the correct answer. D is the correct answer. ठीक, good. So we have done this 1 to 10 MCQ level 1. Now we will begin with 11 to 30 MCQ level 2. Okay. ये क्वेश्चन देखिए, हम लोग 11 से 11 to 30 करने जा रहे हैं. ठीक है, 1 to 10 कर लिया है, अब 11 to 30 करना है हम लोग को. ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशंस x plus y equal to 1, x plus z equal to 1, x plus z equal to 1 again. Yeah, x plus y equal to 1, y plus z equal to 1, x plus z equal to 1. X plus y equal to 1, y plus z equal to 1, x plus z equal to 1. Which one of the following statement is correct? Equations are consistent, inconsistent. Inconsistent मतलब कोई solution exist नहीं करता है. Equations are consistent and a single non-trivial solution exists. Equations are consistent, many solutions exist. Equation are consistent, only trivial solution exists. देखो पहले तो equation लिख लो. Equation क्या है? X plus y equals to 1, y plus z equal to 1, इसका सोल्यूशन तो क्लियर है, ऐसे हाफ 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 है. ठीक है, मतलब इनकंसिस्टेंट तो बिल्कुल ही नहीं है. ठीक है, बाकी इसको इस फॉर्म में लिख लो. 1 1 0 0 1 1 and 1 0 1 is this. ठीक है, yeah. So if I do this operation, R3 goes to R3 minus R1, then this matrix will be elementary रो ऑपरेशन करेंगे, इसको एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे. 0 minus 1 1, और फिर इसको एक ऑपरेशन कर लो. R3 goes to R3 plus R2, so this will be
1 1 0 0 1 1 0 0 2। तो आप क्या देख रहे हो? द रैंक इज 3 एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रैंक इक्वल्स टू 3, सॉरी 1 1 1 है भाई, यहाँ 1 1 1 है, ये भी बदल जाएगा, ठीक है, ये भी बदल जाएगा, बी कर देता है, बट चलो कुछ भी हो। यहाँ पे क्या रैंक 3 आ गया, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए and is 3 and of course that is equal to rank of AB also. Rank of A 3 है तो rank of AB भी 3 होगा, ठीक है। So in that case you have a unique solution, consistent है और unique solution exist कर रहा है, a single non-trivial solution, equations are consistent and unique solution exist। जैसे ये ऐसे होता है ना AX equal to B, तो उस केस में you have the augmented matrix like this। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे आपका 1 1 1 हो गया ना। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वुड बी सिंपली, ऐसे तो कायदे से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही बनाना चाहिए हम लोग को। सो दिस विल बी ये सारे कॉलम ए के और साथ में एक एक्स्ट्रा कॉलम बी विच इज 1 1 1। अब ऐसे कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा। इसको करो R3 गोज टू R3 माइनस R1, इसको एकलन फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 1 0 0 सॉरी 1 1 0 1 0 1 1 1 हो गया 0 माइनस 1 1 0, ठीक। एंड देन यू गो टू दिस ऑपरेशन, R3 goes to R3 plus R2 which will give you 1 1 0 1 0 1 1 1 and 0 0 2 1। तो आपका देखिए यहाँ पे ये pivots हो गए। So you have 3 pivots, so rank of A is 3, rank of A is 3 and that is equal to rank of AB and that is equal to number of columns. So that means rank of AI equal to rank of AB means equation is consistent, and if this rank is equal to number of columns, that means you have a unique solution, single non-trivial solution, and you can easily see the solution 0.5 0.5 0.5, x is 0.5, y 0.5, z is 0.5, देखने से पता चल रहा था ये, ठीक है। तो बी आंसर आ जाएगा। बाकी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाता है, लीनियर इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछता है ये लोग। थोड़ा सा बड़ा करता है, ये देखो क्या बोल रहा है, टेंजेंट लाइन टू द कर्व x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एट 1 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखो किसी भी कर्व पे अगर टेंजेंट निकालना है, हालांकि इसको इन्होंने नेट में डाल दिया था, एक बार देख लेते हैं आंसर मैच करता है कि नहीं। कोई मतलब मार्क्स टू ऑल, सॉरी MTA कर दिया था इस क्वेश्चन को। MTA का मतलब होता है कि कुछ एरर है, आंसर मैच नहीं कर रहा है कोई भी, तो उसको MTA लोग बोल देता है, मार्क्स टू ऑल, ठीक है। अब देखो ये आई थिंक ये MTA है भी, क्योंकि एक चीज देखिए आप कि एट 1 1, अब ये पॉइंट इस पे लाई ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है 1 1 जो है, हाँ इसलिए MTA किया होगा। देखो पॉइंट जो है ना 1 1, ये इस पे लाई कर ही नहीं रहा ना, कहाँ लाई कर, लाई करता तो सेटिस्फाई होता, ठीक है। एक बार एक्चुअल क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए 1 1 लाई नहीं कर रहा है इस पे, दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव डन MTA। हाँ ये 1 1 लाई ही नहीं कर रहा, देखिए तो टेंजेंट तो मतलब किसी ऐसे पॉइंट पे निकलेगा ना जो कर्व पे लाई कर रहा है। मान लो ये कर्व है तुम्हारा, जो भी कर्व होगा मतलब, सो दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन दिस कर्व
एंड वी हैव फाइंड इट्स नॉट लाइंग ऑन द कर्व। 1 1 नहीं लाई कर रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। सो दिस इज करेक्ट, एमटीए ही रहेगा कि टेंजेंट लाइन हैज टू बी फाउंड एट अ पॉइंट व्हिच इज लाइंग ऑन द कर्व, ठीक है, व्हिच इज लाइंग ऑन द कर्व। सो दिस इज मार्क्स टू ऑल, मतलब ये क्वेश्चन आंसर गलत है, ठीक है, आंसर गलत है। बाकी हम आपको एक बता देंगे कैसे निकलता है, मतलब अगर कहीं निकालना हुआ तो कभी निकालने पूछेगा तो कैसे निकलेगा वो आपको हम बता देते हैं एक बार, ठीक है। जी है, देखिए अगर ऐसे मान लो पॉइंट अगर आपको 1 1 देख के सपोज करो कि पॉइंट रहता आपका 1 और पॉइंट रहता 1 6 हो गया ना माइनस, ये पॉइंट रहता, तब कैसे तुम निकालते? अगर ये ना हो के ये पॉइंट मान लो 1 1 के बजाय 1 6 होता, तब कैसे करते? तब तो वैलिड क्वेश्चन होता कि 1 6 तो लाई कर रहा है ना, 1 6 + 5 = 0, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो कैसे करोगे? तो पहला काम जो करो आप, इस पॉइंट पे dy/dx निकालो, वो हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, अगर कोई आपको कर्व पे निकालना है तो इट इज विल बी y = mx + c, where m is dy/dx at the point where you want to find the tangent, where you want to find the tangent, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, it will be y - y0 equals to dy/dx at, मान लो x0 y0 पे निकालना है, ये फार्मूला हो गया। तो dy/dx ऐसे निकालोगे, आपको कर्व दे रखा है, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लीजिए, ऐसे आ जाएगा ना। सो dy/dx इज व्हाट? माइनस ऑफ 2x + y/x, ठीक है। अब इसका आपको निकालना किस पे है? मान लो 1 - 6 पे निकालना है। ऐसा तो जो आपको पॉइंट दिया तो गलत था, क्योंकि 1 1 लाई नहीं कर रहा था, मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन को, ताकि आपको एटलीस्ट क्लियर हो कि कैसे निकलता है। मतलब क्वेश्चन दे सकता है ना, वो सही क्वेश्चन करके दे सकता है नेक्स्ट ईयर, है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है जी? dy/dx निकाल रहे हैं 1, -6 पे, तो क्या आ जाएगा आंसर बताओ? 1, -2 - 6/1, मतलब 4 हो गया, एक तरह से 4 हो गया, यही है क्या ना। 2 - 6 -4 -4 × -4 हो गया, तो ये हो जाएगा y -6, मतलब y + 6 हो गया, इक्वल्स टू 4x - 7, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। y = 4x - 10, ऐसे, मतलब इस पॉइंट पे क्वेश्चन चेंज कर देंगे, क्वेश्चन को सही कर दिए, तो ये है ना। कई सारे पॉइंट हो सकते हैं इस पे, है ना। इस पॉइंट पे मैंने निकाल के आपको बता दिया, यही तरीका होता है निकालने का, ठीक है। सुना ना, मतलब इसमें गलत था, बट क्वेश्चन सही भी पूछ सकता है ना नेक्स्ट ईयर कभी भी, आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग RC circuit, the capacitor was charged in 2 different ways. The capacitor was first charged to 5 volt by moving the toggle switch to P, ठीक, P पे मूव करेगा तो 5 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। Then it was charged to 10 volt by moving the toggle switch to Q, ठीक। The capacitor was directly charged to 10 volt by keeping the toggle switch at Q. Assuming the capacitor to be ideal, which one of the following statement is correct? Energy dissipation 1 and 2 are equal and non-zero. In 1 is more, 1 में ज़्यादा होगा. Energy dissipation 1 will be less than energy dissipation in 2. C सही आंसर होगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा अभी कि कैसे इसको निकालते हैं। एनर्जी डिसिपेशन केस 1 में कम होगा कंपेयर टू केस 2। कैसे कम होगा देखिए, पहले केस 2 देखिए, पहले आप केस 2 देखिए, ठीक है। 5 वोल्ट 10 वोल्ट दिया हुआ है, पहले केस 2 देखो।
मान लो केस 2 में क्या हो रहा है, कैपेसिटर डायरेक्टली कनेक्टेड टू 10 वोल्ट, ठीक है। देखो दोनों ही केस में 10 वोल्ट तक चार्ज होगा, पहले 5 वोल्ट पर रखोगे 5 वोल्ट चार्ज, फिर 10 वोल्ट पर आओगे 10 वोल्ट तक चला जाएगा, डायरेक्टली 10 वोल्ट पे कनेक्ट कर दोगे तब भी ये 10 वोल्ट तक चार्ज होगा, ठीक है। हाँ, दोनों ही केस में 10 वोल्ट तक चार्ज होगा, लेकिन जो फर्स्ट वाला चार्जिंग है वो इफिशियंट है, इफिशियंट इन द सेंस कि 10 वोल्ट तक चार्ज करने में बैटरी को कम एनर्जी, आपको बैटरी को कम एनर्जी यूज करना पड़ेगा, कम एनर्जी डिसिपेशन होगा 1 के केस में, 2 के केस में ज्यादा एनर्जी डिसिपेशन होगा। देखो कैसे, आपको एक सिंपल पहले बताते हैं। सपोज यू हैव आरसी सर्किट लाइक दिस, so this is your RC circuit, right, and you have the switch also, और तो एनर्जी डिसिपेशन कितना होता है, व्हाट इज हीट डिसिपेटर वो निकाल लो आप, ठीक है। सो अगर दिस इज स्विच, दिस इज ईएमएफ ई, स्विच को क्लोज करेंगे क्या होगा, दिस बैटरी विल ड्राइव करंट and it will keep on driving current till the charge over here Q becomes equal to CE. It will keep on driving current till the potential difference across capacitor becomes equal to EMF of the battery. Battery current drive का current driven by the battery will consist of what? Positive charge which is extracted from here, passing to the battery and getting deposited over here. ठीक? So as the capacitor start getting charged, you develop a potential difference across the capacitor, and potential difference across the capacitor is given by Q by C. If Q is the charge at time t, then the potential difference at time t across the capacitor is going to be Q by C. और कब तक करंट ड्राइव करता रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस EMF ऑफ द बैटरी के से लेस रहेगा। The moment potential difference becomes equal to EMF of the battery stops charging current, and in that case the potential difference across the capacitor is E and charge on the capacitor is CE, ठीक है, charge on the capacitor is CE, ठीक। अब देखिए, in this whole process what is the work done by the battery? Work done by the battery is equal to the charge transferred across the battery, charge transferred from the negative terminal side to positive terminal side into EMF। कितना चार्ज ट्रांसफर किया टोटल, ये CE अमाउंट ऑफ चार्ज इधर से एक्सट्रैक्ट किया, यहां जाके डिपॉजिट किया। सो चार्ज ट्रांसफर्ड इज CE इनटू EMF। EMF का फार्मूला ये होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन transferring 1 coulomb of positive or circulating 1 coulomb of positive charge in the whole circuit is called EMF. So EMF का definition ये है, EMF is basically the work done by battery in circulating 1 coulomb of positive charge in the whole circuit is called EMF. So if you are circulating Q coulomb of charge in the whole circuit, then the work done by battery is Q into E. And here what is the charge transfer, charge circulated? CE charge इधर से extract किया, बैटरी से पास करते हुए यहाँ जाकर डिपॉजिट हो गया। सो चार्ज ट्रांसफर अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल साइड टू पॉजिटिव टर्मिनल साइड इज Q is CE into EMF is the work done. So battery does this amount of work. Battery does this amount of work, and this work done by the battery, जितना बैटरी वर्क करेगा उतना उसका एनर्जी कम हो जाएगा, और कहाँ जाके अपीयर हो रहा है, where it is going to get appear? It is going to appear over here. A part of it will appear on the capacitor. तो कैपेसिटर पे कितना जो जितना वर्क किया बैटरी, वो उसका एक हिस्सा तो कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में चला जाएगा। पहले पोटेंशियल जीरो था, अज्यूमिंग कि पोटेंशियल जीरो इन द बिगिनिंग, ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग द कैपेसिटर बी अनचार्ज इन द बिगिनिंग, सो द कैपेसिटर चार्ज इंक्रीज फ्रॉम 0 to CE. So the a part of energy which is lost by the battery does work by dint of the energy possessed by it. So as the battery does work, its energy inside decrease, battery discharge, battery जो है ना उसका एनर्जी कम होता जाता है, एक समय के बाद देखो बैटरी पूरा तरह डिस्चार्ज हो जाता है, उसको चेंज करना पड़ता है. So work done by the battery will partly appear on the capacitor and rest of it will get dissipated as heat. Rest of it will get dissipated as heat. So UF is half CE square, and initially there was no charge, so no potential energy. So work done is CE square and half of it appear on the capacitor. Where the rest goes, work done by the battery is
change in electrostatic energy of capacitor plus heat dissipated. So it is Ce square, and half of it goes here and rest of it is what? Rest of it get dissipated in your resistor. ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपका क्या होता है Q is CE 1 minus T by RC, ठीक है, I is what? dQ by dt, so this is E by R e to the power minus T by RC. तो अगर आप निकालोगे हीट तो यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो आप I square R dt from 0 to infinity, and that is half CE square. निकाल सकते हो, ठीक. So in normal case what we are finding is when you charge the capacitor, half of it, half of the energy which is lost by the battery in doing work appears on the capacitor and half of it get dissipated into heat, right? तो अगर मान लो इसको हम कहें कि ये E है और ये 2E है सपोज करो, तो अगर मान लो कि अगर हम लोग डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2Ce हो जाएगा, 2Ce हो जाएगा. सो इन दिस केस पहले ए पार्ट करते हैं, 2 वाला पार्ट. सो इन दैट केस व्हाट वुड बी द वर्क डन बाय द बैटरी? वर्क डन बाय द बैटरी इज गोइंग टू बी twice of Ce. This is a charge circulated, finally charge 2Ce हो जाएगा ना. It will get charged till the potential difference becomes equal to 2E, right? When potential difference becomes equal to 2E, the charge in the capacitor is 2Ce. So that 2Ce has been circulated by this 10 volt. 10 volt को हम 2E मान लिए, 5 volt को E मान लिए, ठीक है. So 2Ce into 2E, that is the work done by the battery. Charge transferred into EMF. So it is 4Ce square, right? And your half of it appear on the capacitor. So 1 by 2 into C into 2E square. So this is 2Ce square, and rest of it appears heat. So heat is the work done by the battery minus delta U, because W is delta U plus heat. So it is 4Ce square minus 2Ce square, so it is 2Ce square, simple. So what we have done till just now कि आधा कैपेसिटर पे चला जाएगा, आधा आपका उस पे चला जाएगा, हीट में चला जाएगा. So heat dissipation is charge, the capacitor is charged 2E, so the work done is by the battery is 4Ce square. Half of it appear in the form of potential energy in the capacitor and half of it get dissipated heat. अब देखो पहला वाला केस देखो. अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट 2E से कनेक्ट नहीं कर रहे, पहले हम लोग E से कनेक्ट कर रहे हैं. अब जब E से आप कनेक्ट करेंगे then the charge over here is what? Ce. In this case what is the work done by the battery? वर्क दो स्टेप में होगा, पहले ये करेगा फिर ये करेगा. So work done by the battery is how much? It is charge transferred into E. So Ce square is the work done. And what is the change in electrostatic energy? Ef minus Cy, so it is half Ce square, right? So that is delta U1. And what is heat dissipated? W1 minus delta U1. So it is Ce square minus half Ce square, so it's half Ce square, right? This is step 1. Now come to step 2. अब क्या किया आपने, इसको टॉगल कर दिया, इधर कर दिया. अब देखिए कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज Ce है, ठीक. अब ये बैटरी क्या करेगा, ये क्यों रुक गया था C पे, क्योंकि अब कैपेसिटर बिकम इक्वली स्ट्रांग वोल्टेज सोर्स कंपेयर टू EMF. बैटरी तब तक चार्ज करता है जब तक वो कैपेसिटर से स्ट्रांग होता है इन कंपैरिजन टू द पोटेंशियल डिफरेंस. जब तक पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी के EMF से कम होता है तब तक बैटरी जो है करंट ड्राइव करता है. द मोमेंट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ ही बिकम्स एज स्ट्रांग एज यू कैन नॉट ड्राइव करंट. मतलब सर्किट में एक सिंपल फंडा है कि अगर दो पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स है, दो सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है, वन हु इज स्ट्रॉन्गर ड्राइव्स करंट. So initially your capacitor was discharged and the battery was strong compared to capacitor in terms of voltage source. So battery was driving current, and that current driven by the battery consists of the charge which is extracted from this side and deposited on the other side.
ठीक है। अभी क्या हो गया, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई हो गया, बैटरी का पोटेंशियल बैटरी का ई भी ई है, तो फिर भाई कहा कि अब नहीं करंट ड्राइव कर सकते हैं, एंड द चार्जिंग स्टॉप्स, एंड व्हेन द चार्जिंग स्टॉप्स द चार्ज इन द कैपेसिटी सीई, चार्ज इन कैपेसिटी सीई। अब क्या किया आपने, अब एक स्ट्रॉन्गर वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया आपने। अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बैटरी का ईएमएफ क्या हो गया, 2E हो गया, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, E है, सो बैटरी टर्न स्ट्रॉन्गर। आपने एक स्ट्रॉन्ग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेगा, ये करंट ड्राइव करेगा, and current driven by this battery will consist of what, the positive charge is extracted from here and deposited over here। तो जैसे ही आप यहां से पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहां डिपोजिट करेंगे, कैपेसिटर और चार्ज होगा, है ना, सी से उसका चार्ज जो है सी से बढ़ने लगेगा। और कब तक बढ़ते रहेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बिकम इक्वल टू 2E, and when the potential difference across capacitor becomes equal to 2E, the charge on the capacitor will be how much, C into 2E, so 2CE, so charge will increase from CE to 2CE, and this whole process, what is the charge transferred across this battery, charge transfer is this minus this, ये C तो पहले से था, अब C से बढ़ के 2CE हो गया, यानी यहां से यहां कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, CE ही हुआ ना, C तो पहले से था, इधर से C और ट्रांसफर करके एक्सट्रैक्ट करके यहाँ डिपोजिट किया, तो CC जो के 2CE बन गया। सो इन द सेकंड स्टेप व्हाट इज द वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज चार्ज ट्रांसफर्ड इनटू EMF, अब EMF 2E हो गया, सो इट इज 2CE स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट्स डेल्टा U1 U2 दैट इज UF माइनस UI, कुछ भी हो जाए मान लो, ठीक है, तो निकाल ही लो, बल्कि निकाल लो। UF क्या है, फाइनली चार्ज आपका जो है EMF 2E, पोटेंशियल 2E हो गया। अब पहले कितना था, हाफ सी स्क्वायर, इनिशियल तो था ना आपका, तो कितना हो जाएगा 2C स्क्वायर माइनस हाफ सी स्क्वायर, मतलब 1.5 CE स्क्वायर। और हीट डेसिपेटेड क्या हो जाएगा जी, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा U, सो 2CE स्क्वायर में से 1.5 तो कैपेसिटर पे ही चला गया तुम्हारा, तो कितना बचा 0.5 CE स्क्वायर, ठीक है। तो आपका देखो फाइनली देखो कैपेसिटर पे चार्ज 2E हो गया, लेकिन हीट डेसिपेटेड कितना हुआ, हाफ CE स्क्वायर भैया एंड हाफ CE स्क्वायर भैया, सो टोटल हीट डेसिपेटेड इन दिस केस विल बी व्हाट, H1 plus H2 which is CE square, and what is the work done by the battery, CE square plus 2CE square, work done by the battery is simply 2CE square plus CE square, 3CE square, right? And finally we are the potential energy on the capacitor is going to be 2CE square। तो देखो इसमें क्या होगा, work done by the battery is 3CE square, 2CE square goes on the capacitor and CE square goes into heat, and over here what do you have, the work done by the battery is 4CE square, out of which 2CE square goes into capacitor and 2CE square goes into heat, so which one is efficient, this one is more efficient, so 1 और 2 दोनों ही केस में बैटरी जो है कैपेसिटर को 2E तक चार्ज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 2E तक चार्ज करेगा, दोनों ही केस में चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम 2CE, बट इन केस 1 हीट डेसिपेशन इज स्मॉल कंपेयर टू हीट डेसिपेशन इन 2। तो ये जो ग्रेडेड वे चार्ज करने का है ना, पहले कम पोटेंशियल कम छोटा बैटरी से कनेक्ट करो, फिर बड़े बैटरी से कनेक्ट करो, तो ये इफिशियंट होता है, इसमें एनर्जी डेसिपेशन कम होता है। ये मैंने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर करवा रखा है, 5 सेल लगा के मैंने एक सवाल करवाया, उसे काफ़ी अच्छे से बताया है मैंने, ठीक है, बिल्कुल उसी चीज़ पे है बेस्ड सवाल, ठीक है। तो कौन सा आंसर हुआ जी, सी आंसर हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चौदह नंबर देखिए, 14 इंटीग्रेटर सर्किट है, कांस्टेंट वोल्टेज लिख रखा है, देखो constant voltage V is applied to the input of the following op amp circuit for a time t,
then output voltage V naught will approach. देखिए ये जीरो है, वर्चुअल ग्राउंड लगाए तो यहाँ भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. सो करंट विल बी व्हाट? Current will be V upon R, and this current will flow in this. So I can say if Q is the charge over here at time t, then in that case V output is going to be 0 minus Q by C, and I is what? I is dQ by dt. So Q is integral I dt. I'll say minus 1 by C integral I dt. I'll say 1 upon C, and I is what? V by R dt. So for the time t अगर होगा तो it will be V upon RC t. So it will reach, it will move towards V linearly, minus V linearly. It will go to minus V linearly. मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा RC टाइम तक अगर पहुँचेगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, when t becomes equal to RC, it will go to minus V linearly as t increases, right? When t becomes equal to RC, it will become minus V. The output voltage becomes minus V. So it goes like this. Minus V, or it's opposite, मतलब नीचे ड्रॉ करना चाहिए. Minus V, minus V linearly, linear relation, no? Linearly बढ़ा रहा है. So D is the correct answer. D is the correct answer. ठीक? D is the correct answer. ये देखिए क्या बोल रहा है. In the following RC network, for a input signal frequency f equal to 1 by 2 pi RC, the voltage gain V naught by Vi and the phase angle phi between V naught and Vi R. अच्छा, तो आउटपुट वोल्टेज ही निकाल लो ना, तो फेज एंगल भी आ जाएगा और वोल्टेज गेन भी आ जाएगा. फेज एंगल भी आ जाएगा और वोल्टेज गेन भी आ जाएगा तुम्हारा. F आपको दे रखा है, F is 1/2 pi RC, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर बात करें so it is 1/RC. तो इसमें इम्पिडेंस क्या है? Vi को मान लो, Vi is, let's assume Vi to be V naught. So what would be Z? Z is impedance, total impedance. R and C are in parallel. Here R and C are in, sorry, R and C are in series over here, and here R and C network are in parallel. ये total जो है इनके सीरीज में है. तो आपका ये हो गया R, ये तो इनका हो गया, ये R हो गया 1 by j ओमेगा C. इस पूरे का इम्पिडेंस क्या है? Z1 Z2 by Z1 plus Z2. पैरेलल में क्या होता है? When you have Z1 Z2 in parallel, so net impedance will be Z1 Z2 by Z1 plus Z2. Z1 Z2 by Z1 plus Z2, right? So it would be Z1 into Z2 by Z1 plus Z2. ये आ जाएगा ना? So omega is 1 by RC. So I can say omega C is 1 by R, right? Or 1 by omega C is R. So it would be 1 by j is minus j, j square is minus 1. So 1 by j is minus j, and 1 by omega C is what? R. मीट क्यों हो जाता है यार? हैंग हो रहा है क्या? So it says
आर, चलता नीचे से पेन पकड़ रहे हैं, 1 by omega c is r, यहां से can say this. So and 1 by j is minus j, j square is minus 1. So j ऊपर नीचे गुना करोगे तो j स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर j हो जाएगा, j स्क्वायर नीचे -1 हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा प्लस r अपॉन 1 plus j omega cr, j omega c कट जाएगा, so omega cr is what, 1. So you have r jr and here you have r plus, nahin, omega cr is 1, so you have what here, r minus jr plus r and 1 plus j 1 minus j कर लोगे ना, so it is 1 minus j, I can say this is r 1 minus j, sorry, और ये क्या हो जाएगा, 1 plus j 1 minus j is 2, so r by 2 1 minus j, or you can say 3r by 2 1 minus j. So your impedance of the circuit is 3r by 2 1 minus j. मिटा दें इसको, ठीक है। और we can write z as इसको ऐसे लिख सकते हो, 3r by 2 and 1 minus j can be written as what? Modulus is √2 and it is minus j pi by 4. थीटा इज 1 minus j इधर लाई करेगा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में pi by 4 हो जाएगा ना, tan इनवर्स माइनस, ऐसा लिख सकते हो। अब we can say 3√2 this is, so what's I? I is V upon Z, V upon Z, that is V naught नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक। जो आई, इस ब्रांच का इंपेडेंस क्या होगा, इस ब्रांच के अभी निकाले थे, क्या निकाले थे यार, ये निकाले थे, इसका मतलब इसका जो ऐसे निकाले थे हम लोग, r इंटू 1 अपॉन j ओमेगा c और r प्लस 1 बाई j, अभी निकाले थे ना लोग। इसका आया था r बाई 2 1 माइनस j, r बाई 2 1 माइनस j। अच्छा, तो इतना करने का जरूरत नहीं था भाई। सो द v आउटपुट इज गोइंग टू बी सिंपली, यहीं से हम लोग, इतना करने का नीड नहीं था, इधर से ही हो जाता सिंपली, है ना। सो इट इज वी आई अपॉन जेड, वी आई इज वी नॉट, सो वी आउट कर दो, वी नॉट e to the power j omega t and z is 3r by 2 1 minus j and इसके क्रॉस आउटपुट निकाला तो ये पूरा रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारा, r by 2, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गुने i कर देंगे ना हम लोग, this will cancel out simply, it is, they are in phase, they are in phase. V output is simply V naught by 3, so they are in phase, and if I write V O by V I, यही निकालना बोला ना वोल्टेज गेन, 1 by 3, so 1 by 3 0, D is the correct answer, D, B, B होगा, ठीक है, so this is correct answer, B या D, B ही होगा, B होगा, 1 by 3, phase difference is 0,
and voltage gain is 1/3. I hope you understand. AC circuit इतना क्वेश्चन नहीं आता, बट एक आध क्वेश्चन पूछ देते हैं. The questions are easy one, इसलिए इसको कर लेना है. Light traveling between 2 points takes a path for which time of flight is what? Minimum. Fermat principle है. Fermat principle है. Is minimum. Light वो रास्ता लेगा जिसमें time of flight minimum हो. ठीक है. Time taken is minimum. ठीक है. This is Fermat principle. This is Fermat principle. कुछ करना ही नहीं था. बीस तक करेंगे, फिर ब्रेक ले लेंगे. लंच का टाइम हो रहा है मेरा. लंच हो रहा है, डिनर का टाइम हो रहा है. देखो क्या बोल रहा है. कंसीडर फ्री इलेक्ट्रॉन E एंड फोटोन PH बोथ हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. दोनों का एनर्जी सेम है. एक फोटोन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. इफ लैम्डा एंड P रिप्रेजेंट वेवलेंथ और मोमेंटम रेस्पेक्टिवली, देन अच्छा दोनों का लैम्डा और मोमेंटम कंपेयर करना है. देखो ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा ना. इलेक्ट्रॉन का तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा. तो लैम्डा इज व्हाट? h/p. And from electron, P is what? 2me. अगर फोटोन का बात करेंगे, सिंपली फोटोन का तो एनर्जी इज व्हाट? Pc. फोटोन का रेस्ट मास एनर्जी 0 होता है. You have this formula. So photon is having 0 rest mass, this is 0. This is Pc. So photon का अगर एनर्जी का बात करते हैं आप, so it's going to be h by lambda. So I can say lambda is h by p. If I treat photon as a particle, or you can say energy is h nu for photon. Energy is h nu, or it is Sc by lambda, or you can say lambda is Sc by E, right? Sc by E. So if I want to compare lambda E and lambda pH, then what we can do? Let's try to calculate this. So this will be what? Lambda E is h/2me, and lambda pH is hc/E. H will cancel out. So it will be 1/c E by 2m. Is it not? Achha. If I compare this, PE by momentum of photon. So PE is what? PE is √2me, and pH is PPH. The momentum of photon is E by C. So I can say this is C into or same thing. I think this is nothing but I can simply say photon PPH by
P is simply this same quantity, right? 1 upon C E by 2m. Same thing. So if I find this, I'll get answer of the both, right? So let's try to calculate this. E by 2m less than 1 है या greater than 1 है? C तो पता है हम लोगों को 3 × 10⁸ होता है. एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. So 10 into 1.6 into 10⁻⁻19. मास कितना है? 9.1 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10⁻31. तो ये 31 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा जी? 10⁻12 और मतलब ये हो जाएगा ना 1/3 into 10⁸ और ये करीब 16/9.1 और 10⁻12 हो जाएगा तो 10⁻6 हो गया एक तरह से. लेस देन 1 है? नहीं, ये तो 100 हो गया ना करीब. लेस देन 1. So that means lambda E is less than lambda pH, and pH is momentum is less than yes. These factors. ठीक है. Lambda E is less than lambda pH and ppH is less than PE. ppH is less than PE. PE is more than ppH. Yes. ये सही है. Are you getting the point? ठीक है. ये देखो क्या बोल रहा है? For ideal gas, which one of the following TS diagram is valid? Isochoric, isobaric, isobaric, isochoric. You have to find out T as a function of S. तो isochoric process के लिए पहले निकाल लो या isobaric process के लिए भी निकाल लेंगे, है ना? Let's find change in internal energy for isobaric and isochoric. Isochoric. Delta S is what? So in isochoric V is constant, so dq would be Cv dt. It would be Cv log T plus some constant. So or you can say delta S is S minus SI. You can say S is Cv log T plus some constant C1 dash, you can say, right? Or why to write like this? Let's write like this. ds is dq by T. So if I integrate it to some constant, indefinite integral, I'll say Cv dt upon T plus some constant. C1 say I Cv T, Cv log T. S is Cv log T plus some constant C. And if I talk about isobaric, then again we do the same thing. And dq is Cp dt. Since it is isobaric, pressure is constant. So specific it at constant pressure is Cp. So if I integrate it, so ds is ds. It's ds. So if I do definite integral, I'll put here C2 or this is S. So S here is Cp ln T plus C2, right? और यहाँ पे हमको T as a function of S लिखना होगा, तभी तो ग्राफ बनेगा. So here in isochoric, it is
e to the power s minus c1 upon cv. So isochoric, and isobaric it is s minus c2 upon cp. ये हो गया isochoric, ये हो गया isobaric. अब Cp is more than Cv, you know this. Cp minus Cv is R. So this exponent is more compared to this exponent. So this graph is going to lie down on this graph. ये e to the power larger number है, e to the power smaller number है. So for isochoric, this T versus S graph would be higher. For same S, you will have more T because the Cv is less in denominator. So this is higher compared to this. So isochores, अच्छा exponentially increasing ही है दोनों, exponentially increasing ही है, तो ये होना चाहिए isochore वाला भी increasing है, isobar वाला भी increasing है, but isobar वाला ग्राफ नीचे लाई करेगा. Cp is more than Cv, so 1 by Cp is less than 1 by Cv. So this is smaller number, this is larger number. So this is going to be the correct answer. दोनों exponentially increasing है. Depends on S. It's not minus S. It's exponentially increasing in both the cases. It's exponentially increasing in both the cases. ठीक है? दोनों ही केस में exponentially increasing है. I hope you understand. ठीक है? ये देखिए UFHG represent internal energy, Helmholtz free energy, enthalpy and Gibbs free energy. Which of following is correct thermodynamic relation? चारों आपको हम करके बता देते हैं. देखिए, from the first law of thermodynamics, we have this. So dq is TdS and this is PdV. मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा. So this is incorrect. Let's come to H. H is U plus PV. So DH is du plus D of PV. And du is what? From the first law, TdS minus PdV. And here it is PdV plus VdP. So PdV will cancel out. So this is correct. F का ही बताते हैं आपको. F is what? U minus TS. So DF is, ऐसा आंसर तो हम लोग का आ गया है. Still, let's do this. TdS minus PdV and this is TdS minus SDT. This will cancel out. So this one is also incorrect. Minus SDT हो जाएगा. G का भी देख लो, आंसर आ गया आपका ऐसा. H minus TS and H is what? UPV minus TS. So DG is what? DU plus D of PV plus D of TS. This is TdS minus PdV, PdV plus VdP minus TdS SDT. So this will cancel out. This will cancel out. This is VdP minus SDT. ठीक है? कुछ भी पूछ दे, निकाल सकते हैं. ठीक है? इस हम लोग थर्मोडायनामिक पोटेंशियल में करते हैं. We do in thermodynamic potential. ये देखो क्या बोल रहा है. डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन लग रहा है. 20 क्वेश्चन नंबर. कैलकुलेटर है, मोबाइल है मेरे पास. 20 क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है. Train passes through a station with constant speed. A stationary observer at the station at the platform measure the tone of the train whistle to be 484. Approaching है, ज़्यादा होता है. अप्रोच करेगा ना जो ट्रेन, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगा. When it approaches the station. And 442 when it go away from the station. भागते रहेगा ट्रेन तो दूर जाता रहेगा तो कम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा. If the sound velocity in the air is 330 meter per second, then the tone of the whistle and the speed of the train are. Tone of the whistle का मतलब क्या? मतलब original frequency पूछ रहा है ना.
तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऐसे बोलना चाहिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन 442 एंड लेस देन 484, बट निकालते हैं चलो, मतलब यू हैव दिस, the apparent frequency is original frequency and speed of sound, ऑब्जर्वर का नहीं है कुछ ना, मतलब ऑब्जर्वर करोगे तो ये VO हो जाएगा, where F dash is apparent frequency, F naught is original frequency, V naught is velocity of observer, original frequency, V naught is velocity of observer, which is taken positive if observer moves towards source, and negative if observer moves away from source. Okay. And Vs is velocity of source, which is taken positive if source moves towards observer, and negative if source moves away from observer. सिंपल। तो यहाँ ट्रेन आ रहा है, ऐसे ट्रैक पे, यहाँ ऑब्जर्वर स्टेशन पे खड़ा है, फिर ट्रेन उसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो जब आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तब तो Vs पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और जैसे ही पास कर जाएगा देन वी विल टेक दिस Vs नेगेटिव बिकॉज़ मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इन दैट केस। ठीक है, तो जब आ रहा है, इसको मिटा रहे हैं, अब VO ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, तो VO आपका VO जो है हम 0 ले लेंगे। ठीक है, वी विल टेक VO एज 0, बाकी ये डॉपलर इफेक्ट यही है। ठीक है, तो यहाँ पे VO इज 0, सो योर क्वेश्चन इज सिंपली F naught velocity of sound V minus Vs, right? So when train approaches, its frequency is how much? 484, and F naught we don't know, and I say V minus Vs, and when it goes away is 442, so it's F naught V plus Vs, right? अब हमें क्या निकालना है? टोन निकालना है, F naught निकालना है ना, F naught निकालना है और Vs निकालना है। F naught निकाल लेंगे तभी इनफ हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा जी? V minus Vs अपॉन V इज F naught अपॉन 484। इसको क्या लेंगे तो क्या लिखाएगा? V माइनस V प्लस Vs अपॉन V, उधर लेके चले गए, F naught अपॉन 442। इसको जोड़ देंगे हम लोग, जोड़ देंगे तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? F naught 1 अपॉन 484 अपॉन 442। F naught का वैल्यू निकाल लें। समझ में आ रहा है ना? 2 भागा ब्रैकेट 1 भागा
484 प्लस 1 भागा 442 462. This is the answer. बाकी चाहो तो VS भी निकाल लो, यहाँ से निकाल लो. 1 प्लस so 462 upon 442. 462 माइनस 440, इधर 1 जाएगा ना, -1 हो जाएगा. इंटू मीटर पर सेकंड में आ जाएगा. बाकी आंसर आपका आ चुका है. तेतीस 6600 भागा किलोमीटर में वेलोसिटी होता है तो 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है. किलोमीटर पर आवर में आता है तो मीटर पर सेकंड को अगर करना है तो इसमें क्या करोगे, 18/5 से गुना कर दो तो किलोमीटर में आ जाएगा. देखो गुना 18/5 53.75 54. ठीक है, सही आंसर. तो ऐसे ही पता चल गया था. फ्रीक्वेंसी भी तो सबका अलग अलग है ना, तो आंसर आ ही गया था फ्रीक्वेंसी हम लोग का, तो सही आ गया था. चलो ठीक है, अभी ब्रेक ले लेते हैं. चलो फिर रात हो गया, खाना भी खाना हमको. तो 21 to 30 कल सुबह कर. बाकी आपको तो क्लब करके ही सारा दे देंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू. कल करेंगे भाई, थक जाए. ये क्वेश्चन देखिए 21 क्या बोल रहा है. द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू सी द इंटायर फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हाफ द ऑब्जेक्ट हाइट. मतलब अगर ऑब्जेक्ट हाइट 1 मीटर का है तो आपको पूरा इमेज देखने के लिए हाफ मीटर का मिरर चाहिए होगा. आपको हम तो बता दें कैसे ये निकल के आता है. मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा, सपोज करो सामने एक, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है तो आपको मान लो 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है. दिस इज ए एंड दिस इज बी. ठीक है, तो देखो इसको आप अगर पूरा देखना चाहते हैं तो मिनिमम जो मिरर का साइज चाहिए होगा वो हाफ मीटर का चाहिए होगा. सेंटर से एक हाफ मीटर का मिरर अगर ऐसे ड्रॉ करें हम, ड्रॉ मिरर ऑफ हाफ मीटर. ठीक है, देखिए कैसे दिखेगा. ये मिरर है. ठीक, अब देखो इमेज कैसे बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज किस टाइप से बनता है वो देखिए. जैसे ये ए है तो आप पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करोगे. ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करोगे तो एक रे ऐसे गया, ये वापस आया. मान लो आंख यहाँ है तो ए का जो इमेज मिरर के अंदर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा. लाइक प्रोड्यूस करोगे ना, ये आपका ए होगा. ठीक, और जितना दूरी ये है, जितना ये अगर मान लो डी दूरी है तो ये दूरी भी जो है वो डी रहेगा. जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर उसका इमेज मिरर के अंदर होगा. ठीक, ऐसे ही बी का जो है इमेज ऐसे बनेगा आपका. बी इल्यूमिनेट हुआ, इस एंड को टकराएगा, ऐसे रे लौट के आएगा. इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये आपका बी बनेगा. मतलब जो इमेज बनेगा आपका कुछ इस टाइप का इमेज बनेगा. सेम हाइट का होगा, जितना हाइट का ए बी है वही, मतलब जो ए बी है वैसे ही ए डैश बी डैश होगा. तो बड़ा दिख रहा है बट बड़ा नहीं बनेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है.
बड़ा दिख रहा है बट बड़ा नहीं रहेगा। तो ये आपका d है, ये भी d है। तो अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट हाइट h है तो आप ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं कि दिस इज h/2। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है। इफ दिस इज यार h मतलब this is A, B, C, D, E and F, then you know this thing DE upon BC is AF upon FG AG। सिमिलर ट्रायंगल से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, उससे आ जाएगा। तो आप देखो ये आपका G है, ये आपका 2D है, ठीक है। तो ये आपका अगर H होगा तो मिरर जो है h/2 होगा। वही बताने का कोशिश कर रहा है ये कि अगर ऑब्जेक्ट का हाइट h है तो आपको h/2 का मिरर चाहिए होगा, h/2 का मिरर चाहिए होगा। अच्छा ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे? सपोज डेल्टा इज द डिस्टेंस बिटवीन आई एंड टॉप ऑफ द हेड ऑफ ए पर्सन। एक आदमी है जिसका आंख और सिर या टॉप और आंख, ये जो दूरी है यहाँ इतना, आंख से लेके हेड का, वो डेल्टा है, ठीक। द पर्सन विल बी एबल टू सी हिज इंटायर फुल इमेज विद द मिरर ऑफ h/2, ठीक है। h हाइट का आदमी है तो h/2 में उसको पूरा अपना दिख जाएगा इमेज, ठीक है। फिक्स्ड ऑन द वॉल व्हेन बॉटम एज ऑफ द मिरर इज केप्ट एट डिस्टेंस h/2 अबव द फ्लोर। नहीं सॉरी, वो निकालना है, मतलब h/2 हाइट ऑफ मिरर होगा तो उसको पूरा शरीर दिख जाएगा, लेकिन बोला मिरर का जो बॉटम एज है वो ग्राउंड से कितना हाइट पे होगा। डायग्राम बनाता है आपका, ठीक है। जैसे सपोज करो कि सपोज करो ये आदमी है, आदमी का डायग्राम बहुत अच्छा हमको नहीं बनाने आता है बट कोशिश करते हैं, मतलब कैसे बनाएगा। ये नाक हो गया, ये मुंह हो गया, ये आदमी है मान लो, ये आंख है सपोज करो, ठीक है। और ये कुछ मान लो ऐसे आदमी है सपोज करो, मूर्ति टाइप का हो गया, पर ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो आंख है उसका, आंख और सिर ये डेल्टा है। तो आदमी अगर हाइट h का है तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस डेल्टा, ठीक। अब जो मिरर है, मिरर कैसे होगा देखो, अब हमको ये पैर भी देखना है ना, इस आंख से पैर भी देखना है। तो आंख और पैर के बीच का दूरी कितना है, h माइनस डेल्टा है, ठीक है। तो हमको जो मिरर लेंगे उसका जो लोअर एंड होगा, ये मिरर अगर है तो जो लोवेस्ट पॉइंट पे जो रे हिट करेगा वो आंख में जाना चाहिए, नहीं मतलब ये पैर तभी देख पाएगा ना कि ये रे अगर लोवेस्ट एंड को हिट करे तो आंख तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। तो जो हाइट ये होगा वही हाइट ये होगा, यानी ये हाइट कितना बन जाएगा, h माइनस डेल्टा बाई 2, तभी होगा ना जी, h माइनस डेल्टा बाई 2, ठीक है। ये हाइट कितना बनेगा बॉटम का, h माइनस डेल्टा बाई 2, और ये अगर सीधा जा रहा है तो मिरर आपका जो होगा यहाँ से डेल्टा बाई 2 और ऊपर रहेगा, ताकि ये पोर्शन दिख पाए इसको, ताकि ये पोर्शन ऐसे, ठीक है। इतना पोर्शन में तो आंख और पैर तक का देखेगा, आंख से पैर तक का देखेगा। इतना पोर्शन डेल्टा बाई 2 ऊपर होगा ना, ये h माइनस डेल्टा बाई 2 है, h माइनस डेल्टा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2, h/2 का मिरर होगा। तो h माइनस डेल्टा बाई 2 रीजन में तो ये आंख से पैर तक का दिखेगा पूरा। अब फोरहेड से मतलब आंख से लेकर सिर तक का डिस्टेंस जो है
उसके लिए डेल्टा बाई 2 का मिरर चाहिए, तो टोटल h बाई 2 का मिरर चाहिए, लेकिन मिरर का जो हाइट होगा ग्राउंड से वो h माइनस डेल्टा बाई 2 होगा, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? नहीं क्लियर हो तो डाउट पूछे, कई लोग पूछ रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है और पूछेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, हाँ सवाल पूछते रहिए, तो सवाल से वीडियो बनाने वाले को भी थोड़ा सा रहता है ना कि हाँ चलो बच्चों का यूज का हो रहा है कि नहीं? ऐसा क्या मोटिवेशन हो सकता है क्लास में? तो चलो आदमी फीस वीस देता है तो वो एक क्योंकि अभी पढ़ाने का मोटिवेशन है कि बच्चा लोगों को हेल्प हो रहा है ना, तो यही मोटिवेशन है मेन, तो है कि नहीं? भगवान ने कुछ हमको फिजिक्स सिखाया है तो हम भी आपको सिखा रहे हैं। ये क्या बोल रहा है 22 नंबर, पार्टिकल इज मूविंग इन ए प्लेन विथ कांस्टेंट रेडियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड। इफ द पार्टिकल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r इक्वल टू 8 मीटर फ्रॉम द ऑरिजिन, द मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। देखो समझो एक चीज को, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले भी आपको बता चुके हैं। पोजीशन इज गिवन बाय दिस, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, बी राइट पोजीशन एज दिस, वेलोसिटी इज गिवन बाय dr by dt and that is given by r dot er, इसी की जरूरत है हम लोग अभी। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है, so it is r double dot er cap and 1 by r yes। ठीक, तब क्या बोला, प्लेन में पार्टिकल प्लेन में है इसलिए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है हमने। आपको क्या दिया हुआ, रेडियल वेलोसिटी दिया हुआ है, रेडियल वेलोसिटी आर डॉट, ये रेडियल वेलोसिटी होता है और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। वो रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आर डॉट एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट आर थीटा डॉट। तो आपको दिया हुआ क्या, रेडियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड और थीटा डॉट दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, 2 रेडियन पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 8 मीटर। तो इसको लिखो यहां पे 12 ER प्लस 8 गुने 2, 8 थीटा डॉट, 8 गुने 2 16 and ER and E theta, ER unit vector in direction increasing R and E theta unit vector in direction increasing theta। लास्ट वाला जो वीडियो बनाए हैं 16-17 के पेपर सॉल्व उसमें था, ब्रीफली हम बता दिए हैं सारा, आप देखना है क्वेश्चन बता दिया है, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का था क्वेश्चन MP का, तो उसमें मैंने ब्रीफली आधा घंटा डिस्कस किया है, तभी लास्ट वाला वीडियो बहुत लंबा हो गया था, समझे, 8 घंटे का हो गया था। तो क्या बोला है, मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज योर VR रेडियल कंपोनेंट एंड दिस इज योर ट्रांसवर्स कंपोनेंट V थीटा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सिंपली दिस, or I can say this is VR square plus V theta square। VR square is 144 and 16 256, so this is 20 meter per second। 400 आ जाएगा ना, it will be 20 meter per second। Yes, B is the correct answer, B is the correct answer, B will be the correct answer। एक बार चेक कर लेता हूँ, yes, B is the correct answer। Okay, so 20 is the right answer। Let's go to next question। ये देखिए क्या बोल रहा है, a cylindrical rod of radius length L has mass density given by rho x equal to rho naught 1 plus x by L। ठीक है, x is measured from one end of the rod and rho naught is constant of appropriate dimension। center of mass of the rod is, center of mass का क्या फार्मूला होता है, सेंटर ऑफ मास का क्या फार्मूला होता है, आपको रॉड दिया हुआ है and rod is having suppose this is your reference line और रॉड का जो रो है, ऐसे तो लैम्डा लिखना चाहिए, रो नॉट
kg per meter ऐसे होगा ना. So this is reference line x equal to 0, right? x equal to 0. One end से measure कर रहे हैं ना. X is measured from one end. तो center of mass क्या होगा? What is xcm? It is xdm. मास एलिमेंट क्या लोगे? पहले रॉड का एक एलिमेंट ले लो, क्योंकि मास जो है डेंसिटी वेरी कर रहा है, डेंसिटी चूंकि वेरी कर रहा है, तो यू टेक ए मास एलिमेंट. लेट्स टेक मास एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ x, और रॉड का एक एलिमेंट dx एलिमेंट ले लिया, तो इस dx का मास क्या हो जाएगा? इट इज रो dx, नहीं. सो dm इज रो dx, so x रो dx upon rho dx, and x is varying from 0 to L. So this gives us rho naught x upon is it not? So this gives you x plus or this will be x square by 2 plus x cube by 3, and x so this is L square by 2 L square by 3. This is L by 2. This will be what? 5L square by 6, and here we have 3L by 2. 2 3 6, 5/9L. A is the correct answer. A is the correct answer. Clear है? सिंपल क्वेश्चन है ना. सीरीज का सवाल क्या है? जब तक नहीं बन रहा था तो डिफिकल्ट है, बन गया तो इजी है. लोग क्या बोल रहे हैं? A particle travels in a medium along the horizontal linear path. The initial velocity of particle is v naught and viscous force acting on it is proportional to instantaneous velocity. अच्छा, पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है हॉरिजॉन्टल लीनियर पाथ में, मतलब जो ग्रेविटी और n जो है नॉर्मल रिएक्शन वो सब तो मोशन के परपेंडिकुलर है, सो दे वोंट बी contributing into the motion of the particle. The only force acting on the particle is viscous force. Viscous initial velocity is v naught. In absence of any other force, which one of the following correctly represent the velocity of the particle as a function of time? मतलब कि एक पार्टिकल है, सपोज एट टाइम t the particle is moving with velocity v. Initially that velocity is v naught. If suppose the particle is moving with v, so the force acting on this particle is in backward direction, viscous force, and that force is basically proportional to velocity. So b is say constant of proportionality, so it is proportional to velocity and opposite to it. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे then this force is as a vector will be simply minus of bv, where b is damping constant or viscous constant, b is some constant, positive constant, तो ये माइनस लिखा है हमने, राइट. तो अगर हम अगर डायरेक्शन दे देते हो then you don't have to write in vector form. वेक्टर फॉर्म में क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलता है, और अगर एरो से ही हम डायरेक्शन दिखा देते हैं तो फिर माइनस है लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं. इट विल सर्व द सेम पर्पस. फोर्स इज एक्टिंग इन opposite to velocity and proportional to it. ठीक है. So the force acting is, if I write equation, I would be writing like this, minus, अच्छा v as a function of time बोला है ना, तो dv by dt होता है basically, d square r by dt होता है. So m dv by dt is minus of bv, or you can say dv by dt is
minus b by m v. So initially at t equal to 0, your velocity is v naught. This will be minus b by m if I integrate it. At t equal to 0, the velocity is v naught. At that time t, suppose the velocity is v. So this will be what? Log v by v naught equals to b by mt. Or you can say v is v naught e to the power minus b by mt. So initially your velocity is v naught and then it falls exponentially like this. है ना, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा. ये थोड़ा अजीब सा बना दिया है, बट यही आंसर बनेगा. ये सब तो गलत है. लीनियरली फॉल नहीं कर रहा, पैराबोलिकली भी नहीं फॉल कर रहा. ठीक है, exponential fall. So D is going to be the correct answer. D is going to be the correct answer. Good. ठीक है जी. 25 नंबर देखो. A lightly damped harmonic oscillator with natural frequency omega naught is driven by periodic force of frequency omega naught. क्या लिखा है? Periodic force frequency omega. अच्छा, ओके. मतलब lightly damped oscillator है, मतलब damping coefficient मान लो R है, and natural frequency omega naught is periodically is driven by a periodic force of frequency omega. Omega is the frequency of external force, external periodic force. The amplitude of oscillation is maximum. See, the amplitude of oscillation is maximum at this frequency. याद भी रखो ये सब. तो जो resonant frequency होता है, this is where this is natural frequency. And see damping coefficient R. And since it is lightly damped, R is very small. Right. Maximum कब होगा? At frequency slightly less than omega naught. This is frequency slightly less than omega naught. Right. A is the correct answer. किताब में पढ़ लेना कैसे आता है ना. याद भी रखो, ये तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. मतलब एम्पलीट्यूड रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी रेजोनेंस टेक्स प्लेस एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी मैक्सिमम होता है ओमेगा नॉट पे और एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है इस पे आता है. वो डिराइव भी किया जा सकता है, डिराइव भी कर सकते हो आप. तुम ठीक है. ठीक है, क्लियर है. ये देखो क्या बोल रहा है. 26 नंबर क्वेश्चन. A block of mass 0.38 kg is kept at rest on frictionless surface and attached to a wall with a spring of negligible mass. ये जो मास है इसका ब्लॉक का 0.38 kg है. ब्लॉक का मास जो है 0.38 kg है. और ये जो बुलेट है इसका मास 0.02 kg है. As moving with velocity equals to 200 meter per second, hits the block at time t equal to 0 and gets stuck to it. ये hit किया और stick कर गया. Completely inelastic collision occurs. A completely inelastic collision occurs. This was at rest block, and you have the bullet 0.02 kg and moving at 200 meter per second. This is before collision. This is and when it gets stuck inside, suppose the velocity is v. The instantaneous velocity just after collision is v. So if I conserve the linear momentum of the block plus bullet as a system, the linear momentum before collision is how much? 0.38 is not moving and 0.02 kg bullet is moving with 200. So this is the angle linear momentum. Linear momentum of the mass is going to be 0.
linear momentum of the linear momentum of the block is going to be 0. Linear momentum of the bullet is going to be this m into v. And combined mass, what will be the mass? We are into non-relativistic domains, so we can simply add the mass 0.38 plus 0.02, that is 0.4 into v. So what would be v? V is going to be 4 upon 0.4. So this is 10 meter per second. So just after collision, the velocity is 10 meter per second. And as the spring gets compressed, it will oscillate. So you can say velocity v is 10 cos omega t. At t equal to 0, the velocity is going to be 10 meter per second. Just after collision ऐसे ही vary करेगा ना, with oscillate करेगा ना, तो x और v दोनों ही it will undergo a harmonic kind of oscillation. The oscillation होगा तो harmonic function से v और x को denote करेंगे ना हम लोग. आपसे बोला है displacement v is dx by dt. So x will be what? 10 if I this will be 10 by omega sin omega t. And what is omega? K by m under root. So K is 640 and m 0.4, so under 6400, that is 80. So it is 10 upon 80. So 1 by 8 will be a what? सही लिखे ना यार. आई थिंक गलत लिखा है, अभी आंसर मैच नहीं कर रहा. 4 से डिवाइड भी तो होगा. 1600 अंडर 1600 इज 40. इट्स नॉट 80, इट्स 40. 1 by 4 is 0.25. अब सही बन रहा. Omega is 40. So this is the correct answer. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसके बाद तो ऑसिलेशन चालू हो जाएगा ना. तो द वेलोसिटी एंड पोजीशन they will be written in the form of sin and cos function. And instantaneous velocity just after collision is 10. That's why I have written cos. sin लिखते तो गलत हो जाता ना. sin लिखते तो इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता. cos लिखने से क्या इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. t इक्वल 0 पे 10 हो जाएगा वेलोसिटी. ठीक. ओके. One mole of ideal gas with average velocity of V0 is kept in a container of fixed volume. If the temperature of the gas increase such that the average speed gets doubled. Average speed get doubled मतलब हो गया तुम्हारा क्या कि टेम्परेचर 40 कर दिया तुमने, 4 टाइम्स करेगा तो एवरेज स्पीड क्या होता है. डबल हो रहा है, इसका मतलब t जो है 40 हो रहा है, पर उसका मीन फ्री पाथ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या. ये होता है 1 by n इज नंबर ऑफ पार्टिकल पॉइंट वॉल्यूम. तो वॉल्यूम तो तुमने कांस्टेंट रखा है और n जो है चेंज हो नहीं रहा. 1 मोल ही है, 1 मोल तो 1 मोल ही रहेगा, 1.5 मोल तो हो नहीं जाएगा. तो मीन फ्री पाथ तो कहीं से हमको चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है भाई. तो बी आंसर हो जाएगा. मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज. गेट योर पॉइंट. मीन फ्री पाथ डज नॉट चेंज. वॉल्यूम कांस्टेंट है चूंकि ना.
वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर चेंज होता तो n में फर्क आ सकता था, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हमारा बी आंसर हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फास्ट हो सकते हैं थोड़ा हम लोग। ये भी थ्योरेटिकली लग रहा है। एन आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर इंक्लोज चार्ज क्यू, ये आर्बिट्रेरी शेप कंडक्टर है ये। हॉलो अच्छा उसी के ऊपर चार्ज क्यू है, ओके। इस सराउंडेड बाय कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, इस पे चार्ज क्यू है, और हॉलोस कंडक्ट, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ये क्यू है, तो इधर माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। चूंकि ये नज़दीक दूर है, आर्बिट्रेरी शेप का है, तो ये जो माइनस क्यू है उसका चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, लेकिन बाहर का चार्ज डेंसिटी जो प्लस क्यू डेवलप होगा वो अंदर से इंसुलेटेड रहेगा पूरी तरह से। तो ये बाहर वाला जो है ना वो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। क्या बोल रहा है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रीजन 2 आर नॉट अफेक्टेड बाय पोजीशन ऑफ क्यू, नहीं अफेक्ट होगा, फर्क पड़ता है यार। जैसे ये है और ये है, अब जैसे मतलब चार्ज क्यू यहाँ रखोगे तो ऐसे ऐसे जाएगा फील्ड लाइन्स, परपेंडिकुलर गिरता है, यहाँ रखोगे तो बिल्कुल सेंटर ऐसे ऐसे रहेगा, फर्क होता है। ये तो गलत है तुम्हारा। सरफेस डेंसिटी ऑन द इनर वॉल ऑफ द हॉलो स्फीयर यूनिफॉर्म, नहीं, आर्बिट्रेरी शेप का है तो वो सरफेस डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। अगर स्फेरिकल रहता ना पूरी तरह से, तब कॉन्सेंट्रिक स्फीयर टाइप का रहता तो फिर तो यूनिफॉर्म होता। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑलवेज यूनिफॉर्म इररिस्पेक्टिव, हाँ ये सही, आउटर सरफेस पे आपका यूनिफॉर्म रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 है रेडियल सिमेट्री, नो, वो चार्ज का सिमेट्री पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रेडियल सिमेट्री होता, तो यहाँ पे नहीं होगा। सी सही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेसिकली जिस तरह का सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है उसी टाइप का सिमेट्री फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में पाया जाता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चूंकि स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है तो उसके अंदर भी जो है ना फील्ड के अंदर भी वो सिमेट्री नहीं पाया जाएगा, बिकॉज सिमेट्री जो है जिस तरह का सिमेट्री कॉज में होता है वही सिमेट्री इफेक्ट में होता है। जिस तरह का सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होगा वैसा ही सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। जिस तरह का सिमेट्री करंट डिस्ट्रीब्यूशन में होगा वैसा ही सिमेट्री आपको मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। ये सब काफ़ी डिटेल में हम लोग थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, ठीक है, हम पढ़ाते भी हैं सब काफ़ी। अब देखो 29 नंबर देखो क्या बोल, कंसीडर ए स्मॉल बार मैग्नेट अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक, द कॉइल हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस प्लेस सच दैट मैग्नेट पासिंग इन एंड आउट ऑफ इट ड्यूरिंग द मोशन, गुड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Induced EMF is maximum when center of the bar magnet passes through the coil. अच्छा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। The frequency of induced current is half the frequency of SHM. Induced EMF of the coil will not change with the velocity of magnet. Sign of induced EMF depends on the pole face of the magnet which enters into the coil. अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ मिनिमम बोल रहा है, मैक्सिमम नहीं बोला, मिनिमम बोल रहा है। आंसर तो हमको पता चल गया है, लेकिन हम चाहते हैं आपको भी पता चले है कि नहीं। सिर्फ हमको पता चलने से बात नहीं बनेगा, हमको तो देखो एग्जाम देना नहीं है, हम तो जितना एग्जाम देना था दे लिए, ठीक है। ये पोल कर दो, देखो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम को पता चला और हम आपको बता दें, है ना, मतलब इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू कैन नो कि हाँ यही आंसर होगा। इसमें तो ठीक है, आंसर तो हमको समझ आ गया है कि आंसर जो है ए वाला है, ठीक है, लेकिन कैसे होगा वो समझो। देखो ये आपका जो है कॉइल है, ठीक है, कॉइल के अक्रॉस जो है एक बार मैग्नेट एसएचएम कर रहा है, ठीक है। तो बार मैग्नेट दूर रहेगा तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड वीकर रहेगा। अब ये बार मैग्नेट जो है ना वो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है।
Of course this flux will be maximum when bar mat is near the center, right? फ्लक्स बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा, अब फिर दूर जाएगा तो फ्लक्स घटता जाएगा, है कि नहीं? तो अगर हम फ्लक्स को अगर ड्रा करें, इफ आई ड्रा फाइव वर्सेस टाइम, सो व्हाट शुड द ग्राफ? Graphs will go like this. Flux is increasing, going to maximum when it passes through center, and then stops falling because the bar mat crosses the coil and start moving away from the coil. तो जितना दूर जाता रहेगा फ्लक्स फॉल करता रहेगा, जैसे जैसे नज़दीक आएगा फ्लक्स बढ़ेगा, फिर फ्लक्स जैसे क्रॉस करेगा फ्लक्स घटता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वीकर होता जाएगा. तो अगर फाई का ये ग्राफ है, सी इफ आई टॉक अबाउट व्हाट EMF, which is minus d phi by dt. So EMF is what? EMF is negative of the slope of phi versus t graph. Slope of phi versus t graph का slope किस तरह से वेरी कर रहा है, देखो. This is what? Negative of slope of phi versus t graph. So what do you find? Initially phi is increasing rapidly. तो इसको maximize भी होना है ना, तो the slope will start falling. So this angle keeps on falling, and a time comes when it goes to maxima, and at maxima, you know, first derivative goes to 0. So initially your slope is high, and as the time passes on, the slope keeps on falling and goes to 0 when phi goes maximum. So slope is 0 when phi goes maximum. That means your induced EMF is going to be minimum when the slope is maximum. आपका जो स्लोप मैक्सिमम जाएगा तो इंड्यूस EMF मिनिमम हो जाएगा. समझ में आता रहा है आपको? ये मैक्सिमम होगा तो स्लोप मिनिमम हो जाएगा आपका. यहाँ पे क्या है, स्लोप आपका पहले हाईली नेगेटिव फिर लेस नेगेटिव, तो स्लोप कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ होना चाहिए. शुरू में जो आपका EMF है इस टाइप से, समझ ना. शुरू में स्लोप इज हाईली नेगेटिव, सो इंड्यूस्ड EMF इज माइनस ऑफ E. एज टाइम पासेस स्लोप कीप्स, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ठीक है. स्लोप 0 हो रहा है. Slope is turning 0 minimum, right? Slope is turning minimum over here, ठीक है. अब फिर EMF बढ़ने लगेगा. EMF पहले हाईएस्ट था और फिर घटते घटते 0 हो गया, मैक्सिमम मिनिमम हो गया. So induced EMF goes minimum when center of the bar magnet crosses the coil. मतलब ये अगर center of the bar magnet जब क्रॉस करेगा, flux will reach maxima, and since induced EMF is derivative of the flux, so derivative of the function which goes to maximum, that derivative of that function will be minimum. समझ में आ रहा ना आपको? यहाँ पे slope जो है minimum हो जाएगा ना. When phi goes maximum, the slope goes minimum. तो आपका induced EMF will go minimum. ये आ जाएगा. Simple mathematics है. फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछिएगा हमसे कमेंट में डाल के, ठीक है. ठीक लिख रहा है. एक्स पी वर्सेस एक्स का ग्राफ है. एंड incompressible non-viscous fluid is injected into a conical pipe at its orifice as symmetrically shown in figure, ठीक है. The pressure at the orifice of area A0 is P0. ठीक. Neglecting the effect of gravity and assuming streamline flow, which are following plot correctly predict the pressure
along the axis of cone. ओरिफिस स्मॉल एरिया का ही होता है, ये आपका ओरिफिस है और ऐसे सिलेंडर जा रहा है। अब ओरिफिस के पास जो प्रेशर इज P नॉट हियर। क्या पूछ रहा है तुमसे यार? प्रेशर का वेरिएशन पूछ रहा है, प्रेशर का वेरिएशन पूछ रहा है आपसे। ओके, एरिया A नॉट दे रखा है तुमको। सो दिस A नॉट इज ऑफ कोर्स स्मॉल, ठीक है। एंड आपसे क्या पूछा? एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ रहा है, प्रेशर किस तरह से वेरी करेगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। सी इफ आई अप्लाई Bernoulli's, suppose suppose initially the velocity is v naught, and say I reach this x distance. Here the velocity is say v. Okay. So this is x, this is pi by 4, this will also be x. So if I apply equation of continuity, what do I have? A naught into V naught is equal to pi x square into V, where V is the velocity at distance x. Pi by 4 cone का angle है, ठीक है। So the velocity is going to be A naught into V naught on pi x naught, pi x square. और अगर बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, सपोज P is the pressure here. So if I take a streamline from here to here, then according to Bernoulli equation, it is pressure plus half rho V naught square is pressure plus half rho V square. So the pressure is P naught plus half rho V naught square minus V square, or we can say this is P naught plus half rho V naught square, and V square is what? If I take it from there, is A naught square V naught square upon pi square x4, or we can say pressure at distance x is going to be simply P naught plus half this. Let me write here, बाकी मिटाएंगे, ठीक है। Px is one minus this. Okay. So how P is varying? When x is small, when x is small, this is considerable, this is high, and your P is going to be small, right? But x is not zero, orifice है ना, orifice है, x is मतलब ये जो x actually ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये कोन का डिस्टेंस है x लेंगे हम लोग, तो चूंकि कोन का बिल्कुल पॉइंटेड एंड होगा नहीं, ओरिफिस बनाया है, तो x कैन नेवर बी जीरो, इट विल बी काइंड ऑफ फ्रस्टम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। बट एज x इंक्रीजेस, दिस इंक्रीजेस वेरी रैपिडली, x टू द पावर 4 है, सो दिस डिक्रीजेस वेरी रैपिडली, एंड एज दिस डिक्रीजेस वेरी रैपिडली द प्रेशर इंक्रीजेस। बट जैसे ही थोड़ा सा x बढ़ेगा ना, और तो ये इतना छोटा हो जाएगा कि नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। तो एक्चुअली x के वेरिएशन का जो इम्पैक्ट होगा वो स्मॉल x शुरुआत में ही रहेगा, एज x बिकम कंसिडरेबली लार्ज, x4 becomes very very large, and this almost becomes zero. So you see the pressure undergoes a kind of saturation.
Initially, as x increases, this term decreases, and as this term decreases, your pressure increases. But pressure does not keep on increasing indefinitely. No. Why? Because as x increases and becomes a bit considerable, x4 becomes very high, and this almost becomes 0. So beyond that, if you increase x, it won't have any impact. The pressure will simply saturate at this level, where V0 is the velocity of the orifice. So you have the pressure increase in the beginning, and then you have a saturation. This is this pressure saturating at this value. So A is going to be the correct answer. It does not increase indefinitely. It doesn't fall initially. It doesn't fall. It increases, but it increases and quickly saturates because you have 1 by x4 term going to be 0 when x becomes considerably high, right? So you have saturation quickly as x increases. So A is the correct answer. A is the correct answer. Okay, so we have done this objective level 2. Now in next मतलब आपको तो एक साथ ही मिल जाएगा, मतलब if I break it then next. So we'll do M.Sc 31 to 40 M.Sc. Okay, ये क्वेश्चन देखिए 31 1 to 30 तो कर लिया हम लोगों ने MCQ. अब MSQ चालू हो जाएगा, ठीक है. 31 to 40 जो है मोर देन 1 करेक्ट, मतलब 4 ऑप्शन में से चारों भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकता है, 1 भी सही हो सकता है, ठीक है. तो ये MSQ हो गया, मल्टीपल सेलेक्ट क्या बोलोगे क्वेश्चन, ऐसे है ना, यही फुल फॉर्म होता होगा. तो देखिए 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है. कंसीडर स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रेडियस A centered at origin. If the polarization vector P equals to P naught I cap, where P naught is constant of appropriate dimension, then Ex, Ey, Ez cap are basically I cap, J cap, K cap vector. क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है. The bound volume charge density is 0. The bound surface charge density is 0 at 0, 0A. The electric field is 0 inside the dielectric. इसको साउंडलेस कर दें थोड़ा, हम लोग मोबाइल रखे हुए हैं, कभी कभी इमरजेंसी का कॉल हो जाता है ना. But let's make it silent. अच्छा, the sign of surface charge density change over the surface. ये पहले भी देखो आ चुका है, और ये दिखाता है कि मतलब क्वेश्चन जो है उसी टाइप का पूछ देता है, इसलिए ये चेंज है. इस टाइप क्वेश्चन हमको याद है 2 बार हम कर चुके हैं प्रीवियस पेपर में, ठीक है. देखो क्या बोल रहा है, उसमें निकलवाए भी हैं आपको, हम बाउंड चार्ज डेंसिटी निकलवाए भी हैं, ठीक है, पर फिर भी हम करवाते हैं फिर से, ठीक है. तो देखो क्या हो रहा है, पोलराइजेशन वेक्टर P. अच्छा ये देखो मतलब रटने वाला सवाल नहीं है सब, मतलब यू हैव टू सॉल्व इट और यू मस्ट नो इट इन फैक्ट, ठीक है. तो देखिए पोलराइजेशन वेक्टर P इज P नॉट I कैप. पहले तो स्फेयर बना लो आप. लेट्स मेक इट स्फेयर. This is sphere, and we have say this is x direction, right? The x direction. So your polarization is in this direction. Polarization जो है P vector lies in x direction. P vector lies in x direction. ठीक है. ओके गुड. अब क्या बोल रहा है, बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0. ये देख सकते हो आप, यहाँ पे P नॉट कांस्टेंट है. सो व्हाट इज बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यू नो दिस. डेल डॉट P इज दिस. ये आपका गॉस लॉ ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर से आता है. यू हैव गॉस लॉ ऑफ P vector which says P dot NDS across any closed Gaussian surface is amount of bound charge enclosed with negative sign. इसी का डिफरेंशियल फॉर्म है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म है. दैट मीन्स rho B is minus of del P, and what is this basically? Divergence of P. It is basically, अगर कार्टेशियन में बात करें, it is this. But you know z component of P is y and z component of P is 0. You have only Px. You don't have Py and Pz.
सिर्फ x कॉम्पोनेंट ही है ना आपका, सो दिस विल बी सिंपली माइनस, right? And what is Px? Px is this, P naught, and P naught is constant, right? So that means your rho b is going to be 0. The volume density of bound charge is 0. दो तरह का चार्ज होता है, बाउंड चार्ज एंड एक्सटेनियस चार्ज. बाउंड चार्ज वो चार्ज है जो पोलराइजेशन का आउटकम है, मतलब जो मटेरियल पोलराइज होता है तो जो चार्ज अपीयर होता है उसको हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं या पोलराइजेशन चार्ज बोलते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं. और जो चार्ज बाहर से दिया जाता है उसको हम लोग फ्री चार्ज या एक्सटेनियस चार्ज बोलते हैं, ठीक है. तो बाउंड चार्ज, द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज 0. सरफेस डेंसिटी की अगर बात करें हम लोग, व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी? सरफेस डेंसिटी कहाँ पूछा है तुमसे? यहाँ पूछा है. अच्छा, इन जनरल निकालना सरफेस डेंसिटी, क्योंकि एक आगे भी क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे ये x हो गया और मान लो अंदर की तरफ y ले लें हम लोग, ठीक है, एंड z इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन इधर लेना जरूरी था मेरे लिए, क्योंकि ऐसा आगे की तरफ लेते तो थोड़ा सा मुश्किल होता समझाने में, ठीक है. तो आई टेकन x लाइक दिस, y इज इनवर्ड एंड z इज अपवर्ड. अब कहेंगे कि y ये क्यों नहीं लिया? आप कह सकते हो ना why don't you take this as y? I can't take it. अगर इसको y लेंगे ना तो z को नीचे लेना पड़ेगा. समझिए क्यों. हम लोग पूरे वर्ल्ड में जब एक्सिस आप चूज करोगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू चूज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट यू चूज ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट. चलो अभी रखते हैं ऐसे ही. यू चूज अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम. पूरा वर्ल्ड के लोगों ने, हम लोगों ने जो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी है, we all have agreed and we have decided unanimously कि हम लोग सारे लोग राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे. राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखो, अगर आप x, if this is your x and this is your y, your z will be in this direction. तो राइट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंडेड है या नहीं है, कैसे चेक होगा? कैसे चेक होगा? देखो, चेक करना बड़ा सिंपल है. आप राइट हैंड के ये चारों फिंगर्स को x के डायरेक्शन में लो and you curl it towards y, your thumb should go in z direction. अगर ऐसा हो रहा है then the coordinate system in front of you is right handed coordinate system. आप अगर x के तरफ फिंगर्स करो, चारों फिंगर्स, ये चार जो फिंगर्स हैं, और y की तरफ कर्ल करो, अगर थंब आपका z डायरेक्शन में जाता है then it means you have chosen a right handed coordinate system, and that is what we are supposed to do. We are supposed to do not because nature tells us to do like this, just because our scientific fraternity, our brothers and sisters, they have all agreed that they will be using right-handed coordinate system so that there is no confusion, right? Nature does not say anything about coordinate system, neither right-handed nor left-handed. coordinate system के बारे में ही nature silent है. किसी भी laws में nature ने coordinate system का जिक्र नहीं किया है. So nature does not have any preference for coordinate system. Forget this right-handed or left-handed. Even if you use left-handed coordinate system, there is no violation of the law of nature, but there is a violation of convention that we are using, right? So I won't go much into this, but I can discuss more on this, but that will be into the philosophical side of physics, right? So that I don't want to do right now. So अभी एक समझिए आप कि आपको राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में वर्क करना है. तो मैंने कन्वीनियंस के लिए x इधर ले लिया, तो y को, अगर z को हमको ऊपर लेना है, so I have to take y inward. Y is inward. X is this. So the x curled into y gives me z. ठीक है? So let's delete this part. Yeah. Okay, fine. So you have this is correct. Bound charge density is 0 at 0, 0 A. 0, 0 A is this point. Electric field is 0 inside dielectric. Electric field is not 0 inside dielectric. Electric field अगर निकालना है ना तो देखिए, you don't have any free charges, so I can say D is 0 and D is basically epsilon naught. So basically electric field is this, because such dielectric is statically polarized. तो ये तो गलत है आपका. और क्या बोल रहा है जी? साइन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज ओवर द सरफेस. तो B और D का जो है एक ही साथ हम लोग रिप्लाई करते हैं. Let's do one thing.
let's take what? Let's take this point at an angle theta with the x-axis, or sorry, don't take it like this. Let's take a point over here, making angle theta with a positive x-axis. Okay. So if I apply boundary condition at this point, if I apply boundary condition at this point, इस point पे अगर boundary condition apply करते हैं हम लोग, then in that case this would be our अच्छा ये पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि किसको 2 लेना है, किसको 1 लेना है. This is P2 and this is P2n, this is P1n. In fact, you have this P0 I cap in this direction. So the second dielectric is vacuum. और ये मतलब पहले वाला लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि डायरेक्ट्रिक 2 किसको लिया जाता है, डायरेक्ट्रिक नंबर 1 किसको लिया जाता है. ठीक है. So you go through those questions. ठीक है. So we have a boundary condition P2n minus P1n equal to minus of sigma b. So second dielectric is vacuum, so there is no polarization in that. And P1n is what? The component of P normal to interface. जो हमने हमारा जो surface है spherical surface है. So normal to sphere is radial. So component of P normal to interface would be what? If this is theta, then I think this is going to be theta. This is 90 minus theta. This is theta. So it would be P0 cos theta. No, sorry. It's theta. So this is P0 sin theta. तो ये P का जो component होगा यहाँ पे, this is your P0 and this is theta. So this will be theta. So the component of P normal to interface, right? That will be P0 sin theta. So sigma b is and this value of theta at this point is going to be 0. Theta is 0, so sin theta will be 0. So sigma b over here is going to be 0 and it's going to be positive as theta increases, goes to pi by 2, it remains positive. Beyond pi by 2 also it remains positive. But the moment you go beyond pi, sin theta turns negative. So over here the bound charge will be negative. So this is correct and this is also correct. So ABD is the correct answer. ABD is the correct answer. How to apply boundary condition? ये पीछे का वीडियोस में मैं बता रखा हूँ, तो go through those videos, right? बार बार एक ही चीज़ को बताना ठीक नहीं है. मैंने बता दी कैसे डायलेक्ट्रिक 2 लेते हैं, किसको डायलेक्ट्रिक 1 लेते हैं, ये सारा मैंने डिस्कस किया था. ये देखिए 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू P0 K cap placed at origin, P0 is constant of appropriate dimension. ठीक है. Ex, Ey, Ez are the unit vector. The potential falls as 1 by r square. ठीक है. The spherical center, चलो करते हैं पहले तो डायग्राम ड्रॉ किया जाए. आपका डाइपोल इस डायरेक्शन में, so dipole इस डायरेक्शन में होगा, this is theta. So if this is dipole P, so small p करना, क्योंकि यहाँ भी small p लिख रखा है. कैपिटल P भी ले सकते हो. P0 in upward direction, K cap direction. So the potential over here is basically, ये तो आपको याद भी रखना है फार्मूला कैसे निकलता है, देख लीजिएगा, ये तो याद भी कर लीजिए. तो पोटेंशियल फॉल इज 1 by r स्क्वायर, तो सही है. ठीक है. द स्फेरिकल सरफेस सेंटर एट ऑरिजिन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस. अगर कोई स्फेरिकल सरफेस लेंगे, इस स्फेरिकल सरफेस में देखो थीटा बदल रहा होगा. r इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, थीटा इज चेंजिंग. So potential changes, potential depends on r square as well as cos theta. So if theta changes on the spherical surface, of course the potential changes on the spherical surface. So spherical surface center origin is not equipotential. Equipotential का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे
सेम आपका पोटेंशियल हो, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और क्या बोला है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फेरिकल सरफेस इंक्लूडिंग द ऑरिजिन इज जीरो। यस, because this dipole is nothing but you have a positive charge over here and negative charge over here. So if I take a sphere, of course I assume this separation is to be extremely small. So I assume that whatever spherical surface we are taking with center at the origin, it is enclosing both of them. If it does not enclose positive, it of course does not enclose negative also. अगर इसका मान लो 2L है और radius of the sphere is say less than L, so in that case it would be something like this. So it won't be enclosing any of them. So if it is sphere center at the origin, if it encloses positive, it will enclose negative also. So net charge enclosed would be zero in any case. So the flux will be zero from the Gauss law of electrostatics. From the Gauss law of electrostatics. Okay. Radial component of E is zero on the xy plane. Let's see. We have got V is P naught cos theta. So the radial component of electric field is going to be this. So that is 2 P naught cos theta okay. So what do we find? On this xy plane, your theta would be what? Theta would be 90 degree. At any point, if I draw R, that R vector makes an angle of 90 degree with P, right? So that means theta is 90 on the whole xy plane, and if theta is 90, cos theta will go to 0. So of course, ER is going to be 0 at each and every point on xy plane. So D is also correct. D is also correct. D भी सही हो जाएगा, ठीक चलेगा? If you have any doubt, you can ask. क्वेश्चन ठीक है? ये देखिए, एम्पियर्स लगा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है. 3 infinitely long conductor carrying current I1, I2 or I3 lies perpendicular to plane of paper as shown below. If the value of integral B dot dl for loop C1, C2, C3 are 2 mu naught, 4 mu naught and mu naught in the unit of n by a respectively, then देखिए yeah, let's see. एक चीज समझो, बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन आई हैव समथिंग रिलेटेड टू इट. देखो जैसे मान लो ये करंट है I, से I1 एंड आई हैव अ लूप, ठीक है. अब अगर हम लोग जैसे ये दिस इज B डॉट DL, we know this. अब करंट को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो किस चीज पर डिपेंड करता है. देखिए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव अ लाइन इंटीग्रल एंड लाइन इंटीग्रल इज ऑलवेज कैरिड ओवर ए ओरिएंटेड कर्व. इट्स नॉट जस्ट लाइन इंटीग्रल इज कैरिड ओवर ए कर्व, इट्स कैरिड ओवर ए ओरिएंटेड कर्व. कर्व हैज गॉट ए ओरिएंटेशन लाइक दिस लूप हैज गॉट कैन हैव टू ओरिएंटेशन. अभी ये ओरिएंटेड कर्व नहीं है जो लूप हमने ड्रा किया है, दैट इज नॉट ए ओरिएंटेड कर्व. इफ आई पुट इट लाइक दिस, now this is oriented curve. I put it like this is oriented curve. If I don't put these arrows, then it's not oriented curve, right? So this given current is positive or negative depends on the way you orient this curve. If you orient it in this direction, then for this orientation, when do you call the current to be positive? आपने right hand को fingers को ये ऐसे है कर्व, ठीक है, orientation इस तरह से oriented है. तो क्या करेंगे, आप राइट हैंड के चारों फिंगर्स को ओरिएंटेशन के अलॉन्ग कर्ल कीजिए. थंब जो डायरेक्शन देगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट होगा. कहने का मतलब ये है कि इफ आई ओरिएंट इट लाइक दिस, इफ द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, देन आई टेक दैट करंट टू बी पॉजिटिव. बट इफ आई टेक दिस ओरिएंटेशन, नॉट दिस ओरिएंटेशन, देन फॉर दिस ओरिएंटेशन then your thumb goes downward. If I put my fingers, 4 fingers in direction of current, the thumb goes downward,
right? When thumb goes downward, so current which is downward will be taken as positive and current which is upward will be taken as negative. So for this orientation, if I want to write, अगर orientation ये है और current ऊपर के direction में है, then this I is going to be minus I1. Get your point? समझ में आ रहा है आपको? Okay. So let's come to this place. You see, in every curve, in all the three curves, the orientation is going to be same. So for all these curves, the current which is flowing out will be positive. Current which is flowing out is positive. Current जो बाहर की तरफ flow कर रहा है वो positive है. So I don't know what is I1, I2 outward है, inward है. अगर positive आया तो इसका मतलब कि outward है, negative आया इसका मतलब inward है. Because for this orientation, the current which is flowing out of the paper is taken as positive. ठीक है, तो करंट का कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव होगा, डिपेंड करेगा कर्व के ओरिएंटेशन पे. ठीक है, सो राइट नाउ आई डोंट नो करंट which current is coming out, which current is going in, so that all depends on whether it is positive or negative. So देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है, for all this orientation the current which is coming out is taken as positive. ठीक है, और current is positive when it is coming out in any way. तो तीनों लूप पे अगर हम लोग एम्पियर्स लगाते हैं तो क्या आ जाएगा बताओ, बी डॉट डी एल ओवर सी वन इज म्यू नॉट आई वन प्लस आई टू. So C1. If I talk about C2, it's mu naught this is C2, and if I take C3, राइट, और ये सर्कुलेशन हम लोग को दिया हुआ है, और अक्रॉस C1 दिस इज 2 mu naught and this is 4 mu naught and this is mu naught. So that means I1 plus I2 is 2, I2 plus I3 is 4, and I1 plus I2 plus I3 is 1. So let's call this equation 1, 2, and 3. See, if I subtract from 3 1, what do I get? I get I3 equals to minus 1. If I subtract from 3 2, then I get I1 equal to minus 3. And if I put this I1 and I3 in put anywhere, I have I3 and I have I1, so yeah, okay, so if I put I1 here, I2 is what, 5, I2 is 5. Okay, it's working out. Yes, I1 plus I2 is 2 and I2 plus I3 is 4. Yes, so I2 is positive, that means this current is coming out. I3 is minus 1, that means I3 is going in, and I1 is negative, means I1 is going in. तो देखो कौन सा, I3 is 3 ampere into the paper, no, wrong. I2 is 5 ampere out of the paper, yes, it's positive. I3 is 0, no. I3 is 1 ampere out of the paper, no, it's into the paper. This is also incorrect. So okay, एक ही सही है क्या, I1 is minus 3. ए वाला भी सही लग रहा है, ए वाला भी सही है, ये तो माइनस आ ही रहा है ना, माइनस होते इंटू द पेपर, ए भी सही है, ए और बी दो सही है ना, ए एंड बी इज करेक्ट. I3 is 1 गलत है, I3 is गलत है, ठीक है. सो ए एंड बी इज करेक्ट, ए एंड बी इज करेक्ट.
ठीक है, ये देखिए 34 क्वेश्चन नंबर, पोलराइजेशन। हर बार देखो पोलराइजेशन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन द ऑप्टिकल अरेंजमेंट एज शोन इन फिगर, द एक्सेस ऑफ टू पोलराइजिंग शीट P and Q are oriented such that no light is detected. Now when third polarizing sheet is placed between P and Q, the light is detected. अच्छा, तो P और Q जब है और यहाँ से जो लाइट पास कर रहा है तो कोई भी लाइट डिटेक्ट नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो दोनों पोलराइजर है ना, एक पोलराइजर और दूसरा पोलराइजर, दोनों का जो पास एक्सिस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। पास एक्सिस भी परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो लाइट जब P1 से पास करेगा, लाइट जब P और Q लिखा है ना, P1 P2 मत लिखो, P और Q, you have two पोलराइजर P and Q, तो दोनों का जो पास एक्सिस होगा ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब P से पास करेगा, अनपोलराइज लाइट फॉल कर रहा है ना, अनपोलराइज लाइट जब P पे फॉल करेगा आपका, तो P के बाद वो प्लेन पोलराइज हो जाएगा विद दिस फील्ड वाइब्रेशन along the पास एक्सिस ऑफ P। और फिर ये प्लेन पोलराइज लाइट जब Q पे फॉल करेगा तो ये जो फील्ड वाइब्रेशन सारा का सारा रहेगा वो Q के पास एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में the intensity after Q will be 0 because Malus light says what? I cos square theta. So this theta is 90 degree. ठीक है, अगर इंटेंसिटी यहाँ पे I है तो यहाँ पे इंटेंसिटी I cos square theta हो जाएगा, where theta is the angle between the pass axis of P and Q। ठीक है, तो polarization axis of P and Q perpendicular to each other, ये सही है। अब क्या बोल रहा है? थर्ड जब हम लोग पोलराइजिंग सीट बीच में डाल देते हैं तो Q के बाद लाइट आने लगता है। ऑफ कोर्स वो थर्ड पोलराइजिंग सीट जो R है उसका पास एक्सिस न तो P के लॉन्ग होगा और न ही Q के लॉन्ग होगा, क्योंकि अगर इसका पास एक्सिस P के लॉन्ग हुआ तब तो क्या होगा कि लाइट जो R से पास करेगा वो उसका फील्ड वाइब्रेशन वही रह जाएगा। अगर मान लो R का पास एक्सिस जो है P के लॉन्ग ही है तो जो लाइट फॉल करेगा R के ऊपर उसके सारे के सारे फील्ड वाइब्रेशन R के पास एक्सिस के पैरेलल होगा, वो हैप्पीली पास कर जाएगा। अब फिर जब Q पे फॉल करेगा तो फील्ड वाइब्रेशन सारा Q के परपेंडिकुलर होगा, तो फिर इंटेंसिटी 0 हो जाएगा। अगर ये R पूरी की पूरा Q के लॉन्ग होगा उस केस में क्या होगा, R और Q पे जो R पे फॉल करेगा तो सारा का सारा फील्ड वाइब्रेशन जो है वो R के पास से परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो R के बाद ही 0 हो जाएगा। Q के बाद तो 0 हो गई, R के बाद ही 0 हो जाएगा अगर ये R का पास एक्सिस Q के लॉन्ग हुआ तो। और अगर R और P के लॉन्ग नहीं हुआ फिर क्या होगा, मान लो P से एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पे इंटेंसिटी मान लो I है, तो यहाँ क्या हो जाएगा I cos का थीटा। और जब R से जब पास करेगा तो सारा का सारा फील्ड वाइब्रेशन जो है R के पास से पैरेलल हो जाएगा। अब वो जो लाइट फॉल करेगा तो वो सारे फील्ड वाइब्रेशन जो Q से होंगे वो 90 माइनस थीटा एंगल बना रहा होगा। तो जो यहाँ पे इंटेंसिटी अपीयर होगा वो होगा I cos स्क्वायर थीटा, तो इनिशियल इंटेंसिटी है इंटू कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सो यू विल हैव I So that means P और Q का तो परपेंडिकुलर होगा, पोलराइजेशन एक्सिस R is not parallel to P, not parallel to P, yes, not parallel to P. पोलराइजेशन एक्सिस of R is not parallel to Q, yes. पोलराइजेशन एक्सिस of P नहीं, ये गलत, तो A B C सही हो जाएगा। Is not parallel to P and is not parallel to P. Make some angle with P and Q both. A B C will be the correct answer. A B C will be the correct answer. ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अच्छा सब क्वेश्चन अलग अलग एरिया से है, मतलब है ना। आपका किस पे था पहले यार, अभी आपका पोलराइजेशन पे था, इसके पहले तुम्हारा किस पे था, इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पे था, 2 क्वेश्चन। ठीक है, ओके, एनीवे लेट्स सी इट। The PV diagram below shows 3 possible paths for ideal gas to reach final state F from initial state I. Which among the following statements is or are correct? Work done by gas is maximum along 3. देखो work done is what? You have, this is PV axis
and if this is your PV curve, this is your I and this is F, and you have a thermodynamic process where the system moving from I to F, at I you have Pi, Vi, and at F you have Pf, Vf, and of course you know the temperature also once you know P and V. So if the thermodynamic process is undergoing in such a way that PV is varying like this, then the work done is simply given by, work done is basically P dV, or this is nothing but, if I want to find out the work done as the system goes from I to F, then work done is nothing but is area under this curve, area under this PV diagram is this area. This is your P dV integrator. So work done by gas is maximum along path 3. Yes, see, if I draw like this, then area under this 3 will be of course more than area under the 2 and area under the 1, right? So area under 3 is highest, so work done is maximum along path 3. Minimum change in internal energy occur along path 2. Internal energy depends on a state. It doesn't depend on path. So the change in internal energy is going to be same for 1, 2 and 3. So this is incorrect. It's going to be same for 1, 2 and 3. Change in internal energy does not depend on the path you take, right? It depends on initial and final state, right? So state function. Maximum heat transfer for path 1. See, you have delta U is Q minus W. That's first law of thermodynamics. So when the Q is highest, so when W is highest, Q is least. But delta U is same for every path. So maximum heat transfer occur for path 1. For path 1, what do you have? W is least. Delta U is same for path 1, 2 and 3. So the path for which W is least, Q is highest. So this is correct. Heat transfer is path independent. No, it depends on the path. Basically, see, delta U is path independent and W is path dependent. So if this is path dependent, this has to be path dependent so that delta U remains path independent, right? Because if this is path independent and this is path dependent, then this will become path dependent. But you don't have delta U path dependent, it's path independent. So Q depends on thermodynamic process. Q depends on thermodynamic process. Of course, thermodynamic process depends on the path also. The path depends on thermodynamic process. Okay, let's talk about question number 36. थोड़ा सा देखो, मतलब बोर हो जाते होंगे मेरे क्लास में, इधर उधर का बात. एक्चुअली फिजिकल क्लास में जो होता था तो उसमें तो चलो थोड़ा बहुत आदमी इधर उधर का बात करता था, पर वो भी कम ही रहता था. मतलब फिजिक्स से रिलेटेड बात ही. अब मेरा जो एज ग्रुप है उसमें हम बकर नहीं काट सकते, बात समझो, ठीक है? तो मतलब ठीक है, बकर काटने का उम्र हम लोग का बीत चुका है. तो वी हैव टू स्टिक टू द पॉइंट, राइट? सो कांट हेल्प इट. सो आई डू टॉक फिजिक्स ओनली. तो आप लोग अगर बोर हो जाते हैं तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके थोड़ा कुछ और देखने लगी है ना. सो ठीक है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, राइट? सो सी 36 क्वेश्चन में क्या है. तो बाकी क्योंकि यूट्यूब चैनल में देखता हूँ तो बहुत लोग मतलब देखते हैं कि बकर करता है. इनफैक्ट 50% टाइम बकर ही करता है लोग. बकर मतलब इधर उधर का बात, अननेसेसरी टॉक. तो हमको लगता है कि हम लोग आउटडेटेड हो गए हैं इस सेंस में. बट ठीक है, मतलब फिजिक्स तो वी नो फिजिक्स एंड बाय गॉड्स ग्रेस. सो आई थिंक इट्स माय ड्यूटी टू impart the knowledge, the little knowledge that I have collected in my life. That's what I am doing. So see, 36 question number says the potential energy U as a function of R is shown below if a particular mass m1 and energy E1 from R very large compared to A, मतलब when R is very large compared to A, your potential energy is 0, and when the potential energy is 0, the particle is a free particle. It's not bounded, it's not undergoing any kind of interaction, right? Because you see at a very large distance your V is going to be, U is going to be 0. When U is 0 means the particle is not subjected to any kind of forces, right? Any kind of attraction or repulsion. So when R was very large compared to A, the particle was a free particle. Means whatever energy it was having, it was only kinetic energy.
whatever energy it was having, it was only kinetic energy. When R is very large, the energy E which you have, because the potential energy is 0, so your potential energy is 0, so whatever energy you have is only kinetic energy. U is 0 at R very large compared to it. So K was even initially and R was very large compared to it, and R is moving towards origin. As it moves towards origin, the moment it comes at A, your potential energy falls, it goes negative, means the body is subjected to attractive force. There is only one turning point. Yes, let me option एक और read कर लेते हैं. There is one turning point, and I'll answer all of them at a time by just telling you the story of this whole particle. So there is only one turning point. I'll tell you what is turning point. The velocity of particle start to increase at x equal to a and reaches maximum at r equal to c. Okay, the velocity of particle at r equal to a and r equal to b is equal. Okay, the particle get bounded if it elastically collide with a stationary particle of mass m2 at r equal to c, imparting momentum more than 2m2 even. Fine. Let's talk about the story. So particle is moving, and when it reaches point A, it is subjected to attractive kind of interaction. Why attractive? Because potential is turning negative. For attractive interaction, potential is negative, right? That's again a topic of discussion. ठीक है, काफी detail में इसको discuss किया जा सकता है. So when potential turns negative, the particle is subjected to attractive kind of interaction. So when the particle is here, beyond A, so what do you have here? You have this. Your energy is what? Your energy is now, this is your PE. PE goes negative. So this is your PE. And what? Your energy is even. Energy does not change. Energy is conserved quantity, right? So energy even again, energy even is what? U plus Ke. Or Ke is what? Even minus U, and U is negative. Beyond A, as the particle moves here, U goes negative. That means K becomes more than even. K becomes more than even, right? So when K becomes more than even, of course velocity starts increasing. Velocity starts increasing, and this U goes more and more negative, and it becomes most negative at point C. It becomes most negative at point C, है ना? मतलब सबसे ज़्यादा नेगेटिव कहाँ हो रहा है? At point C, R equal to C. So when U goes most negative, K become highest. जहाँ पे U सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा, सबसे ज़्यादा नेगेटिव with minus sign becomes सबसे ज़्यादा positive, right? So even minus U become highest when U goes to its minima. U goes to minima at point C. When U goes to minima, then K goes to maxima because even is constant. Total energy is constant. So of course velocity start increasing and reach a maximum at point C. ठीक, ये सही है. Velocity of particle at A equal to A and B. If this is A, this is B. So at A and B, at both the places, U is 0. So U is 0. That means at both A and B, K is even. When K is even, that means the velocity at A and velocity at B is going to be equal. So that's correct. Okay. As you go beyond B, what happens at this point? Let's call this point D. At point R equal to D, what happens? At point D, what happens? Your potential energy becomes more than energy. Beyond point D, your potential energy becomes more than energy. And what is K? K is even minus U. So U becomes more than even. U is positive now. Beyond B, U turns positive. And U becomes more than even. That means K is less than 0, which is not allowed. That means the particle cannot go beyond D. D के beyond नहीं जा सकता है. मतलब R equal to 0 to R equal to D is going to be classically forbidden region. This is forbidden. Why? Because K goes negative over here, which can't. That means the particle comes till this point and it has to rebound. It cannot go beyond that. उससे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि उससे आगे जाने का मतलब है कि K goes negative, which never happens. We are in the world of classical mechanics. K never goes negative.
So particle will go up till point D, because from point B potential start increasing. Potential start increasing means K start falling. Velocity will keep on falling and goes to 0 at r equal to D. And after that it has to return back. So there is only one turning point. It will return back, it will start going back, right? So, and there is no turning point on this side. There is no turning point on this side. It keeps on moving, right? So there is only one turning point. अच्छा, तो A, B, C तो सही हो गया. D वाला देखते हैं. Particle gets bounded if it elastically collides with another particle of mass m2 at r equal to c, imparting it momentum more than 2m2 even. देखो, particle bounded कब होगा? When energy goes negative. Bounded system का मतलब ये है कि energy goes negative. The energy goes like this. Energy goes negative. Particle bounded तभी होगा when energy goes negative. Right now energy is even. So it will get bounded only when E goes negative, means it has to lose energy more than E1. It has to lose kinetic energy by a magnitude more than E1. अगर मान लो energy ये मान लो यहाँ पहुँच के एक particle को hit करता है, hit करके ये अपना energy कई सारा lose कर जाए, it loses kinetic energy, right? More than E1, then of course kinetic energy, but it loses energy, not kinetic energy simply. It loses its energy more than E1, then in that case the energy falls below 0, right? So losing energy equal to E1 means what? Losing energy E1 means it has to give the second particle, it loses energy E1 to second particle. So that means if M2 gains energy E1, if M2 gains energy E1, that means it gains the linear momentum, which is equal to 2m2 E1. Means if it linear momentum lost by M1 will be equal to linear momentum gained by M2. So if M2 is gaining energy E1 more than E1, that means it is gaining momentum more than 2m2 E1. Means this momentum has to come from M1. That means if M1 loses momentum greater than, that is equivalent to saying that particle is losing energy more than E1. So if particle loses energy more than E1, then in that case the particle will get trapped, because energy goes negative in that case. When energy goes negative, it becomes trapped. See, if energy goes negative, graph will be like this, and then you have what? Then you have this is R min and this is R max, because the particle has to confine itself in this region. If it goes beyond R max, then Ke goes negative because potential energy becomes more than E. So the condition is the Pe or Pe has to be less than equal to E, and that happens only in this region. Pe is less than energy, so it will be trapped in this region, R min and R max. So I think this is also correct. Elastically का मतलब है जितना Ke M1 lose करेगा उतना Ke M2 gain करेगा, ठीक है? So that the total Ke is conserved. So all of them are correct. All of them are correct. All of them are correct. ठीक है? सैंतीस देखो क्या बोल रहे हैं. A particle moves in circular path in xy plane centered at the origin. If the speed of particle is constant, then angular momentum is. देखिए, this is your coordinate system. And you have the particle like this. ठीक है? Particle is the speed of particle is constant. The speed of particle is constant. And the particle like this. V is constant. Of course, direction keeps on changing. क्या बोल रहा है? The angular momentum is constant both in magnitude and direction. What is angular momentum?
this is R, angular momentum is R cross P, right? So this is L. So magnitude of L is what? R into mv, mvr, and direction will be, this is your R cross P is upward. So angular momentum का डायरेक्शन जो होगा z का डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड ये रहेगा और वो हमेशा सेम है, मतलब the magnitude will remain mvr and direction will be towards z axis. ठीक है, direction will be towards z axis. So angular momentum about origin is constant in both magnitude and direction. Correct. Now about 001 मान लो ये पॉइंट है. अब 001 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का अगर बात करते हैं आप, तो देखिए अगर मान लो 001 के अबाउट एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं, तो आपका r कैप r क्या हो जाएगा? r विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड this is no longer the position. So in that case r cross v will be what? R cross v will be perpendicular to r, of course. It will be this. मतलब एंगुलर मोमेंटम ऐसे रहेगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी है v, आपका r ये हो जाएगा. So r cross v will be what? Perpendicular to r. It will be like this. It will be like this. So what happens? Direction keeps on changing. Direction keeps on changing. Of course, the magnitude will remain same. Magnitude क्या हो जाएगा आपका? ये आपका, let's say it is r. The magnitude will be, magnitude of r will be r square plus 1 square and into mv, that will be the magnitude. So about 001 is constant in magnitude but not in direction. Correct. About 001 varies both in magnitude and direction. No, magnitude is remaining constant. About 001 is constant in direction but not in magnitude. ये भी सही है, गलत है, मतलब constant in magnitude not in direction. Here. So A and B is correct answer. A and B is correct answer. I hope you understand. सेमीकंडक्टर पढ़िए थोड़ा आप लोग थ्योरी, इसका ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आते रहता है. पीएन जंक्शन वाज फाउंड विथ हेवीली डोप्ड पी रीजन एंड लाइटली डोप्ड एन रीजन. द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेवल विल मोर इन एन साइड, मोर इन पी साइड, सेम इन बोथ साइड. पीएन जंक्शन, देखो डोपिंग जिधर ज्यादा होगा ना, उधर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर कम होगा, याद भी रखो और थोड़ा इसका थ्योरी पढ़ भी लो आप. ठीक है, जिधर डोपिंग ज्यादा होगा उधर विड्थ और डिप्लीशन कम होगा. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? हेवली डोप्ड इन पी साइड एंड लाइटली डोप्ड इन एन साइड. तो पी साइड में जो डिप्लीशन लेयर होगा वो छोटा होगा और लाइटली डोप्ड जो है उधर डिप्लीशन लेयर बड़ा होगा. क्या बोल रहा है ऑप्शन? विड्थ और डिप्लीशन लेयर विल बी मोर इन एन साइड. एन साइड लाइटली डोप्ड है ना, हाँ ठीक है. विड्थ और डिप्लीशन लेयर विल बी मोर इन एन साइड ऑफ द जंक्शन. Width of depletion level will be more in P side. No, P side is heavily doped, so width will be less. Width of depletion level is same on both sides. No, never. Doping के level का difference होता है, तो it's not same. PN junction reverse bias width of depletion level increases. Yes, this is correct. कैसे? Forward bias में depletion layer का depletion layer का width कम होता है और reverse bias में ज़्यादा हो जाता है. Right. So A and D is correct answer. A and D is correct answer. Quantum mechanics. अच्छा, देखो क्या बोल रहा है? The slit of width d in x direction, if a beam of electron accelerated in y direction to a particular velocity by applying a potential difference of 100 plus minus 0.1 kilovolt passes through the slit, then which of the following statement is correct? ये आपका x डायरेक्शन में स्लिट है और y डायरेक्शन में पार्टिकल जो है मूव कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज y डायरेक्शन, दिस इज x डायरेक्शन. x के लॉन्ग स्लिट है. स्लिट इज हैविंग द
विड्थ डी। क्या बोल रहा है बताओ? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्स डायरेक्शन बिफोर पासिंग द स्लिट इज 0। नहीं, एक्स डायरेक्शन स्लिट है ना जी, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 नहीं होगा, ये गलत है। The momentum of electron in x direction is h by d immediately after slit. These uncertainties, momentum uncertainty will be h cross by d, so this is correct. मतलब वो x डायरेक्शन में आपका जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगा वो d होगा, and you have delta p into delta x is in the range of h. See, I take delta x as d, so p which is in the range of delta p is h by d. So this is correct, B सही है। Uncertainty in the position of electron in y direction before passing the slit, y direction में uncertainty तो 0 होगा, y direction में uncertainty नहीं है। The presence of slit does not affect uncertainty in momentum in y direction, no, ये गलत है। Presence of do affect, नहीं, हाँ ठीक है। Presence of slit does not, एक सेकंड रुको, फिर से रुको। Yes, presence of slit does not affect, हाँ ठीक है। Presence of slit affect the uncertainty in position momentum in x direction, not in y direction, क्योंकि slit जो है x direction है, तो ये भी सही हो जाएगा। Presence of slit does not affect uncertainty momentum of electron in y direction, ठीक है। B, C, D will be correct answer. B, C, D is going to be the correct answer. 40, ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन लग रहा है। A free particle of energy E collide with one-dimensional square potential barrier of height V and width W, ठीक। Which of the following statement is correct? For E greater, देखो इसको समझो, अच्छा होता है, इससे आता है क्वेश्चन कभी कभार। You have, this is the barrier and you have the electron with energy E hitting the barrier. So when E is more than V, the transfer coefficient of particle across the barrier unity, no, अगर देखो E greater than V है, if E is more than V, so if energy is more than V, even then there is a finite probability that particle will turn back. यही तो क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है। क्लासिकल मैकेनिक्स सेज कि ये पार्टिकल कभी भी वापस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट इन एक्चुअल सिनेरियो वी सी कि पार्टिकल डू गेट रिफ्लेक्टेड। अगर 1000 पार्टिकल हिट कर रहा है, इवन इफ दे हैव एनर्जी मोर देन द बैरियर, ideally classically the particles should all pass the barrier, but we find that you do have some particle getting reflected back. So your transmission coefficient is not 1 even if E is more than V, and that's what classical mechanics fails to explain. So we need quantum mechanics, we need Schrodinger wave equation. So for E greater than V, transfer coefficient of particle across the barrier will always be unity is incorrect. It's not always unity. For E less than V, transfer coefficient changes more rapidly with W than V. The transfer coefficient is basically S minus, or K2 is nothing but what? 2m B naught minus E. Yeah. On H class. So this is E minus 2 L. L is the width. So width here is W basically. So what do you find? It will depend more on W. अगर W increase कर रहा है तो it will fall rapidly compared to basically E value. E का तो स्क्वायर रूट पे डिपेंड कर रहा है ना जी, तो W पे इसका जो चेंज होगा
it will change more rapidly with W than V. मतलब V या E जो भी है, तो इसका तो देखो V का तो अंडर रूट पे डिपेंड कर रहा है, माइनस E भी हो रखा है, लेकिन W पे तो डायरेक्टली मतलब इसका तो पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, तो T ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज वेरिंग मोर रैपिडली विथ रिस्पेक्ट टू W than with respect to the things which you have in under root. तो ये सही है, ठीक है. For E less than V, if V is doubled, transfer coefficient will be doubled. No. It's under root basically, and it's exponent. You don't have a linear relation. So this is incorrect. Sound reflection transfer coefficient is always 1. Yes, ये तो हमेशा होगा. तो यहाँ से 1000 पार्टिकल हिट कर रहा था, अगर 990 मान लो क्रॉस कर रहा है तो 10 रिफ्लेक्ट होगा. So number of particle reflected plus number of particle transmitted will be always equal to number of particle which is incident. So reflection coefficient plus transfer coefficient will always add up to 1. You don't have any particle getting destroyed basically. Okay? Particle don't vanish. They either pass through or they either get reflected. So R plus T is 1. So D is correct. So B and D are correct answer. B or D जो है ना correct. Okay. So we have done this MSQ. Now we will be doing NET 41 to 50 and then 51 to 60. ठीक है, अब NET करते हैं हम लोग. ठीक है, NET में भी 2 लेवल है, 41 to 50 1 मार्कर और 51 to 62 मार्कर है. ठीक है, ये देखो फूरियर सीरीज पे क्वेश्चन है, फूरियर सीरीज पे क्वेश्चन है. अब देखो फूरियर सीरीज का ना कई बार हम लोग फार्मूला में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और फार्मूला कई बार याद भी नहीं रहता. जैसे हमको तो पर्सनली मतलब फार्मूला थोड़ा सा इसका कम याद रहता है. ठीक है, सो समटाइम्स वी माइट कमिट मिस्टेक और वी मे गेट कंफ्यूज. तो आपको एक तरीका बताते हैं जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको. ठीक है, इसमें हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. ठीक है, बाद में फार्मूला भी याद रखो, आप फार्मूला याद करोगे तो जल्दी हो जाएगा. फार्मूला पुट किए निकाल लिए B2 का वैल्यू. ठीक है, बट अगर फार्मूला भूल गए तो कैसे करेंगे वो देखिए. fx जो है it is x between 0 to pi and beyond pi let's assume that it doesn't exist, it's vanish, and below 0 also it vanishes suppose. ठीक है, तो if I write this f, हमको B2 चाहिए ना. ये क्या हो गया, ये जो दिया हुआ है हमें, हम इसलिए बता रहे हैं ना कि यूजुअली तो होता है n pi x by l, इसमें 2n pi x by l लिखा हुआ है. तो कैसे करोगे आप. ठीक है, दिस इज, अच्छा ये तो लिखा है, जिसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. सपोज करो कि दिस इज fx राइट. नाउ आई वांट B2. मैं इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें तो ऐसे लिखाएगा a0 by 2 a1 cos. अच्छा यहाँ पे जो ये 0 to l है, ये 0 to pi है, तो हमें जो है l को पाई से रिप्लेस करना पड़ेगा. सो यू हैव बिटवीन 0 to pi, तो एक जनरल फार्मूला दिया हुआ है. ठीक है, तो अगर इफ l is pi, if I replace l with pi, this becomes what, cos 2nx and this will be bn sin 2nx. तो हमें B2 निकालना है. So if I put n equal to 2, this will be sin 4x, right? So if I multiply the whole thing, say fx and sin 4x, right? sin 4x से गुना कर लो और फिर you just integrate it. You integrate it over 0 to pi. You integrate it over 0 to pi. तो ये क्या हो जाएगा, a0 by 2 sin 4x dx 0 to pi. ठीक है, and here we have what, here we have integral an cos 2nx and sin 4x dx 0 to pi, of course, and plus n equals to 1 to infinity, and we have bn integral sin 2nx sin 4x dx from 0 to pi. ठीक, good.
What do you think this value is? See, sin 4x, what is the sin x का जो period होता है वो क्या होता है? 2 pi होता है. In general, if you have sin ax, its time period is going to 2 pi by a. So here if I write sin 4x, its period is going to be 2 pi upon 4. I can say pi by 2. Pi by 2. So, and you know one more thing, if you have a periodic function like this, and you integrate it from 0 to nt where n is some integer, and t is the time period, so this is nothing but, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, इसका फार्मूला याद भी रखो यार, समझो ना, मतलब you should be good at mathematics, ठीक है. So if I just multiply it, this will be a naught by 2, and we can take out 2, and this is 0 to pi by 2 sin 4x. Similarly, I can take 2 outside here also, because sin x and anyway, ठीक है, मतलब this is okay. So and one more thing, if we integrate sin 4x from 0 to its time period, it is going to be 0. Same is true for cos x. अगर sin x dx 0 to 2 pi is 0, so sin 4x 0 to pi by 2 is 0. मतलब you know this, must know this, sin nx and 0 to is going to be 0. Same is true for cos nx. Same is true for cos nx. And if you have cross multiplication, sin nx and cos nx, sin nx and cos nx, you have something like this, 0 to say 2 pi, we know this, we know from quantum mechanics. तो ये सब अभी बता रहे हैं, लेकिन आपको पता होगा तो फटाफट करते जाएंगे, ये भी जरूरत है. Whatever be the value of m and n, whatever be the value of m and n, and we have this formula also, we say sin nx, cos nx, sorry, sin nx and sin mx 0 to 2 pi or 0 to time period, 0 to 2 pi or 0 to time period dx is going to be what? Is going to be is 2 pi by n basically, or time period, say time period. This is going to be 0 if m is not equal to n, and if m is equal to n, it's going to be t by 2. If m is going to be n, if m and n are equal, it's going to be time period upon 2. ठीक है, तो ये सब इंटीग्रल आपको अगर पता होगा, you can quickly say this is 0, this is identically 0, and on this side we have what? We have b2, and we have 0 to pi and sin 4x. n equal to 2 वाला जो है वो नॉन जीरो रहेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, बिकॉज sin 2x into sin 4x, sin 6x into sin 4x, sin 8x into sin 4x, their integral are all 0. ठीक है, I hope you are getting it, or you can just use formula. ठीक है, see from book and use the formula. Take sin square 4x, sorry, and we will use this. The sin 4x has got a time period of pi by 2, so it's twice of pi by 2, so it's 2b2 0 to pi by 2 sin square 4x dx, and this is, you just remember this, or you can prove it also, it's going to be t by 2, time period by 2, so it's going to be pi by 4, or you can say it's b2 into pi by 2. Okay, now let's come to this side. You have fx, fx is x here, so let's find out. Use integration by parts, it will be x by 4 minus sin cos 4x plus एक और इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इट विल बी 1 by 16 due to pi. So if I find out, if I put pi here, cos 4 pi is going to be 1, so it's going to be pi by 4, and if I put 0, it's going to be 0, and this is 0, and that is equal to b2 into pi by 2, so b2 is simply minus 1 by 2, it's minus 0.5, or you can use formula, you can use formula to find it, but you must know this also, b2 is going to be 1 upon pi x sine, you can use this formula, you'll get the answer.
Okay, so it's going to be minus 0.5. I must know how the formula is coming. ठीक है, आप या तो फार्मूला कैसे आ रहा है वो भी आप जानेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. Okay, let's go to next question. MP है मैथमेटिकल फिजिक्स, कम आता है, पहले ज़्यादा आता था. कंसिडर, बड़ा करें इसको, ठीक ऑलरेडी बोला. Consider a function fx y equal to x cube plus y cube, a y dependent parabolic curve x square plus 1. The total derivative of f with respect to x. कैसे करोगे? एक तो ऑप्शन है कि y की जगह पे वैल्यू पुट कर लो, एक तो है कि y की जगह पे वैल्यू पुट कर लो. fx इक्वल टू दिया हुआ है, सॉरी, एक तो तरीका ये है कि y की जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए, y एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको, ये कर लो. ठीक है, इसका टोटल डेरिवेटिव निकाल लो, सिंपल रहेगा. f is function of x only, so this is 3x square plus thrice of x square plus 1 square into 2x and x equal to 1. So this will give me what? 3 plus 12, 15 आ जाएगा. ऐसे आप कर सकते हो. आंसर मिला ले, पर वो सीट ही नहीं लाए हैं, छोड़ दिए बाहर. कोई बात नहीं, यही आंसर होगा. ठीक है, ओके. ये तो अदर वेज हो. 42 क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है. Consider a function fx y equal to x cube plus y cube, where y represents a parabolic curve x square plus 1. The total derivative of f with respect to x at x equal to 1 is. आपको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है. अब इसमें देखो, ऐसे तो मतलब तरीका तो ये है कि आप अगर टोटल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, देखो अगर जैसे मान लो फंक्शन है f x y z का, ठीक है, एंड x y z इज अ फंक्शन ऑफ t, सपोज x y z इज अ फंक्शन ऑफ t, then in that case we write df by dt, total derivative of f with respect to t is given like this. ये जनरल फार्मूला है, ये इन जनरल फार्मूला है, प्लस ठीक है, समझ लो. लेकिन यहाँ पे मान लो, यहाँ पे क्या है कि यू आर गिवन अ फंक्शन ऑफ x एंड y, and y is a function of x, and we want the total derivative of f with respect to x. So here you can say t is x, so dx by dx is 1, right? So the formula converts to this, and ये फार्मूला हो गया ना. ये एक तरीका है, ठीक है. दोनों तरीके से बताते हैं आपको. अब डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर. ठीक है. एंड डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू y 3y स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा आपका 2x. अब आप x इक्वल टू क्या 1 पे इसको निकालो. तो पहली बात तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ठीक है, x इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा. तो आप पुट करो वैल्यू, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 स्क्वायर. अब 3 गुने 2 स्क्वायर, 4 गुने 2, 4 3 12 दूनी 24 और 3 27. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली y को रिप्लेस कर दो इससे, ठीक है, एंड यू जस्ट फाइंड आउट दिस. f बिकम फंक्शन ऑफ x ओनली, सो दिस विल बी 3x स्क्वायर. सेम चीज ही है, and you put x equal to 1. So this is 3 plus 1 plus 1 का स्क्वायर
4 मिनट, इट इज 27, ठीक है, ओके। किसी भी तरह से कर लो, दोनों एक ही चीज है। तो कई बार y एज ए फंक्शन ऑफ x इतना सिंपल नहीं रहता है, तो जो पहले वाला फार्मूला लिखा है ना वो यूजफुल हो जाएगा। ये देखो, दिस क्वेश्चन जैकोबियन क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट यू शुड डू इट। जैकोबियन इज नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट इसे कभी भी कोऑर्डिनेट चेंज करना है या कहीं भी यूज हो सकता है। तो मैथमेटिक्स आपको शुरू से ही बता रहा है, मैथमेटिक्स एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फिजिक्स के अंदर। अगर आप मतलब इफ़ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स, तो आप जो भी काम करते हैं साइंटिफिक फ्रेटर्निटी में या कहीं भी कोई रिसर्च करते हो, कुछ भी करते हो, तो जब लार्जर मास से आपके सामने बैठेगा एंड यू वांट टू एक्सप्लेन देम व्हाट यू हैव डन, योर वर्क, आप अपने वर्क को एक्सप्लेन करेंगे, करना चाहेंगे, तो आपके पास ना मैथमेटिक्स एक ऐसा हथियार है ना, मतलब जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, कभी सीनियर और काफ़ी M.Sc बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं बार तो देखो फिजिक्स से समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैथमेटिक्स यूज करके कर दिया, हेंस प्रूव्ड HS, LHS, RHS बराबर। तो मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप लार्जर मास को कन्विंस कर सकते हैं। जब वो दिख जाता है ना LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, सबका बोलती बंद हो जाता है। आप फिजिक्स से समझाते रहो LHS इक्वल टू RHS, जो इंटेलिजेंट है, जो थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डाल रहा हो तो समझेगा, बाकी कहेगा अरे यार क्या बता दिया, थ्योरी से बना दिया सवाल को। तो मैथमेटिक्स इज वेरी इफिशिएंट टूल ऑफ कन्विंसिंग पीपल, ठीक है। और दूसरा बात कि नेचर हैज मेड दिस यूनिवर्स एंड नेचर हैज एक्सप्रेस्ड इट्स लॉज इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। सो इफ यू आर गुड एट मैथमेटिक्स इट इज एज, ठीक है। बहुत कम फिजिक्स के लोग ऐसा हुए हैं जो काफ़ी अच्छा है फिजिक्स में भी और काफ़ी अच्छा है मैथ्स में भी, ठीक है। सो यू हैव टू बी वन ऑफ देम, ठीक है। आपको फिजिक्स और मैथ दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, तो यू विल बी वेरी स्पेशल वन, ठीक है। हाँ, अच्छा नाम भी करेंगे आप। देखो क्या लिखा, ए रेक्टेंगुलर एरिया A1 is formed by two vector x vector and y vector. A new set of vector representing A2, I think left side is A1, left right side is A2, हाँ ठीक है, फिगर 2 लिखा हुआ है, are given as U1 equal to x vector, U2 equal to kx plus y vector, k is dimensionless constant, Jacobian of you have to find this, Jacobian of U1 U2 with respect to x y, सिंपल फार्मूला होता है, है नहीं इसमें, Jacobian of formula is या इसका कॉन्जुगेट, इसका वो ट्रांसपोज ले लो, या इसका आप ट्रांसपोज ले लो, और सिंपली राइट लाइक दिस, सॉरी, या ठीक है, ऐसे है ना, कोई भी एक स्टिक करो, यूजुअली हम इसको स्टिक करते हैं, या आप अपना एक आदत बना लो, ये तो कन्फ्यूजन रहेगा, है ना, ठीक है, एक को फॉलो करो, क्योंकि ये देखो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल। अगर इसको ए बोलेंगे मैट्रिक्स तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, ये ए का डिटर्मिनेंट तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है, ऐसा बोथ द फॉर्मूला वर्क्स, ठीक है। अब देखो u1 इक्वल टू x1, u1 इक्वल टू kx1, kx प्लस वाई दिया हुआ है, नहीं x और y है, ओके, सॉरी भाई, मैंने ऐसे लिख दिया है, ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, ठीक है, सही कर लेना है, ठीक है, x है ये y है, ठीक है, कोई नहीं, मिटा नहीं रहे, अब लिखे हैं, बहुत टाइम लगेगा। So du1 by dx is what? 1. अच्छा, du1 by dy is 0. It doesn't contain y. u2 में x y दोनों हैं. So it is k and this is 1. So this is what? This is 1. So
this is going to be this is 1, right? Jacobian is going to be 1. Jacobian is going to be 1. Okay, that means your ये दोनों equal होगा area element. Okay, let's go ahead. ये देखिए क्या बोल रहा है. A particle isotope has half-life of 5 days. In 15 days, the probability of decay in percentage will be. Okay. Probability of decay. एक काम करें पहले probability density निकालते हैं. पहले probability density निकालते हैं. Suppose we have this formula. Radioactive decay is first order reaction. So we have dN by dt equals to what? Lambda n, right? Lambda n. Or you can say the amount of particles minus lambda decaying in dt time interval is how much? That is going to be minus lambda n dt, right? Or the probability of decay, this is number of particles decaying, amount of particle or number of particles, you can say. Number of particles decaying in dt time is this. So probability of particle decaying, or to each particle decaying, ये तो the number of particles decaying in dt time हो गया ना. Total number of particles is n naught, right? So probability of particle decaying in dt time would be what? Would be dN by n naught, or you can say lambda n by n naught dt. That is the probability of particle decaying in dt time. But we have to find out this probability of particle decay in 15 days. So this is your Tp. So I'll integrate this. I'll integrate this for 15 days, and that is minus lambda n by n naught dt. Yeah. Yes. And n is what? So this will be okay. All this will be minus lambda, and this will be e to the power minus lambda t upon lambda 0 to 15 days. So half life is what? Lambda is what? Lambda is ln 2 by t half. All right. So this will be simply e to the power minus lambda t, and we have to integrate it from 0 to 15. So lambda is ln 2, and less t half is 5 days. So this will be e to the power minus log 2 by 5 days
and we have 15 minus 1. If I put 0, e to the power 0 is 1. So this is what? This is e to the power minus 3 ln 2 minus 1. I think minus sign, we have to get rid of it. This is what? This is 1 by 8 minus 1, minus 7 by 8. The probability has to be positive. Probability has to be positive. So, yeah. So we'll take probability as positive. I think I have committed some slight mistake. वो कहीं पे मतलब पॉजिटिव ही आना चाहिए था इसको एक्चुअली, ठीक है. परसेंटेज में आप देखेंगे तो ये आ जाएगा. आप फाइंड आउट करके ना वो बताना कहाँ पे मिस्टेक हुआ है. आंसर शुड बी पॉजिटिव. ये क्या आ जाएगा 700 बाई 8. ये क्या हो जाएगा 8 8 64, 8 7 56, 87.5. I think I have committed mistake over here. Probability ये n तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, dt भी पॉजिटिव रहेगा, टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस. I think I should take this as positive since I am talking about probability. I am talking about probability. As much. ठीक है, okay. Okay, fine. ठीक. 44 क्वेश्चन हो गया. कोई दिक्कत तो पूछना भैया. ये देखिए क्या बोल रहा है. In a photoelectric experiment, both sodium and tungsten metals are illuminated by ultraviolet light of same wavelength. Ultraviolet light of same wavelength. If the stopping potential for tungsten is measured as 1.8 volt, the value of stopping potential is. देखिए क्या होता है. You have this metal, right, and you have the radiations falling. Radiation fall करता है. If suppose radiation has got energy of say h nu, then the electron which gains this h nu has to overcome a work function. मतलब उसको एक वर्क फंक्शन, एक बैरियर है सरफेस पे, एक बैरियर है, इट्स कॉल्ड वर्क फंक्शन. So if you give electron energy h nu, then it has to overcome the work function. It will come out with the Ke, and that Ke is equal to h nu minus work function. Right? अब इस इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो अगर आप एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगाओ, एक नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे रखो, क्या होगा. ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली द अमाउंट ऑफ potential which you have to apply Vs such that the particle does not reach the other electrode. So of course this should be equal to the amount of potential difference which you should apply should be equal to this EVS, right? EVS. समझ में आ रहा है. तो इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8 का मतलब हो जाता है कि 1.8 EV VS is 1.8. अब इसमें देखो एक चीज समझो, एच न्यू दोनों के लिए सेम है. आई डोंट नो एच न्यू फॉर एच न्यू ही निकालना है बेसिकली, नहीं सॉरी, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है. सो एच न्यू इज व्हाट? एच न्यू इज वर्क फंक्शन प्लस ईवीएस, राइट. और यहाँ पे दो मटेरियल ले लिया, सोडियम और टंगस्टन, तो दोनों के लिए ही जो इनकमिंग इंसिडेंट लाइट है उसका एनर्जी तो सेम रहेगा, फोटोन का एनर्जी सेम रहेगा. सो डब्ल्यू प्लस ईवीएस फॉर बोथ टंगस्टन एंड सोडियम इज गोइंग टू बी equal to the amount of energy the photon has when it hits the metal. मतलब जो energy carried by one photon in this ultraviolet light. तो W जो है आपका इसका कितना है वर्क फंक्शन सोडियम का 2.3 EV. और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है नहीं पता है हम लोग को, नहीं पता है. टंगस्टन का वर्क फंक्शन कितना है 4.5 EV. और स्टॉपिंग पोटेंशियल टंगस्टन कितना है 1.8 EV. सो दिस इज व्हाट? दिस इज 4.5 प्लस 1.8, 6.3 EV, राइट. सो EVS comes to be 6.3 minus 2.3, 4 EV. So VS is nothing but 4 volt.
टू बी 4 वोल्ट। समझ में आ रहा है चीज? इज गोइंग टू बी 4 वोल्ट। कोई परेशानी हो हमेशा आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स क्या क्या है भाई? .01 001.1 ऐड करिए, 1 1 क्या हो गया 0 एंड 1 एक और, मतलब 9 एक 9 + 1 10 होता है, तो 0 लिखते हैं और एक हाथ में रखते हैं, उसको नेक्स्ट एडिशन में जोड़ते हैं, तो 1 1 0 हो गया। बाइनरी सिस्टम है ना, जैसे 6 + 4 क्या लिखते हो 10, और एक हाथ में रख लेते हो, 0 लिखते हो एक हाथ में रखते हो, और जो एक और एडिशन करते हो उसमें फिर एक जोड़ते हो, ठीक है। वैसे 1 1 हो गया 0, हाथ में एक हो गया। अब 1 और 0 1, और जो हाथ में एक था उसको जोड़ोगे तो फिर 1 1 0 हो जाएगा, फिर हाथ में एक आ जाएगा। फिर वो 0 + 1 1, और हाथ में जो एक था उसको जोड़ोगे तो 0 0 + 0 0, और हाथ में एक जो है वो जोड़ दोगे 1 हो जाएगा। 0 1 10 और 10, सिंपल बाइनरी एडिशन ही होता है, ठीक है। जैसे आप डेसिमल में करते हो ना वैसे ही है, ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट आयन इन Na+ इन NaCl। देखो सेकेंड नियरेस्ट तो मतलब 4 4 4 12 होगा। इसका एक डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने से अच्छा इसको दिखा देते हैं, सेकेंड डायग्राम से क्लियर हो जाएगा ज़्यादा। 12 होगा आंसर तो, सेकेंड नियरेस्ट। और NaCl क्रिस्टल का ही देख लेते हैं ना, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या आ गया, गूगल किया हम, NaCl ये दो, ध्यान दो। ये देखो सोडियम है, ठीक। अब अगर हम इसका नियरेस्ट सेकेंड नियरेस्ट का बात करेंगे तो सेकेंड नियरेस्ट कौन कौन सा होगा बताओ? सेकेंड नियरेस्ट विल बी व्हाट? सेकेंड नियरेस्ट नियरेस्ट है वो तो ये हो गए ब्लू वाले क्लोरीन वाले, है ना, 1 2 ये सब तुम्हारा ए दूरी पे है, ये नियरेस्ट हो गया। ये भी नियरेस्ट सब ए का दूरी पे है, ठीक है, सब ए का दूरी पे है। और कितना हो गया जी 4 और 2 6, तो नियरेस्ट तो 6 हो गया। सेकेंड नियरेस्ट कौन सा होगा? सेकेंड नियरेस्ट ये सब होंगे, कितना दूरी पे होंगे ये? सेकेंड नियरेस्ट ये √2a दूरी पे होगा, √2a दूरी पे होगा, ठीक है। ये सब सेकेंड नियरेस्ट हो जाएगा। 4 पर यहाँ पे सेकेंड नियरेस्ट, ठीक है। सोडियम वाला जो है सेकेंड नियरेस्ट हो जाएगा। सॉरी, हाँ ये सेकेंड नियरेस्ट हो जाएगा, तो इससे बोल रहा सेकेंड नियरेस्ट, ये सब a/√2 दूरी पे है, ये सेकेंड नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब सेकेंड नियरेस्ट हो जाएगा √2a दूरी पे। कितना बन रहा है देखो, तुम्हारा 4 तो इस प्लेन में हो गए, 4 इस प्लेन में हो गए, और 4 फ्रंट फेस पे हो गया, फ्रंट फेस इस पे या इस सरफेस पे 4 हो गए, इस पे 4 हो गया, इस पे 4, 12 हो जाएंगे, टोटल 12 हो जाएंगे। तो सेकेंड नियरेस्ट 12 हो जाएगा। नियरेस्ट क्लोरीन होगा वो 6 है, ठीक है। समझ गया ना डायग्राम में?
ये जो सोडियम वाला है ना √2a दूरी पे, वो सबसे सेकंड नियरेस्ट है, ठीक है। ओके ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन हम देखे थे, ये क्वेश्चन सही नहीं है यार, पता नहीं कुछ लोग इसको कर भी दिए हैं यूट्यूब पे, पता नहीं क्या किए हैं वो लोग। मैं देख रहा था कि कोई लोग किया है क्या इसको, लेकिन ये गलत है। और इसमें क्वेश्चन सिंपल है बेसिकली। देखो ये ग्राउंड है तो यहाँ ग्राउंड हो जाएगा, सिंपल बात है। करंट विल ऑल फ्लो एंड दे विल ऑल गो टू ग्राउंड, तो यहाँ जो ग्राउंड का पोटेंशियल वो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ग्राउंड का पोटेंशियल 0 आ जाएगा, और यहाँ भी ग्राउंड है, सो नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस। सिमिलरली नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस, राइट। सो वी नॉट इन ए वे, अगर कोई पूछेगा जबरदस्ती तो 0 ही होगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, वो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, डोंट हैव एनी पोटेंशियल डिफरेंस, यू डोंट हैव एनी पोटेंशियल डिफरेंस। So this is open question. मेरा हाथ ऊपर, ठीक है। If you have any idea, you can just let me know. But as far as me is concerned, the question is not correct. Or if even if the question is correct, then it is 0 volt. ठीक है, बताइए गलत है, ठीक है। मतलब IT वालों ने इसमें वो आंसर दे रखा है, but I don't know how they have got it. ठीक है, जबरदस्ती तो कुछ नहीं किया इसका ना, जब कुछ है ही इसमें तो। A cylinder contains 16 gram of O2. The work done when gas is compressed 75% of its original volume. 16 ग्राम मतलब क्या? O2 का मोलिकुलर मास क्या होता है? 16 16 32, मतलब हाफ मोल। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन at constant pressure, constant temperature is what? We have this PdV, and P is what? NR nRT by V, and T is remaining constant, so nRT, and V is going from V naught 75%, 3/4 V naught, V naught to 3/4 V naught. So this would be nRT log 3/4, not minus. नेगेटिव होगा, कंप्रेस हो रहा है, नेगेटिव होगा, ठीक। हाँ करते हैं इसको, क्या आ रहा है? N is 0.5, R का वैल्यू 8.314 होता है, टेम्परेचर 27 डिग्री को केल्विन में बदल दो, 273 प्लस 27 300 केल्विन, और log 3/4 करते हैं इसको, कितना हो जाएगा? 0.5 गुने 8 गुने 300 गुना ln 358, जूल, 358.77 जूल। आंसर को भी ला लें, ठीक है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये देखो 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When sunlight is focused on the paper using biconvex lens, it starts to burn in shortest time if lens is kept at a 0.5 hour bit. अच्छा ठीक है। If the radius of curvature of the lens is 0.75, the refractive index of the material is, देखो ये पेपर है तुम्हारा, ये बर्न कब करेगा? जब लेंस तुम यहां से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्ज मतलब बिल्कुल पॉइंट ऐसे कन्वर्ज करेगा ना जी। तो ये सिचुएशन तभी होगा जब लेंस जो तुम्हारा है वो फोकल लेंथ पे होगा, पेपर से उसका जो हाइट है वो फोकल लेंथ के बराबर होगा, तभी नहीं इस तरह से कन्वर्ज करेगा।
मतलब फोकस, फोकल पॉइंट डिफाइन ही ऐसे करते हैं हम लोग. वी डिफाइन फोकस इज द पॉइंट एट विच द पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन द लेंस कन्वर्जेज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. तो दिस मस्ट बी अ फोकल पॉइंट. जो बर्निंग पॉइंट है वो फोकल पॉइंट होना चाहिए. मतलब लेंस जो है पेपर से एफ हाइट पे होना चाहिए. सो एफ हाइट पे होना चाहिए. तो फोकल लेंथ क्या हो गया एक तरह से, ये 0.5 हाइट पे है तो फोकल लेंथ है 0.5 मीटर. अब फार्मूला देखिए क्या है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. ये आपका लेंस है. तो ये जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये इसको एक्सटेंड करेंगे, जो स्फेयर बनेगा वो r1 हो गया. और इसको एक्सटेंड करेंगे, जो स्फेयर बनेगा वो r2 हो जाएगा. ठीक. तो बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो r1 इक्वल टू r2 ले लेंगे हम लोग. और r1 चूंकि ऑप्टिक सेंटर के राइट साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे, और r2 चूंकि ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव लेंगे हम लोग. So we'll take r1 as plus r and r2 is minus r. So this will be what? Mu minus 1 into 2 by r. So I can say mu minus 1 is what? R by 2f. And radius of curvature is what? 0.5. And f is radius of curvature is 0.75. And f is 0.5. So it is 0.75. Or you can say mu is 1.75. ठीक है. तो mu is 1.75. क्लियर है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है. अब 10 क्वेश्चन और रह गया 51 to 60 करते हैं फिर. ठीक है. अब देखो 10 क्वेश्चन और रह गया है. ठीक है. 51 to 60 ये नेट लेवल 2 है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा. ठीक है. तो 10 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का नेट लेवल 2 रहेगा. देखो क्या बोल रहा है 51 क्वेश्चन नंबर. कंसीडर ए क्लोज ट्रायंगुलर कंटूर ट्रैवर्स्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मतलब काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है. ट्रायंगुलर जो कंटूर है वो काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. ठीक है. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी एल इवेल्युएटेड अलॉन्ग दिस कंटूर फॉर द फील्ड दिस इज. निकाल सकते हैं हम लोग. एक तो तरीका है कि तुम ओपी पी क्यू और क्यू ओ पे आप निकालो क्या लाइन इंटीग्रल, मतलब तीनों लाइन पे. और दूसरा तरीका है कि आप चाहो तो ग्रीन्स थ्योरम यूज कर लो. ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलता है? ग्रीन्स थ्योरम बोलता है कि Green's theorem says that if you have f dot dl of this form, m dx plus n dy, then this is equal to this, right? So here your if I write f dot dr, dr और dl दोनों ही यूज होता है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? your f is y I cap and minus x j cap dot dr. dr क्या हो जाएगा? dxi plus dyj. एक तरह से क्या हो गया? y dx माइनस एक्स डी वाई, है ना. और यहां पे m क्या हो गया? y. n क्या हो गया? माइनस एक्स. n हो गया माइनस एक्स. ठीक है. सो ये क्या हो जाएगा? dn बाई डी एक्स. dn बाई डी एक्स क्या हो गया? -1. ठीक. और dm बाई डी वाई अगेन 1. सो इस विल बी -2. And this is nothing but area of the triangle. This is nothing but area of the triangle. ठीक है. तो आपका ये 2 यूनिट है, यहाँ से ड्रॉप कर दो परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो जाएगा. तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 1 यूनिट हो जाएगा. तो π/4 एंगल है तो ये भी 1 यूनिट हो गया. ठीक है. सो दिस इज -2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट
-2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या मैच भी कर लेते हैं, -2 विल बी द आंसर। ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है जी। हम लोग ग्रीन्स थ्योरम यूज किए। C is the curve along which the line integral has to be carried out, and S is the plane surface bounded by the curve C. S is the plane surface bounded by the curve C. ठीक है, and C is said to be oriented in positive direction if a observer walks along the periphery along the orientation, the surface would lie on the left. ठीक है, okay, fine, good. आगे चलें। एक और एमपी का क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है। ए हेमिस्फेरिकल शेल इज प्लेस्ड ऑन XY प्लेन सेंटर्ड एट ऑरिजिन। ठीक है, फॉर द वेक्टर फील्ड E इक्वल्स टू -YEX प्लस XCY अपॉन X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डेल क्रॉस E डॉट DA ओवर द स्फेरिकल सरफेस। सरफेस इंटीग्रल का बात कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, डेल क्रॉस सी डॉट NDS। ठीक है, DA वेक्टर इज NDS। ठीक है, हम यूजुअली ऐसे लिखते हैं। तो हम लोग इसमें एक चीज और समझो, ये पता नहीं क्यों ऐसे क्लोज सरफेस का सिंबल दिया है, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल सरफेस तो ओपन होगा ना, हेमिस्फेरिकल सरफेस तो ओपन होगा। ये जो राउंड साइन दिया है ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोज सरफेस लेगा तो क्लोज सरफेस में तो आंसर 0 हो जाएगा, गॉस थ्योरम लग जाएगा। हेमिस्फेरिकल सरफेस दिया है, हेमिस्फेरिकल सरफेस तो ओपन होता है। ठीक है, वो जो हम बोले कि 0 हो जाएगा वो थोड़ा सा गलत बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना ऑरिजिन पे ब्लो कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट हो रहा है, तो गॉस डिवाइस थ्योरम लगेगा नहीं इस पर। मतलब अगर हम लोग एक हेमिस्फेरिकल सरफेस विद बेस ले लेते हैं तो दिक्कत, बट ठीक है, ये ओपन सरफेस, हेमिस्फेरिकल सरफेस ओपन सरफेस, डोंट हैव क्लोज सरफेस, तो इसमें लोग स्टोक्स थ्योरम लगा सकते हैं। वी कैन यूज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम इसी के लिए लगता है। सो दिस इज नथिंग बट E डॉट dr, E डॉट dr। ठीक है, E डॉट dr। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ। E is this, E is what, E is, अब ये जो यहाँ पे सरफेस क्या है, हेमिस्फेयर, और जो लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट होगा वो किस पे इवेल्युएट होगा, उस हेमिस्फेयर के बाउंडिंग कर्व पे। लाइन इंटीग्रल जो इवेल्युएट होगा उस हेमिस्फेयर के बाउंडिंग कर्व पे इवेल्युएट होगा, इस पे। You have to evaluate on this bounding curve. ये आपका S is this, C is the bounding curve of S, C is the bounding curve of S। ठीक है, तो जो C होगा, C will be evaluated on this curve, bounding curve is this। C is the bounding curve, right? So you have what? You have E is given by minus yi cap plus xj cap, this, right? अब अगर हम लोग किसी पॉइंट का बात करते हैं तो एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व इज गोइंग टू बी व्हाट, any point on this curve would be, if A is the radius, and any point on this curve would be given by A cos theta and A sin theta। You can write like this। ठीक है, तो अगर यहाँ पुट करें हम लोग तो क्या आ जाएगा, A sin theta I cap plus A cos theta j cap upon A square। This would be 1 by A, and we have minus sin theta I cap
प्लस cos थीटा j कैप। एंड व्हाट इज दिस, ये है क्या बताओ? व्हाट इज दिस वेक्टर? दिस वेक्टर इज वेरी फेमस वन। देखो अगर r के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में कोई वेक्टर ड्रा करते हैं, इफ आई ड्रॉ dr वेक्टर, or say if I draw not dr, let's draw a vector er cap. So er cap is what? Er cap is unit vector in direction increasing r. Er cap is unit vector in direction increasing r, right? So this will be written as what? Unit vector in this direction. So 1 cos theta I cap plus 1 sin theta j cap. We can write like this. Cos थीटा मतलब यूनिट वेक्टर, ये 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया ना, 1 cos थीटा आई कैप 1 sin थीटा जे कैप, ठीक है। अब अगर हम लोग ई थीटा वेक्टर का बात करें, वी टॉक अबाउट ई थीटा वेक्टर वुड बी इन दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, सो इट विल बी 90 डिग्री टू द ई आर वेक्टर। सो व्हाट यू राइट ई थीटा वेक्टर विल बी 1 cos theta plus pi by 2 I cap and 1 sin, जो हम लोग लिखते हैं यूजुअली, so this will be what? Minus sin theta I cap plus cos theta j cap, नहीं? So this is nothing but E theta vector, right? So this would be 1 by a e theta dot dr. अच्छा dr वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है, dr वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। dr वेक्टर भी आपका इसी डायरेक्शन में होता है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 by a dr, या आप ऐसा करिए कि इसको dr वेक्टर को आप ऐसा लिख दो, we can write dr वेक्टर as say ds, मतलब दिस इज योर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ds e थीटा, सो आई कैन राइट ds इज दिस लेंथ ऑफ कर्व, राइट। तो ये r होता है, ये r प्लस dr हो गया, तो ये dr हो गया, ठीक है। एंड इनटू, सो e थीटा डॉट dr इज गोइंग टू बी, सॉरी इसको ऐसा लिखो 1 by a e theta dot ds e theta. So e theta dot e theta is going to be 1. So 1 by a ds, and length of curve is what? A d theta. So this will be d theta, and it will be integrated, so it will become 2 pi, right? It will be 2 pi. पाई दिया हुआ 2 पाई, है ना। कोई दिक्कत हो पूछिए, ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हैं। दे कैन बी अदर वेज ऑल्सो ऑफ डूइंग दिस, यू ट्राई अदर वेज ऑल्सो, यू ट्राई दैट अदर वे ऑल्सो, दिस इज वन वे। काफी एमपी का क्वेश्चन आ रहा है यार लास्ट में, ये देखो ये भी एमपी का क्वेश्चन है। द शेप ऑफ डाइलेक्ट्रिक लैमिना इज डिफाइंड बाय, the shape of dielectric lamina is defined by 2 curves. If the charge density of lamina is this, the total charge of the lamina is, straightforward question है। आपको पहले तो ये लैमिना ड्रॉ कर लो भाई, y equal to 0, y equal to 0 ये हो गया x एक्सिस, एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? y माइनस 1, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। अब ये क्या होता है बताओ, देखो ध्यान दो, एनी इक्वेशन विच इज क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल and linear in the other, any equation which is quadratic in one variable and linear in the other with the absence of xy term is parabola. क्या बोले हम? Any equation which is quadratic in one variable, linear in the other with the absence of xy term is parabola.
तो पैराबोला के दो फॉर्मेट हो सकते हैं, एक तो इस तरह के हो सकते हैं, अगर कोई इक्वेशन आपको y में क्वाड्रेटिक हो और x में लीनियर हो, राइट, तो उस केस में आप पहले उस इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस कर दीजिए। और ये देखो पैराबोला कैसे कंस्ट्रक्ट, टिल कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस विथ दिस पॉइंट इज अल्फा बीटा, और ये इस डायरेक्शन होगा इफ a इज पॉजिटिव एंड इट विल बी इन दिस डायरेक्शन इफ a इज नेगेटिव। ध्यान रहेगा। दूसरा फॉर्मेट जो हो सकता है वो ये ऐसे हो सकता है, ये पैराबोला इस तरह हो सकता है। अगर कोई इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है, तो पहले तो इस फॉर्म में रिड्यूस कर दो। इस फॉर्म में रिड्यूस करने से क्या होगा, आपको पैराबोला का वर्टेक्स मिल जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा से। तो पैराबोला का वर्टेक्स ये हो गया, इट विल बी अपवर्ड if b is more than 0 and this will be downward if b less than 0, ठीक है। आपको पैराबोला क्या दिया हुआ, जैसे x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक, तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा, 0, 1 यहां पे, और ये नेगेटिव साइन है तो डाउनवर्ड होगा, नहीं समझ में आ रहा, डाउनवर्ड हो जाएगा क्योंकि b इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये याद रखना जो भी हम बताया पैराबोला के बारे में। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, what if the charge density of the lamina sigma is given like this, then what is your total charge, q is what, q is sigma ds and ds is part of xy plane, so I can write it as sigma dx dy as sigma dy dx। हाँ, तो y का लिमिट क्या होगा, you draw the arrow in y direction, the first curve which is intersecting is y equal to 0, second curve is y equal to 1 minus x square, तो दूसरा लिमिट सेकेंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 minus 1, ये समझ लो कैसे आएगा, y equal to 0 कर दोगे तो ये टर्म आ जाएगा, so we have x equal to minus 1 to x equal to plus 1, so this will be, if you integrate with respect to y first, 15y dy dx, तो यूजुअली हम लोग y इक्वल टू नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं बस 0 1 में, ये उसका मीनिंग हो जाता है y इज वेरिंग फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x इज वेरिंग फ्रॉम -1 टू +1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट कर लो तुम भाई, 15y तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 टू ऐसे हो जाएगा, so this will be 15 by 2 and you have 1 minus x square का होल स्क्वायर, ठीक है, dx, और ये इवन फंक्शन है तो ये 0 to 1 हो जाएगा लिमिट, ठीक है, जानते हैं ना आप, माइनस टू प्लस है एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज इवन, ठीक है, वही यूज कर लिया हमने। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स फोर माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स, और दिस इज 15, लिमिट पुट कर दो, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या इंटीग्रल हो जाएगा, x प्लस जीरो टू 1, और द फाइनल आंसर वुड बी व्हाट, 15, लिमिट पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1/5, राइट, सही है, 15 गुना ही कर दो ना भाई सब में,
15 प्लस 3, 3 5 15, 10, 8 हो गया आंसर, 8 कूलम। ठीक है, 8 कूलम आंसर आ जाएगा जी। यस, सही भी है, 8 कूलम इज करेक्ट आंसर। समझ लो ना, सिंपल डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन डबल इंटीग्रल। ये देखिए 54 क्वेश्चन नंबर है, और बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। इस टाइप क्वेश्चन मतलब आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी स्टैंडर्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट, वेरी स्टैंडर्ड वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, देखो इसको करने का तरीका क्या है। इसको हम वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे सारा। ठीक है, इसको हम आर ई ले लेते हैं, इसको आर सी ले लेते हैं, इसको R1 ले लेते हैं, इसको R2 ले लेते हैं, और ये आपका VCC है। ठीक, तो पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट याद रखो। थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है? ये R थेवेनिन या V थेवेनिन या V थेवेनिन। पहले इसको इसमें एग्जैक्ट एनालिसिस करो और इसमें ब्रेक कर दो, मतलब इसमें कन्वर्ट कर दो। जैसे RC is RE. So what is VThevenin? VThevenin is R2 VCC by R1 plus R2। याद रखिए कैसे निकलता है, पढ़ लीजिएगा, थ्योरी में पढ़ा भी रखे हैं, बट पढ़ने के बाद भी आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो R2 VCC by R1 plus R2 क्या हो जाएगा? R2 is 5, R1 plus R2 is 10, so it will be 5 volt। R Thevenin R1 R2 by R1 plus R2, so it's 2.5। नहीं सॉरी 25 बटा 10, हाँ ठीक तो है, हाफ हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज 5 वोल्ट, एस इज 2.5 ओम। ठीक है, ये 5 वोल्ट 5 किलो ओम 5 ओम है, और ये 10 ओम है। अब क्या करोगे? अब आप बिल्कुल सेट तरीका है इसका, कुछ भी इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा दो। राइट, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, व्हाट डू यू गेट? VTH माइनस IVRTH माइनस VBE माइनस IE। राइट, अब ये VBE को नेगलेक्ट करने बोल रहा है, चलो नेगलेक्ट करते हैं। ऐसे तो 0.7 लेते हैं हम लोग सिलिकॉन के केस में, बट नेगलेक्ट करने बोल रहा तो नेगलेक्ट ही कर दो फिर, है ना। फिर आंसर भी नेगलेक्ट करके ही फिर आना चाहिए ना, उसका क्वेश्चन लिख रखा है नेगलेक्ट कर दो। ऐसे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो माइनस 0.7 करना। ठीक है, फिर VBE को 0.7 ले लेना। ठीक है, कुछ नहीं लिखेगा तो। और IE क्या होता है भाई बताओ? IE इज IC प्लस IB। IC इज बीटा IB, बीटा का डेफिनेशन यही है, बीटा प्लस 1 IB हो जाएगा। VTH माइनस IBRTH माइनस बीटा प्लस 1 IB। So IB is VTH RTH प्लस, पुट कर ले वैल्यू, VTH क्या हो गया? 5 वोल्ट। RTH कितना हो गया? 2.5। बीटा कितना है? 100, तो 101 हो गया, और ये हो गया 10। वैल्यू निकाल लो। फिर मोबाइल से करना है हमको, मेरा कैलकुलेटर इधर उधर हो गया है, ढूंढेंगे। बच्चा लोग सब इधर उधर कर देता है मेरा कैलकुलेटर। 5/2.5 प्लस 10 से 10,
अच्छा ये सब अच्छा किलो ओम में है सब ना, सॉरी ये सब किलो ओम में है यार, ध्यान देना थोड़ा गलती लिख दिया हूँ, सारा किलो ओम में ही रहता है सब, समझे, ये सब किलो ओम में है, ठीक है। तो आंसर आ रहा है मेरा 4.93 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेटर में अभी मिली एम्पियर में आ रखा है, तो मिली एम्पियर में रखते हैं इसको। अच्छा तो आईसी क्या हो जाएगा, बीटा आई बी, तो इसको हम 100 से गुना कर देते हैं, ठीक है। 100 से गुना होगा तो ये आ जाएगा 0.4938 है ना मिली एम्पियर, ठीक। अब आप किरचॉफ लॉ यहाँ लगाओ, मतलब यहाँ लगाओ, क्या हो जाएगा, VCC माइनस ICRC माइनस VC माइनस, so IC and IE are almost equal, ठीक है। So यार VCE will be simply famous भी है ये, so VCC is your 10 volt minus ICRC, मेरा कैलकुलेटर में थोड़ा सा एक्यूरेट वैल्यू दिख रहा है ना कि इसमें कई सारे डिजिट में है, तो ये हो गया 0. ये तो 493 लिखा ना, मेरे में तो पूरा 2716 आगे भी है, तो हम वही अभी रखे हुए हैं ताकि मेरा एक्यूरेट आंसर आए। और RC प्लस RE क्या हो जाएगा बताओ, ये मिली एम्पेयर RC प्लस RE इज 15, तो मेरा जो वैल्यू कैलकुलेटर में आ रखा है उसमें हम 15 गुना करते हैं, क्योंकि IC हमारा आ रखा है एक्यूरेट आगे डिजिट तक, गुना 15 कर दिया और माइनस 10 कर दिया, तो ये आ रहा है टोटल वैल्यू 2.593 वोल्ट, या ठीक है 2.593 वोल्ट। खैर आंसर तो बहुत रेंज में है 2 से 3 वोल्ट तक, बट ये एक्यूरेट है तुम्हारा, दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। आपका आंसर में लिख रहा है 2 से 3 वोल्ट तक होना चाहिए, तो बहुत एक्यूरेट है ना, 2.5 2.6 लिख दो, ज़्यादा सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है जी, हैं? ये याद रखना कैसे थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, ये याद रखिए, ठीक है, ओके, ध्यान रहेगा। क्या 54 था ना, 55वां करना है, ये देखो क्या बोल रहा है, the de Broglie wavelength of relativistic electron having 1 million electron volt of energy, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब रिलेटिविस्टिक वाला सब एक्सप्रेशन यूज करना है। इज डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का जिसका एनर्जी 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और रेस्ट मास एनर्जी 0.5 है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली मोमेंटम निकालना पड़ेगा ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फार्मूला होता है, लैम्डा इक्वल h/p, अब मोमेंटम आपको √2me करके नहीं निकाल सकते हैं, आपको रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट मास एनर्जी से ज़्यादा है, उसके आसपास भी रहेगा, तब भी आपको अगर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के बजाय अगर मतलब जो आपको 0.6 भी होता ना, तब भी आपको रिलेटिविस्टिक ही यूज करना होता है। इसके रेंज में आ गया ना, रेस्ट मास एनर्जी के रेंज में, तो फार्मूला क्या होता है, E स्क्वायर इज m0² c4 प्लस p² c², ठीक है। तो यार p² c² इज व्हाट, या pc इज √e² माइनस m0² c4, और e² क्या हो गया 1 और m0 c² 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 स्क्वायर हो गया है कि नहीं, तो हो गया 0.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब p इज 0.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c, ठीक है, या pc इज
√0.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक काम करें, इसको सीसी ऊपर से गुना, ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो एससी क्या होता है 1240 ईवी नैनोमीटर। ये सब मत यूज करो, एच क्रॉस वगैरह टाइम लग जाएगा ना, एच और सी गुना करोगे। ये याद रखो, एससी का वैल्यू याद रखो, कई जगह आपको यूज में आएगा। 1240 ईवी नैनोमीटर होता है। अब पीसी क्या हो गया, पीसी इज √0.75 MEV। तो MEV को EV में कन्वर्ट कर दो तो ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। सही है ना? हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा 1.24 पिकोमीटर। वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। वन 1.24 भागा 1.432 पिकोमीटर। आंसर टैली करते हैं, यही आएगा। सही है, 1.43 पिकोमीटर। इतना पिकोमीटर आएगा, पिकोमीटर में ही है ना। हाँ पिकोमीटर, ये एक्चुअली पिकोमीटर का ही है, समझे, ये पिकोमीटर का ही यूनिट है ना, पिकोमीटर। ठीक, सिंपल है। बस ये ध्यान रखना कि ये यूज करना है, √2m यूज नहीं होगा, समझ लो ना। अगर वो ईवीज में होता ना, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, तब वो यूज होता। यहाँ तो टोटल एनर्जी MEVs में है, रेस्ट मास एनर्जी के आसपास है, तो वो यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये देखो क्या बोल रहा है 56 क्वेश्चन नंबर। एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल गिव्स इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर ब्रैग्स एंगल इक्वल टू 20 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग टू 110 प्लेन। द लैटिस पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल इज, ए पूछा है। देखो ब्रैग्स डिफ्रैक्शन में इज वेरी क्लियर, यू हैव टू, फार्मूला ये होता है 2DHKL sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। फर्स्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम लिखना चाहिए इसको, तभी ना पता चलेगा। फर्स्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम लिखना चाहिए, ठीक है। चलो हम फर्स्ट ही ले लिए हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा 2DHKL साइन 20 डिग्री। जो लैम्डा का यूनिट लेंगे वही DHKL का यूनिट आ जाएगा। तो लैम्डा नैनोमीटर में रखते हैं, कोई लेंथ का ये इधर लेंथ का क्वांटिटी ये है, तो जो इसका यूनिट ये लेंगे तो उसी यूनिट के टर्म्स में DHKL भी आ जाएगा, राइट। सो DHKL इज गोइंग टू बी 0.15 ट्वाइस ऑफ साइन 20 डिग्री। निकाल लेते हैं, डिग्री में है। रेडियन और उसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो एक बार साइन 30 निकाल के देख लेते हैं, 0.5 आ रहा है, ठीक है। तो 0.15 भागा 2 भागा साइन 20। So DHKL is coming out to be 0.219 नैनोमीटर। और DHKL होता क्या, DHKL is A upon A has to be found, A lattice parameter है, और H क्या है 1, ये HKL है, HKL, तो ये क्या हो जाएगा √2 and this is equal to 0.219 नैनोमीटर। तो A will be what, √2 of DHKL. DHKL is the perpendicular distance between two lattice plane, two adjacent lattice plane. क्या रहा है, गुने 0.3 नैनोमीटर, 0.31 नैनोमीटर किया जाएगा,
ठीक है, सही है, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है ना, सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड है। ये देखो 57 क्वेश्चन नंबर क्या है, ये देखिए क्या बोल रहा है, एक्सरे ऑफ 20 keV एनर्जी इज स्कैटर्ड इनइलास्टिकली फ्रॉम कार्बन टारगेट, ठीक है। The kinetic energy transferred to the recoiling electron by photon scattered at 90 degree with respect to incident beam is, देखो क्वेश्चन तो क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है आपको, और एक्सरे इसका एनर्जी 20 keV, मतलब एक फोटोन का एनर्जी 20 keV होगा ना, एक फोटोन का एनर्जी 20 keV होगा, ठीक, चलो ठीक है। अब ये एक्सरे जो है आपको फोटोन जो है ऊपर स्कैटर कर गया, ठीक है, फोटोन ऊपर स्कैटर कर गया 90 डिग्री पे, सो फाई इज 90 डिग्री, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही स्कैटर करेगा, इलेक्ट्रॉन भी इधर ही स्कैटर करेगा, ठीक है। या सो हियर लैम्डा इज व्हाट, here lambda is SC by E, so you don't need lambda actually। पहले तो ये निकालो कि suppose this is lambda and this is lambda plus lambda dash, right, or lambda dash, so lambda dash is what, lambda dash is lambda plus है ना, अच्छा ये जरूरी नहीं कि ऐसे हो परपेंडिकुलर, ये अलग एंगल पे भी हो सकता है, ठीक है। या काइनेटिक ट्रांसफर निकाल लेंगे हम लोग, सो दिस इज व्हाट, दिस इज lambda is first of all we can get lambda is this, so lambda is SC by E, SC is what, 1240 EV nanometer upon 20 keV, the 20,000 EVs, ये आ जाएगा, right, so this will be how much, 1.24 upon 20 nanometer, is it not? Or you can say this is 0.62, yeah, 0.062 you can say, नहीं, इतना नैनोमीटर हो जाएगा, ठीक। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 0.062, h by m naught c क्या होता है, 2.426, दिस इज नैनोमीटर, ये होता है, ये फाई तो 90 हो गया, तो कॉस फाई 0 हो गया, ये होता है 2.426 नैनोमीटर होता है तुम्हारा, सॉरी 2.426 पिकोमीटर, ये वैल्यू होता है। अगर नैनोमीटर में करोगे तो क्या आ गया, 0.0022426 क्या आ जाएगा ना, नैनोमीटर, इसका वैल्यू नैनोमीटर में लिख दिया हमने, तो लैम्डा डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा जी बताओ, 0.064426 नैनोमीटर, दिस इज लैम्डा डैश,
सी के ट्रांसफर्ड क्या होगा, के ट्रांसफर्ड टू इलेक्ट्रॉन विल बी व्हाट, मतलब द इनिशियल एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ फोटोन। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी, जो जितना एनर्जी इसका घटेगा फोटोन का, वही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ है ना, एनर्जी कंजर्वेशन यही होगा ना ऑफ फोटोन। तो इनिशियल एनर्जी क्या है 20 keV, ठीक है। अब फाइनल एनर्जी क्या है Sc by lambda dash, is it not? Sc by lambda dash। अब वैल्यू पुट कर लो, 20 keV माइनस Sc इज व्हाट 1240 eV नैनोमीटर, और लैम्डा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.064426, निकाल लो नैनोमीटर। तो डिवाइड कर देंगे तो ईवी में आंसर आएगा, उसको केईवी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। क्या आएगा देखो 1240 भागा 0.064426, ठीक है, भागा 1000 कर देंगे तो केईवी में आ गया, के ट्रांसफर्ड 20 माइनस बहुत सा आगे तक है, ये आ गया एक तरह से 0.753 केवी। समझ रहे क्या किया हम भाई, जो फोटोन हिट किया कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, बाकी स्कैटर कर गया, तो उसका स्कैटर्ड वाले का एनर्जी कम हो जाएगा, वेवलेंथ बढ़ा मतलब एनर्जी कम हो गया। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इन फोटोन दैट विल बी द एनर्जी ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन, वही काम किए हम लोग। और दे रखा है कि जो स्कैटर किया 90 डिग्री पे स्कैटर किया है, तो 5 और 90 कर दिया, कॉम्पटन इफेक्ट यूज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। 0.753 आ रहा है आंसर, ठीक है, सही है, ठीक है, समझ रहे ना। ये देखो क्या बोल रहा है, an aluminum plate of mass 0.1 kg at 95 degree is immersed in 0.5 liter of water at 20 degree। पानी है, पानी में एल्युमिनियम का एक प्लेट डुबा दिया, वाटर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, और एक गरम गरम एल्युमिनियम का प्लेट है, उसको डुबो दिए हम लोग। ये जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.1 kg मास है। वाटर का मास क्या हो जाएगी, वाटर का मास भी चाहिए होगा, 0.5 लीटर है, 0.5 लीटर मतलब 0.5, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी 1000, ये मीटर क्यूब हो गया ना, 1000 kg पर मीटर क्यूब गुना 0.5 kg हो गया बस ना, 0.5 लीटर, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितना हो गया 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया, ठीक है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, और वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना कर देंगे तो केजी में आंसर 0.5 kg का हो गया, ठीक है। अब मान लो लास्ट टेम्परेचर जो दोनों, ऑफ कोर्स ये हीट होगा ये कूल होगा, तो हीट लॉस्ट बाय यार एल्यूमिनियम इज बेसिकली हीट गेन्ड बाय वाटर। अब फाइनल टेम्परेचर मान लो T डैश है रीच किया, तो क्या हो जाएगा हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा M
into a specific heat of aluminum, which is how much? 900. And difference in temperature क्या हो जाएगा? 95 minus T dash, and that is equal to heat gained by water. So water is 0.5, and your specific heat is this. So it is T dash minus 20. यही पूछा है ना? हाँ नहीं, टेम्परेचर ओके रिमूव भी कर लिया. अच्छा ठीक है रिमूव कर लिया और कह रहा है कि वाटर का सॉरी इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, डुबाया और निकाल लिया, बट उस दौरान जो हीट लूज किया उसके वजह से वाटर का जो हीट टेम्परेचर है 23 डिग्री हो गया. तो वाटर कितना गेन किया वो तो निकाल सकते हैं ना हम लोग. ये टी डैश हो गया एल्यूमिनियम का, सॉरी ये टी डैश एल्यूमिनियम का हो गया फाइनल टेम्परेचर. तो दिस इज हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम, राइट, एंड दैट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वाटर. हीट गेन्ड बाय वाटर हो गया, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम रीच नहीं हुआ, उसके पहले ही उसको निकाल लिया है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. तो ये 0.5 गुना 4200 अब गुने फाइनल टेम्परेचर वाटर का 23 है और पहले 20 था. ठीक है, मतलब हीट गेन्ड बाय वाटर मिल गया है, दैट इज इक्वल टू हीट लास्ट बाय एल्यूमिनियम. तो टी डैश हम लोग को निकालना है. ठीक है, गुड. ये 5 से गुना हो गया, 0 0 ऐसे कट गया, तो क्या हो जाएगा? 95 माइनस टी डैश इज व्हाट? 42 गुने 5, 4 5 20 है ना, 5 2 10 5 20 21 गुने 3 70. तो टी डैश इज व्हाट? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा एल्यूमिनियम. ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है जी? थोड़ा सा हम क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े, यही गलती होता है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप गलती करेंगे, चाहे आप कितने भी तेज रहे हैं, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे, गलती करेंगे. ठीक है, ये वो क्या बोल रहा है? ठीक है जी, जल्दी तो नहीं कर रहे ना? ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछना उसमें कमेंट में डाल के रिप्लाई करते हैं हम. तो क्या बोल रहा है? मैक्सिमम मिनिमम स्पीड ऑफ कॉमेट दैट ऑर्बिट द सन इज 80 and 10 किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, द रेशियो ऑफ एपेहेलियन डिस्टेंस ऑफ द कॉमेट टू द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज, अर्थ मूव्स इन सर्कुलर ऑर्बिट of radius 1.5 into 10 to the power 8 kilometer with speed of 30 kilometer per second. अच्छा, ठीक है. ये सन है और ये कॉमेट है. ठीक, और ये अर्थ है. अर्थ कॉमेट, ये एपेहेलियन हो गया और ये पेरीहेलियन हो गया. ये आपका आर ए हो गया और ये आर पी हो गया और ये आर हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट. अब एपेहेलियन पे मान लो वेलोसिटी वी ए है और पेरीहेलियन पे वेलोसिटी वी पी है. अब वी ए दे रखा है तुमको, वी ए कितना है? ऑफ कोर्स एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. एंगुलर मोमेंटम हियर इज एम वी ए आर ए एंड एंगुलर मोमेंटम हियर इज एम वी पी आर पी. तो वी पी आर पी इज वी ए आर ए. तो आर ए ज़्यादा हुआ तो वी ए कम होगा, आर पी कम है तो वी पी ज़्यादा होगा, है ना. एपेहेलियन ज़्यादा दूरी होगा तो वी ए कम हो जाएगा ना, तभी ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा. है ना. सो इफ आर ए इज हाई, वी ए विल बी लेस. इफ आर पी इज लो, वी पी विल बी हाई. आर पी पेरीहेलियन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ठीक है, तो वी ए क्या हो जाएगा? जो आपका लोअर है किलोमीटर पर सेकेंड. ये क्या हो जाएगा?
सॉरी VP इज 80 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा एक चीज और समझो कि अगर मान लो इस इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस ए है जो कमिट वाला है, तो ये ऑरिजिन है, तो ये होता है -AE, 0। सन इज लाइंग एट वन इज फोकस। तो जो RA होगा, RA विल बी सिंपली, RA इज A1 + E, ये 1 + E हो गया ना, A + AE, आइए डिस्टेंस क्या आ जाएगा, A - AE, ये आपका AE डिस्टेंस होता है ना सेंटर से, जो सन का, सन इज लाइंग एट वन ऑफ इट्स फोकस। ये मतलब ये आप जानते होंगे, कॉमेट इज मूविंग इन इनवर्स स्केल ऑफ फोर्सेस, जो सेंटर ऑफ फोर्स है इट लाई एट वन ऑफ इट्स फोकस। ठीक है, और RP क्या हो जाएगा, A1 - E। ठीक ठीक, so if I divide it, RA by RP is, and RA by RP from here is what, VP by VA. So that means VP by VA क्या आ जाएगा, VP is 80, VA is 10, 8 हो गया। So if I apply componendo by dividendo, अच्छा छोड़ो, हमको लगता है कि बहुत लोग तो componendo डिविडेंडो भूल ही गए होंगे, तो इसलिए नहीं कर रहे हैं हम। तो 8 + 1 9E 7, so E is 7/9। कॉमेट का जो ऑर्बिट है उसका इसेंट्रिसिटी 7/9 हो जाएगा। ठीक चलो ठीक, गुड। पूछा गया तुमसे, पूछा है कि E का काम आएगा हमको एपेहेलियन डिस्टेंस, एपेहेलियन डिस्टेंस अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, इफ I इज रेडियस ऑफ द अर्थ, इसका रेशियो पूछा है। ठीक है, अब एपेहेलियन डिस्टेंस क्या होता है बताओ। देखो, एपेहेलियन इज बेसिकली Rmax and perihelion is Rmin। एपेहेलियन इज Rmax, perihelion is Rmin। तो आपको एक चीज बताऊं मैं, if you are in gravitational system under inverse scale of gravitational system, in gravitational system or in any kind of system, in fact central force system, Rmax and Rmin are the root of equation V effective equals T। सेंट्रल फोर्स में पढ़े होंगे। अब V effective in case of gravitational system is central force potential plus centrifugal force potential, इसका रूट होता है Rmax is aphelion distance, Rmin is perihelion distance। ठीक है, so this will be L²/2m 1/r का होल स्क्वायर माइनस ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। कुछ मिटाना नहीं चाहते हम, चलो यहीं पे लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या है जी, B² - 4 माइनस बी करोगे हो जाएगा GMM B² - 4AC, सो G²M², ऐसा हमको तो सब पता है भाई, लेकिन हम आपको समझाने के लिए, ये आपको रिवाइज करवाने के लिए ऐसा हम करवा रहे हैं। ठीक है, 4AC, समझ लो ना, मतलब हमको इस सब का जरूरत नहीं है। 4AC क्या हो जाएगा, M 4 × A × C, C इज -E, A इज L²/2m, तो 4 और 2 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ L²/m, 2A होता है ना, L²/2m कट जाएगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, GMM को बाहर निकाल लें हम तो क्या हो जाएगा, 1 ± 1 + 2EL² G²
m² m³ और ये जो रिजल्ट हम ला रहे हैं ना उसको याद भी कर लेना भाई, ठीक है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है जी, फॉर्मूला याद रखिए सब। पता नहीं कितने लोग पढ़े होंगे सेंट्रल फोर्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर इनवर्स स्क्वायर ऑफ फोर्सेस। तो ग्रेविटेशनल सिस्टम में k जो होता है माइनस GMM होता है, और म्यू जो है m हो जाएगा। सन इज वेरी लार्ज मास, सन इज हैविंग लार्ज मास, सो म्यू कैन बी टेकन एज मास ऑफ द कॉमेट ओनली। तो ये आप देख रहे हो, यही चीज ये लिखा हुआ है 2EL², म्यू इज m एंड k² इज g² m²। तो ये आपका क्या है, ये इसेंट्रिसिटी ही है। सो दिस विल बी GMM² 1 ± e अपॉन L²। तो इसका रूट क्या आ गया, देखो R इज L² अपॉन GMM², दिस। तो तुम -1 − e लो लोगे तो अपेहेलियन आ जाएगा, 1 + e ले लोगे तो पेरीहेलियन आ जाएगा। सो अपेहेलियन इज व्हाट, L² अपॉन, अपेहेलियन हो गया, दिस इज अपेहेलियन, राइट, दिस इज अपेहेलियन। L is what, MVARN, L is 7/9, याद रखो बस, E 7/9। L क्या हो गया, L upon M is, or let's write it like this, M² VA² RA² upon so this will cancel out, एक RA भी cancel हो गया। So your RA is simply GM this, right, right। अब आ जाइए था, हम लोग को VA भी पता है और GM भी पता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ अर्थ पे। अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में है। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अर्थ पे, m इज मास ऑफ अर्थ हियर, इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स यार R is going to be GM/v², right? Good. We got radius of the earth and we got aphelion distance. क्या पूछा है, aphelion distance upon radius of the earth, ये हो गया GM 1 − e VA² upon GM/v². So it's v² VA² 1 − e, and V is what? V is 30 km/s. VA is 10 km/s. 1 minus 7/9. So it's 9 into 2/9. So it's 2. It's 2. 2 is going to be the correct answer. सही है, बिल्कुल ओके, ओके ही होगा। गलती कैसे होगा, गलती होगा तो आप लोग है ना पॉइंट आउट करना, गलत हुआ है, ठीक है, तो उसको सही करेंगे। अब यूजुअली कम मिस्टेक रहेगा, मतलब मिस्टेक गलती से मिस्टेक हो सकता है, मतलब ऐसे कॉन्सेप्चुअली एरर नहीं रहेगा ज़्यादा। कुछ छूट उठ गया तो भले एरर हो जाएगा, बट ऐसे एरर नहीं रहेगा, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक बहुत कम रहेगा। ये देखो क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। 2016 का पेपर भी खत्म हो जाएगा। अब एक पेपर देखो तुम्हारा रह जाएगा 2015 का, तो वो कर देंगे, ठीक है। और कमिटमेंट देखो 2015 तक का था,
अब 2015 के नीचे वाला भी कर लेंगे अगर, है ना, मन करे, मतलब टाइम मिलेगा तो कर ही देंगे, कोशिश करेंगे करने का। कहाँ तक पहुँचेंगे नहीं पता, है ना। 2015 तो बोल देते 2015 तक करवाएंगे तो वो तो हो जाएगा। 2015 के पीछे अब 2005 तक जाता है, अब कितना होगा देखेंगे, है ना, ज़्यादा करवा देंगे, ठीक है। ये हो क्या बोला, 10% इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर at hill compared to pressure at the sea level, then change in boiling point of water is, latent heat of vaporization is 2270 kilojoule per kg and change in specific volume is this। अच्छा देखो, dp by dt is L by, क्या होता है जी, dp by dt is L by t v2 माइनस, ये था ना। ओके, वाटर का बोल रहा है, नीचे प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, नीचे प्रेशर जो होगा वो P ATM हो गया। अगर दे 10% डिक्रीज, मतलब dp जो होगा तो 10% का डिक्रीज है, मतलब 1 माइनस 10/100 10% का डिक्रीज है, मतलब dp इज डिक्रीज, मतलब माइनस हो गया ना जी, 10% डिक्रीज किया है तो dp इज सॉरी p एट हिल, और लेट्स कॉल dp 10% ऑफ दिस 10⁴ है, ये हो गया ना, 10% डिक्रीज तो यही हो गया 10⁴, मतलब 10% माइनस में रहेगा ऑफकोर्स। सो यू हैव dp इज 10⁴ Newton per meter square, dt we don't know, L is latent heat 2270 किलो जूल है, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, और टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री केल्विन होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो 373 हो जाएगा, और वेपोराइज करेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, चेंज इन स्पेसिफिक वॉल्यूम इज 1.2, हो गया जूल पर केजी, and change in specific volume 1.2, ठीक, सही है, पर केजी कट जाएगा मेरे भाई, ये सब सही चल रहा है ना। मीटर की इधर ले जाओगे तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, जूल के यूनिट में आ जाएगा तुम्हारा, dt निकल जाएगा। चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, मतलब माइनस में आ रहा है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा 373 अपॉन 2270, ये 10 हो गया, 10 कट गया, निकालो वैल्यू, 373 गुने 1.2, 373 गुने 1.2 भागा 227, सो डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो या केल्विन लिख दो, डेल्टा में तो डेल्टा टी में तो केल्विन भी लिख सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख सकते हो, तो देयर विल बी फॉल इन बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट चेंज पूछा है तो पॉजिटिव करके लिख दो 1.997 डिग्री सेंटीग्रेड। तभी तो पहाड़ पे खाना
मतलब जल्दी नहीं बनता है ना, बॉइलिंग पॉइंट फॉल कर जाता है। तो जो बर्तन में जो तुम जो सब्जी वगैरह पकाओगे या चावल पकाओगे तो पानी कम हीट होगा, पहले बॉयल करने लगेगा, तो तुम्हारा 100 डिग्री के बजाय 98 डिग्री पे ही हीट मतलब बॉयल करने लगेगा। 98 से ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि स्टेट चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जो भी हीट दोगे वो सब चेंज ऑफ स्टेट में चला जाएगा, टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा। तो आपका खाना जो है ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो उस केस में क्या कहते हैं हम लोग, प्रेशर कुकर यूज करते हैं। प्रेशर कुकर में क्या है कि प्रेशर बढ़ा देते हैं हम लोग, प्रेशर कुकर प्रेशर बढ़ जाता है ना, प्रेशर बढ़ने से तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। जहाँ खाना 100 डिग्री तक हीट होता है 105 डिग्री तक हीट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो एक मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कर लिए इसको भाई, हैं, ये भी हो गया। हाँ 2016 का पेपर हम लोगों ने कर लिया। अब एक साल और देखो बचा है, उसके पहले जो पेपर आया वो सब अलग पैटर्न में था। जो आपका करंट पैटर्न एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो 2015 से चला आ रहा है। मतलब जो 60 क्वेश्चन का पैटर्न है ना, शुरू का 30 क्वेश्चन है MCQ, फिर 10 क्वेश्चन MSQ, फिर बाकी 20 क्वेश्चन NET, ये 2015 से चालू हुआ था। तो 2015 से लेके 2016 कर लिया। अब एक साल का और बचा हुआ, 2016 से 23 तक कंप्लीट हो गया। अब 2015 वाला करेंगे, ठीक है। तो वो कर देंगे एक दो दिन में, उसको भी फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ट्राई करेंगे करने का। सीरीज कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का, 15 से 23 तक जो करना था ना, सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया, देखो कहीं स्किप नहीं किया है, ठीक है। तो ठीक है, अगला वीडियो में फिर उसको करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।